प्रश्न क्रमांक 41। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को गुजरात विधानसभा में शानदार विजय के लिए, ऐतिहासिक विजय के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सबसे पहले कृतज्ञता प्रकट करूंगा कि जब से उन्होंने देश को संभाला तब से सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति हो रही है और देश आत्मनिर्भर हो रहा है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 के पहले देश में 387 थी। 8 सालों में बढ़कर के 596 हो गई। 54% की वृद्धि हुई है, जो ऐतिहासिक है। मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ। देश में अभी तक 7 एम्स थे, 22 हो गए। मेडिकल कॉलेज 3 चरणों में 157 की स्वीकृति हुई। चौथे चरण में 100 और खोले जाने। माननीय सदस्य, सीनियर सदस्य प्रश्न पूछ रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में मेडिकल कॉलेज दूसरे चरण में 60-40% भागीदारी से खोला गया था, जिसमें केंद्र का हिस्सा भी मिल गया। भवन बनकर तैयार हो गया। 600 बेड का अस्पताल जो बनाया जाना है वह राशि अभी तक नहीं मिली, वह कब तक मिलेगी तथा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कब तक किया जाएगा? माननीय सदस्य प्लीज। क्या माननीय मंत्री जी सतना मेडिकल कॉलेज को एम्स की तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा देखरेख में लिए जाने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने सतना में मेडिकल कॉलेज है उसका अपग्रेडेशन के लिए प्रश्न पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ पहली बार देखा गया है, क्योंकि कोई भी देश को समृद्ध होना है तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तो सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज स्वस्थ समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और उसके लिए हमने होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में काम करना शुरू किया है। उसके मुताबिक देश में डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल चाहिए, हॉस्पिटल भी हो, डॉक्टर भी हो, और डॉक्टर, हॉस्पिटल और सेकेंडरी टर्शरी केयर तक की एक श्रृंखला बननी चाहिए, जो मोदी जी के नेतृत्व में देश में बनी है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है और माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं बताऊंगा कि आज देश में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी भारत सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, और उसमें जो सुपर स्पेशलिटी बोर्ड बनाना है उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहयोग करती है। जो वहां से प्रपोजल आएगी सत्ता की मेडिकल कॉलेज की ओर से और रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उसको अपडेट करने के लिए पीजी सीट बढ़ाने के लिए हम भारत सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के आकांक्षी जिलों की पहचान की थी, उनमें भी 41 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई है। ये बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा। इसके साथ ही एमबीबीएस की 10,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य तो तय किया गया है। इससे गांव-गांव में अब डॉक्टर पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्या सतना मेडिकल कॉलेज की जो अभी निर्धारित सीटें हैं उन्हें और बढ़ाने पर विचार करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के स्टूडेंट को देश में ही एमबीबीएस एजुकेशन लेने का अवसर मिले, उसके लिए 2014 से लगातार प्रयास हो रहा है ताकि देश के युवा हमारे विद्यार्थियों को विदेश में जाके पढ़ने की नौबत ना आए। और इसलिए भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सीट भी बढ़ाई है, कॉलेज भी बढ़ाई है, और देश में 2014 में हमारे पास जो कॉलेज थी उसमें बढ़ा के आज वो डबल की ओर पहुंच गई है। जो पहले जो सीट थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। एमबीबीएस की 2014 में 44,000 सीट थी, वो बढ़ा के आज 96,000 यानी कि 1 लाख तक आने आई है, और आने वाले दिनों में सीट बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा, पीजी सीट, क्योंकि एमबीबीएस होने के बाद उसको पीजी करने का अवसर मिले, उसके लिए 2014 में 32,000 सीट थी, उससे बढ़ा के आज 64,000 यानी कि 105% की बढ़ोतरी की गई है। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद वहाँ फैकल्टी हो, पेशेंट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके आधार पर वो रिकमेंडेशन करते हैं और भारत सरकार उसको सीट बढ़ाने की अप्रूवल देती है। सतना मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़ाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जो वहाँ व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा
तो हम अवश्य सीट बढ़ाने की अनुमति देंगे। माननीय सदस्यगण, फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछें, भाषण या वक्तव्य न दें। अशोक महादेव नेते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी का ध्यान महाराष्ट्र में मेरे संसद क्षेत्र गढ़चिरोली चिमूर उसके तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि शायद देश का सबसे बड़ा घना आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित अविकसित क्षेत्र है। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा का भारी अभाव है। अध्यक्ष महोदय, मैं इससे पूर्व भी सदन में गढ़चिरोली में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने हेतु मांग कर चुका हूं तथा मुझे आश्वस्त भी किया गया था कि राज्य सरकार से प्रस्ताव आने पर केंद्र निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेगा, लेकिन राज्य सरकार से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में 2 महीना पूर्व राज्य के डिप्टी सीएम गढ़चिरोली में आए थे। उन्होंने डिप्टी सी में घोषणा भी की। जी, एक मिनट सर, मैं प्रश्न पूछता सर। घोषणा भी की थी, कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को आदेशित भी किया, संबंधित सभी बातें वहां की घोषणा का मेरा क्या क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, इस बहाने मेरा क्वेश्चन है कि इस सदन में मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि क्या केंद्र की ओर से राज्य सरकार से गढ़चिरोली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव मंगवाकर वहां कॉलेज की स्थापना करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, 2 दृष्टि से मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। एक, भारत सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए स्पॉन्सर करते हैं ताकि भारत सरकार उसमें अनुदान देती है, और उसके लिए हम फेज 1, फेज 2 और फेज 3 कर चुके हैं, और उसमें 157 हमने मेडिकल कॉलेज दी। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वहां स्थापित करे और एनएमसी उसको अप्रूवल देती है। तो अभी भारत सरकार की ओर से फेज 4 आएगा, तब उसमें जो लोग वहां से रिकमेंडेशन करेंगे, दरखास्त करेंगे, तो विचार किया जाएगा। या तो स्टेट गवर्नमेंट स्वयं बनाना चाहती है तो एनएमसी की ओर से हम उसको अप्रूवल अवश्य देंगे। श्री इम्तियाज जलील जी। सर, मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप 157 मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने जवाब के अंदर ये नहीं बताया है, जबकि सवाल में ये पूछा गया है कि फैकल्टी एक बहुत बड़ा मसला है। सर, मेडिकल कॉलेजेस तो खुल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं। मेरे खुद के औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देयर इज अ ह्यूज वैकेंसी। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। ऐसे हालात के अंदर जब आप नए मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं सर, तो एक प्रथा है जो गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को कैसा चीट करती है। एमसीआई की टीम जब नई कॉलेज को विजिट करने के लिए आती है तो आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस से स्टाफ को बुलाते हैं और एमसीआई को ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे पास फैकल्टी पूरी तरह से भर ली गई है करके। तो ये प्रथा को कब आप बंद करेंगे? और आप सिर्फ एक आंकड़ा बताइएगा कि अभी प्रेजेंटली कितनी वैकेंसीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अक्रॉस द स्टेट या कंट्री है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 तरह की बात है। एक कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमें दीजिए, मेडिकल कॉलेज हम देते हैं तो फैकल्टी रखना वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की होती है, और हम यहाँ से इंस्पेक्शन भेजते हैं और इंस्पेक्शन के समय पर और उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग भी लेते हैं, एफिडेविट भी लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे पास फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में है, और हम जाके इंस्पेक्शन करते तो वहाँ होती है। वो तो इंटीग्रिटी का सवाल है, स्वयं को ही देखना चाहिए। जो कॉलेज चालू करता है और वहाँ फैकल्टी नहीं रखते तो बच्चों के साथ अच्छा वो नहीं होता। इसलिए मेरा सभी को सुझाव है, फैकल्टी होनी चाहिए। हम भी यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, और अभी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहूंगा कि सिस्टम हमने बदल दिया है। क्या एक मेडिकल कॉलेज चलती हो और एक बार ही वहाँ इंस्पेक्शन हो और उसके आधार पर सारा वर्ष का आकलन किया जाए, उचित नहीं है। और इसलिए हमने एक यहाँ एनएमसी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। वहाँ 16 कैमरा है। 16 कैमरा के माध्यम से कोई भी मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसके गेट पे कितने लोग आते हैं, ओपीडी कितनी हो रही है, कितने इंडोर पेशेंट है, सारी इंफॉर्मेशन लाइव होती है। और उसके आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वहाँ फैकल्टी है, वहाँ पेशेंट है
वहाँ इंडोर पेशेंट है, ये सारा आकलन होता है और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि उसको आगे सीट देनी है नहीं देनी है। बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, पुरानी बात हो चुकी है कि वो ऐसा तैसा गफला करके मेडिकल कॉलेज चलाते थे, ऐसा नहीं चलानी है। हमें क्वालिटी एजुकेशन देना है, हमें क्वालिटी डॉक्टर तैयार करना है और ये करने के लिए हम मेरिट पर जाना चाहते हैं ताकि जिस मेडिकल कॉलेज में अच्छी फैसिलिटी हो उसको ही देना है। कई मेडिकल कॉलेज ऐसी हमने बंद भी की है और कई मेडिकल कॉलेज के सामने अभी एक्शन होना है। जिसके पास फैकल्टीज नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, उसको प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं चलाना चाहिए। वो एक देश के भावी डॉक्टर के लिए भी अच्छा नहीं है और सरकार उसके लिए कड़ी कार्यवाही कर रही है। माननीय सदस्य बैठ जाइए। एक अच्छी परंपरा नहीं है। मैंने आपको प्रश्न पूछने का मौका दिया था। आप पूरा मंत्री जी का जवाब होने दीजिए, कभी भी बीच में डिस्टरबेंस न करें। टी.आर. बालू जी। Sir, Chairman, sorry, Speaker, sir. First of all, I take this opportunity to appreciate the Honorable Minister for his pragmatic approach to eradicate the pandemic, which has come which has spread throughout the world. Sir, particularly Tamil Nadu has eradicated the pandemic disease, COVID-19, with the help of our friend, Honorable Health Minister. Whenever CM Tamil Nadu, Mr. Stalin has sent letters to the central government, the Honorable Minister, who was in charge of this, who is in charge of this health ministry, has helped a lot. He has sent oxygen through cylinders, through tankers and trains, and also vaccines to adequate, so that the Tamil Nadu has eradicated fully. But sir, now the funny thing is, sir, James Madurai the foundation was laid by Honorable Prime Minister of India during 2009, just before the election. But it has successfully constructed the compound wall. The land is there. You will be surprised to know that within 2 or 3 years, I think on 2022, they are going to take off these classes, MBBS classes, with 50 students in Ramnath Medical College, which is 150 kilometers away from this site. And its mentor institute is in Pondicherry, 400 kilometers from Madurai. This is the funny things which is prevailing there. I want to know from the Honorable Minister, at least see the last election was over. Now the next election is coming in 2024. When are you going to have this the infrastructure, that is the entire building together? Kindly show some light at it. When the project will has to be completed quickly. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सम्मानीय बालू जी ने बताया, ये बात सही है कि मदुराई एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया था, जायका फंड से होना था। उसकी प्राइस 1200 करोड़ रुपया तय की गई थी, लेकिन उस समय के दरमियान समय इसलिए लगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण हम करते ही है, लेकिन एक ऐसी घटना की वजह से जो जायका फंड से वहां एम्स बननी थी, जायका ने कोविड क्राइसिस की वजह से उसकी टीम इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी लेट आई। उन्होंने इंस्पेक्शन किया, फिर से उन्होंने सारा जो एम्स बन रही थी उसका स्ट्रक्चर में, डिजाइन में भी कोई चेंजेस किया और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना है उसको बढ़ाने के लिए भी सजेशन दिया। इसलिए उसकी प्राइस हो गई 1900 करोड़, 1900 करोड़ हो गई। तो 1900 करोड़ प्राइस को फिर से हमें अप्रूवल के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ी। वो अप्रूवल हो गया, फिर जायका ने भी उसको मान लिया, जायका ने भी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर लिया और अभी उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी लगाई गई है। थोड़े दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी टेंडर फाइनल करके हम उसको तुरंत ही शिलान्यास हो गया है, उसका काम प्रारंभ कर देंगे। कोई चिंता का कारण नहीं है और वहां एक कोई पॉलिटिकल इश्यू बनाने की, माननीय बालू जी, मेरी विनंती है कि आप उसको पॉलिटिकल इश्यू मत बनाइए। हमने तय किया है करना है, टेक्निकल विषय की वजह से, प्रोसेस की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। हम वहां मदुराई में एम्स बनाएंगे। हमारे बच्चे ने वहां पढ़ना शुरू कर दिया है
और यही स्टूडेंट जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है वही एम्स में पढ़ेंगे। वहाँ एक अच्छी एम्स बनेगी, तमिलनाडु जनता की सेवा करेगी। बिल्कुल आश्वस्त रहिए, भारत सरकार का कमिटमेंट है, वहाँ एम्स बनेगी। केरला एक बैठे बैठे बोलते हैं क्या? 6 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सी श्रीनिवास पाटिल 7 हो गया। महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने की जो संधि दी, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। सतारा में जो छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी है, उसमें मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई है, लेकिन बिल्डिंगें और लेबोरेटरी हो नहीं रही। पता नहीं ये बिल्डिंगें और हॉस्टल अगर नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, और लेबोरेटरी नहीं हो रही। किसी कारण की वजह से अगर देर हो रही है तो भारत सरकार की कोई कमेटी जाकर अगर स्थानिक कुछ प्रॉब्लम है या ऊपर से कोई प्रॉब्लम तैयार किया हुआ है या कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम है तो लोग कर उसकी बिल्डिंग कंप्लीट करके जो बच्चे आशा से छत्रपति शाहू महाराज की राजधानी में पढ़ना चाहते हैं उनको कोई राहत मिलेगी? ओके, और कब मिलेगी ये आप बताएंगे तो कृपा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो क्वेश्चन है वो सही है कि कई जगह पे भारत सरकार ने स्पॉन्सर करके और स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के आधार पर हमने उसको अप्रूवल दे दिया। बाद में स्टेट गवर्नमेंट उसका कंस्ट्रक्शन करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको संभालती है, हम उसको पैसा देते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले रिव्यू किया, जिस स्टेट में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क कम स्लो चल रहा है या तो नहीं स्टार्ट हुआ है, हमने उसको रिक्वेस्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुरंत ही आप चालू करिए ताकि बच्चों को बाहर और जगह पे रहने की नौबत ना आए, पढ़ने का अच्छा अवसर मिले। और इसलिए मैं भी भारत सरकार की ओर से फॉलोअप ले रहा हूँ। आप भी राज्य सरकार को बोलिए, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करूँ। क्वेश्चन नंबर 42 श्री मोहन कुंडारिया जी। 42। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से मंत्री जी को विनती करता हूं कि मेरा क्षेत्र में राजकोट और मोरबी दोनों क्षेत्र में जो पासपोर्ट परियोजना के माध्यम से जो उसका पासपोर्ट निकालने का जो तरीका है वो जल्दी हो, इसलिए पासपोर्ट मेला करने के लिए सरकार कोई विचार कर रही है कि क्या? House that we have a very large diaspora. Around 32 million people are there, Indians who are there abroad, either as NRIs or people of Indian origin. And passport services during the last 8 years has improved very much. I would say that it has increased by around 500%. The number of passport officers for processing of passports, which was 110 before 2014, now stands above 550. And in Gujarat, I would like to inform the honorable member that we have held, in the whole country, we have held from June 2022 onwards, 234 passport melas. And during the next 3 weeks, we are planning to hold another 500 passport melas across the country. So any Indian citizen who would like to have a passport for him, we are there to facilitate and make all efforts so that every Indian gets a passport for him. माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय में जो पहला एप्लीकेशन आती थी उससे 2 गुना से ज्यादा आ रही है, इसलिए जो कर्मचारी की कमी है वो पूरा करने के लिए सरकार कुछ सोच रहा है कि क्या? Sir, during the last 1 year in Gujarat also, the number of passports that we have been issuing in all these offices, whatever is the number of application, we are taking care of that. And wherever request is there, those requests, every effort is being undertaken to fulfill those requests. श्री मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सवाल पूछने की अनुमति दी। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में एक जिला है, उसका नाम है शहीद भगत सिंह नगर और उसे नवा शहर भी कहते हैं। वहाँ के बहुत लोग विदेशों में रहते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में। मैं पिछले 3.5 साल से विदेश मंत्री जी से ये विनती कर रहा हूँ
कि वहां पे एक पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया जाए। पहले इनके मंत्रालय की तरफ से ये जवाब आया कि हमारे पास जगह नहीं है पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए। हमने वहां पे पोस्ट ऑफिस में एक आलीशान भवन का निर्माण करवाया, म्युनिसिपल काउंसिल और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसको मिलकर। पिछले 1 साल से वो जो भवन है वो खाली पड़ा हुआ है। इनके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जालंधर वाले लगातार और निरंतर लिख के भेज रहे हैं कि वहां पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल करना है और उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करना है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऑपरेशनलाइज करेगी, और करेगी तो कितनी देर में करेगी, और अगर नहीं करेगी तो उसका क्या कारण है, और कहीं ये तो नहीं क्योंकि ये एक विपक्ष के सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है आप काम नहीं करना चाहते? Sir, during the last 8 years, the government of Narendra Modi ji has been extending the facility of passport sevas across the country, irrespective of who the parliament member is. Whether it is opposition ruled state or whether it is a constituency represented by by a member from the opposition, I have personally inaugurated the passport seva kendras in the constituencies of members from the Congress party in Kerala. So this is, we have never made it a criterion for allowing passport seva kendras. What we have done is, from the earlier situation where there were limited number of passport seva kendras, we extended it to every Loksabha constituency, subject to the condition that there is facility by the post offices. Where that facility is there, we will definitely have been taking steps to see that passport seva kendras, post office passport seva kendras are open. डॉक्टर टी सुमति। आपकी अनुमति से मंत्री जी, सवाल सिर्फ इतना है, the building is ready, the infrastructure is ready. टी सुमति। All you need to do is, operationalize the passport office. Tell me, how long will it take for you to operationalize the passport office? I am asking you a direct question. Give me a direct answer. Thank you very much, sir. Sir, I'd like to bring the Honorable Minister an attention of an important issue. Sir, recently K. Nalini, a sister of us from Sri Lanka, brethren, a Sri Lankan refugee and a resident of a refugee camp in Trichy, received her passport as directed by the High Court. She has fled from Sri Lanka back in 1980s, the initial stages of the Black July, which was afterwards followed by the genocide of our brethren Tamilians there. And she has been living in the refugee camp ever since with her family. Sir, in this scenario at the backdrop, I would like to ask, does the ministry currently issue passports, or does it have plans to issue passports to children of the Sri Lankan born in the Indian territory? And if so, has any passport has been issued, or do you have any plans to issue it in the future? Because it's a very, very important issue, sir. Thank you. Sir, the question, the original question is related to passport melas in the state of Gujarat. So this is a policy matter which is not connected with the original question. So I would like to request the honorable member. I will request her to to come over, and I can definitely discuss with her the concern that she wants to raise. श्रीमती चिंता अनुराधा। Regional passport officers have to deal with 1,000 to 1,200 appointments on a daily basis, sir. So does the government plan to establish more regional passport officers to decrease this burden, thus reducing the delays caused in getting appointments? Thank you. Sir, I would like to inform the member through you that we have in every Lok Sabha constituency, our endeavor is to see that in every Lok Sabha constituency, there is a post office passport seva kendra at the minimum. And another thing is, we have now made it a system that anybody can apply for a passport anywhere in the country. It's not required that he should apply in his own area. So
the number of applications that come, we are at present in a position where we can deal with the number of applications, and whenever the pendency increases, we have been holding passport melas. As I mentioned earlier, 500 such melas are being organized in the coming 3 weeks of this year, this month, so that the pendency is reduced. So I would like to inform the honorable member that the number of applications, on the basis of that, every effort will be undertaken to see that no person who applies is denied of getting a passport. दादा, अब प्रश्नकाल के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम चुनकर आए उन माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 43, मोहम्मद ए आरिफ। 43. मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। Statement is laid on the table. Sir, first of all, I would like to extend my sincere thanks to the Honorable Minister for identifying 4 projects under Sagarmala in my parliamentary constituency. Out of these, Alappuzha Heritage Project Maritime Museum, 250 crores, is very important. In addition to these 4 projects, the Kerala Maritime Board is understood to have prepared a project called Alappuzha Marina cum Cargo Port for the development of Alappuzha Port, which is suspected to cost about only 50 crores only. Whether the government will consider including the project under Sagarmala and provide the financial assistance. And I would like to know from the Honorable Minister the progress made in implementing the above mentioned the Alappuzha Heritage Project Maritime Museum. Respected Speaker, sir, I am especially thankful to respected Member Parliament, Mr. Arif. And Kerala, we all know it's God's own state, one of the most beautiful states in the country. And God's own, like that's God's own life. And particularly in the tourism sector, we have discovered a lot of potentials are there, whether in the backwater, whether the greenery, whether the landscape and all the culture and heritage. So, Honorable Member Parliament has requested by writing a letter to me regarding this particular project. I have already reviewed all the project, and we are now waiting the state government of Kerala to send a proposal. Once we receive the proposal, we are definitely going to take up it very positively. Thank you. Honorable Member Supplementary. Sir. Alappuzha Lighthouse is a heritage structure. The feasibility report and the architectural design has already been submitted through the Directorate of Lighthouses in Cochin for the construction of an external lift for the benefit of elderly people, those who are difficult to climb the stairs. Whether the government will expedite the sanction, the estimate, and take necessary steps for its early completion at least by the middle of 2023. Thank you, sir. Respected Chairman, sir, this particular project, as you know, it is all being very carefully monitored by CRZ and all other agencies related to environment. And in this regard, the concerned kind of agencies, they are also, this particular matter has been very carefully examining. And once we get the proposal, then definitely we are going to take it up. Thank you. Mimi Chakravarti. Thank you, sir.
Thank you, sir, for letting me speak. As we are talking about the Sagar Mela project, and as I hail from Bengal, so I would like to know what is happening in my state, a detailed development and present status of the Haldia-based Sagar Mela project of West Bengal and the progress of Haldia Dock Complex Kolkata Port Trust on the projects which have completed DPR and the status of the expressway from Panagarh to Durgapur to Haldia, therefore. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I would like to answer to the honorable member through you that we have taken, and our honorable Prime Minister has taken so many initiatives for by the Sagarmala program in 7,500 kilometers coastal area, also 14,500 kilometers in inland waterways. So especially I would like to mention that to the honorable member is we already make Cochin Shipyard, Haldia Cochin Shipyard Limited shipbuilding sector in Hooghly Cochin Shipyard sorry. No, we already made it. Listen, better. Excuse. Respected Speaker, sir, regarding this particular project, let me tell you very frankly, Honorable Prime Minister's vision through Sagarmala program is mainly to develop the coastal area of 7,500 kilometers of the country, along with the inland waterways, 14,500 kilometers. And because of this, under the Sagarmala program, we have identified 802 numbers of projects. And out of this, so far, 220 projects have been already completed. 220 projects is under implementation, rest are under different stages of development. And in the recent past, by going through the detailed consultation with all the stakeholders, state government, state maritime boards, and others like stakeholders, so that, as you know, this is a program which is done through conversion mode. And that is, excuse me, and I believe the Honorable Member of Parliament, if you want to have the details about your specific question, definitely I am going to hand over you the detailed copy after this, like this particular. Let me tell you, you are quite senior, like Member of Parliament. I respect you a lot. Soumitra Khan. So that is why I believe all the project under Sagarmala program, whether it is port modernization, whether it is port-led connectivity, port-led industrial development, and port-like kind of coastal community development, all these parameters involved in this particular program has been very seriously taken up. As you know, with investment worth of rupees 5.5 lakhs crores, this particular program is aimed to be completed in the next 2035. So this is the target plan, and we are proceeding very comfortably with the support of all other stakeholders. Thank you. Soumitra Khan ji. सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपका माध्यम से जानना मेरा पूछना है सर, नवद्वीप, मायापुर, गंगा और सागर मेला, दीघा, ये जितने सारे कोस्टल एरिया है, भारत सरकार हर जगह में काम कर रहा है, तो ये जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, क्या खुद अपन से कितना काम कर रहा है ये डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए? माननीय मंत्री जी. In this aspect, whatever initiative we have taken, state-wise, we'll give you the details like figures. Because today this particular question was pertaining to the tourism importance of Kerala. So I believe Honorable Member will definitely get the details
after this question is over. Sri I.B. Eden. Sir, thank you, sir. Sir, the question is related to coastal tourism. Sir, if coastal tourism have to be developed, the life and livelihood of the fishermen have to be much, much better condition. Sir, after 2015, not a single rupee have been spent by the central government, the government of India, for building the sea walls in the coastal belt and the groins in the coastal belt. Sagarmala has got huge amount of money, and Sagarmala is implementing, the port ministry is implementing a lot of developmental projects. I thank the Honorable Minister for developing the Topumbadi Fisheries Harbour, which is one of the major, which has one of the major catches for the fishermen, and their livelihood is dependent on that. I appreciate the project. You should come for the inauguration as well. I've requested you. Sir, the point is, okay, we should give money from the Sagarmala project to develop the sea belt, sea coast, to build the sea walls and the groins. Will the government, the ministry take initiatives for the development of the harbors as well as the fishermen community as a large? Respected Speaker, sir, if we get any proposal of this kind from the respective state government, definitely we'll look into the matter. Question number 44. Sri Girish Bhal Chand Bapat. माननीय मंत्री जी, Statement is laid on the table, sir. श्री राहुल शिवाले, श्री N.K. प्रेमचंदन जी. Sir, regarding the coastal development and the shipping, I would like to ask a specific question to the Honorable Minister. When Sri Mansukh Mandavia ji was the Minister for Shipping and Ports, he has convened a meeting of all the coastal members of Parliament and had a detailed discussion about the comprehensive development of the coastal area, including the shipping sector. And the project name is Sagar Tak Mala project, such comprehensive project was there. It is quite, and we have submitted number of projects for the development of the coastal area. I would like to know from the Honorable Minister, what is the fate of that project, which was one of the dream project of the Honorable Prime Minister. That was the illustration made at the time when the meeting was convened and it was presented at the time when the then minister was there. So I would like to know from the Honorable Minister, from my constituency, Kollam also, it is included in the Sagarmala project, but unfortunately nothing has happened after having that online meeting and submission of the projects from various coastal constituencies. What is the weight of it? That is a specific question which I would like to know. Thank you very much, sir. Respected Speaker, sir, Honorable Member Parliament has highlighted some of the points from related to his constituency. I would like to request through you, sir, if you have all the list of those like projects, please hand over to me. I'll take a look. Srimati Kanimoji. Thank you, sir. The answer says that that the center's objectives include the promotion of circular economy and capacity. So mic is not. So the mic is not. So the reply says that the objective is to develop and promote circular economy and capacity development. I thank the minister for including the Thoothukudi port also into this. But already there has been a promise that Thoothukudi port will be converted into a trans-shipment hub. But I don't know what progress has happened there. And I also would like to ask whether the local stakeholders will be included in these projects. Yeah. And whether it will be ensured that the employment is generated in the local areas where these projects are taken up, because in the Thoothukudi port itself, when the CSR funds are being given, it's given to other states. The local people do not get any benefit out of the CSR funds from the port. So I request the minister to ensure that local people will get opportunities. Thank you, sir. Respected Speaker, sir,
after detailed consultation with all the stakeholders, we have included another 567 projects that is mainly for the holistic development of coastal community in all the coastal districts. So that is the principal objective. And with a worth investment of 58,000 crores. So within that particular scheme, we could definitely include, as per the proposal received from the concerned state government, because as you know, this particular Sagarmala program is always implemented in consultation and in association with all other stakeholders. So I believe whatever, I think little bit of apprehension you have in your mind, you need not have to worry. We are very transparent. Honorable Prime Minister's direction, this ministry is always working hard for the cause of the country, and it is full of transparency and accountability. I believe whatever we are doing, it is only to benefit the coastal community, whether it is fishermen and all other eligible boys and girls, whoever is efficient enough, who have had their skill, and even we are also giving skill to those youth, so that they could in the near future can be capable enough to handle any kind of challenges of life. Thank you. Question number 45, Sri Kalyan Banerjee ji. Question number 45. Honorable member, question. Sir, the COVID-19 pandemic has disrupted non-COVID healthcare system, leading to concerns about its subsequent impact on non-COVID disease conditions. The diagnosis and management of cancer has also affected. Sir, between March 1 and July, May 31st, 2020, the number of new patients registered, there is a reduction, 54%. Regarding follow-up visit, reduction is 46%. Hospital admissions reduction, 36%. Outpatient chemotherapy reduction, 37%. Minor surgeries reduction, 52%. Pathological diagnosis reduction, 38%. Number of radiological diagnostic tests reduction, 43%. Sir, in this backdrop, I put a question that whether the government is having a planning to start cancer detection center and initial care service in the rural primary health centers in the country, especially easy to detect earlier stage cancer in breast and prostate. स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बहुत ही कैंसर के बारे में जो चिंता जताई है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि जरूर कोविड के कारण कुछ संख्या कम हुई है. बिकॉज ऑफ कोविड कैंसर के पेशेंट का स्क्रीनिंग हो या ट्रीटमेंट हो, उस टाइम में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन आफ्टर कोविड स्क्रीनिंग भी बढ़ गए हैं और लगातार HWC हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, जो कि आपने कहा कि ग्रामीण में हो या शहर में हो, ये सेवाएं बढ़नी चाहिए. सो कीपिंग in that view, sir, we are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. So our aim is to provide and concentration on screening. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है. ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं. उसके अलावा सर PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सेवाएं हैं. उसके बाद सर टर्शरी केयर के लिए पेशेंट को सुविधा मिले, इसलिए लगातार जैसे पहले जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस, एम्स बढ़ा रहे हैं. और उसके अलावा सर हमारे 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स लगभग बढ़े हैं इन 8 सालों में, और 20 टर्शरी कैंसर केयर सेंटर्स बढ़ाए गए हैं,
जिसमें सर वेस्ट बंगाल में हमारे 3 TCC है, टर्शरी कैंसर सेंटर्स, और उसके अलावा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर जो कि बहुत बड़ा सेंटर खुला है, और चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता में है जो कि 460 बेड का। सर ये लगातार प्रयास हो रहा है कि कैंसर के लिए सुविधा हर एक जिले में, हर एक स्टेट में उपलब्ध हो। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री माननीय। My question was specifically for the rural and primary health center. Anyway, you have given some answers in respect of the city. Now, my second question is whether the government is having any plan to expand the scope and function of population-based cancer registers centers, which presently covers 10% of the population of India, from 38 centers to all major cancer research hospitals of the states and districts in the country. Regarding the registry, Honorable Speaker, sir, through you, sir, I would like to mention that as per the National Cancer Registry Program, that estimated number of cancer as in 2020 is 13,92,000. Sir, the estimated projected increase is 12.8%. सर जो चिंता जताई है वो पहले से ही सरकार ने उस पे काम शुरू कर दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग टू दैट सर 2025 तक ये संख्या 15 लाख तक बढ़ सकती है। ये काम ऑलरेडी शुरू हुआ है। जैसे आपने कहा सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो मैं कहना चाहूंगी आपके माध्यम से सर कि आज लगभग 707 डिस्ट्रिक्ट में हमारे NCD क्लिनिक्स, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक के माध्यम से, जो कि NHM के तहत वो NCD किए जाते हैं सर, आज 707 जिलों में वो भी सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर ST हसन। थैंक यू सर। सर हम सब लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कैंसर की समस्या एक विकराल रूप ले रही है देश के अंदर, और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अनियंत्रित टेलीफोन टावर्स, खाद्य पदार्थों की मिलावट और बेतहाशा इंसेक्टिसाइड का उपयोग कैंसर को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या सरकार के पास इन्हें प्रिवेंट करने का कोई उपाय है या कोई स्ट्रेटजी है? जैसे कि आपने अलग अलग कारणों में कैंसर के बारे में चिंता जताई, तो सर ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार हर साल हम करते हैं, तो उसमें यही अवेयर किया जाता है कि क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, किसको हम अवॉइड करें। अलग अलग कारणों के कारण सर आज कैंसर के बढ़ती हुई चिंता हमें नजर आती है, तो अलग अलग प्रोग्राम और हर एक मिनिस्ट्री के माध्यम से ये प्रोग्राम किए जाते हैं। श्रीमती सुनीता दुग्गल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब गुजरात से आते हैं, तो मैं संवरण नहीं कर पा रही हूँ। इनको मुबारकबाद तो बनती है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ गुजरात की जनता ने जो मैंडेट दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रही थी कि PM नेशनल रिलीफ फंड जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा सहायता जो है, चाहे जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं, चाहे उसमें हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो, कैंसर ट्रीटमेंट और एसिड अटैक, इस तरह के बहुत से जो हमारे मरीज हैं वो PM नेशनल रिलीफ फंड से उनको सहायता मिलती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर फंड जो है वो भी साइमल्टेनियसली उन कैंसर पेशेंट्स के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वो उनको भी दे सकते हैं? क्या ये बड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन है स्पीकर महोदय, क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, और PM नेशनल रिलीफ फंड से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत संख्या में वहां पर भेजे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सहायता दी भी है, लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हम मंत्री जी से आपका विषय आ गया जी, धन्यवाद स्पीकर। एक्सप्लेन पूरा नहीं करें। माननीय स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि PM केयर फंड के माध्यम से पेशेंट को मदद मिलती है, जरूर उसके अलावा सर हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जो कि बहुत बड़े पैमाने पे इस कैंसर के पेशेंट को आज मदद दे रही है। उसके अलावा जो रैन के बारे में पूछा माननीय सदस्य ने कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि, जिसके तहत हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड, सर ये जो पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं वो 15 लाख की अमाउंट को पर पेशेंट की मदद दी जाती है, जिसमें सर आज तक लगभग 2015 से आज तक 107 करोड़ की राशि
15,000 पेशेंट के लिए सरकार ने उपलब्ध कराई है और इसके अलावा अलग अलग प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र या अमृत के माध्यम से भी सर सुविधा श्री दी बेनी बनन। Sir, how the government intend to tackle the problem of childhood cancer in the country? According to WHO, has stated that India is a home of 20% of the global cancer burden, with nearly 75,000 Indian children suffering from cancer every year. As per the findings of this NCDIR and WHO, that nearly 49% of pediatric cancer cases in India remain undiagnosed. So what measures does the government plan to take to address these findings? Thank you, sir. अन्य अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो चिंता जताई वो पहले भी जवाब में आ चुकी है कि चाहे वो चाइल्डहुड कैंसर हो या एडल्ट का कैंसर हो, जिसमें कि हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर के लिए एनएचएम के थ्रू एनसीडी क्लिनिक्स जो चला रहे हैं सर, उसमें स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है और आरबीएस के जो हमारा एनएचएम के तहत हम जो आरबीएस के माध्यम से हर जिला लेवल में कैंप लगाते हैं जिसमें बच्चे भी हम डायग्नोस करते हैं. Through that, sir, we are focusing on early detection and simultaneously the treatment also. Thank you. Dr. Laura Poch. Question number 46. Statement is laid on the table. Honorable member. Thank you, Mr. Chairman. The Honorable Minister, who is also from Northeast, he has given us a very detailed reply on my question of development of river ports and inland waters. Thank you, sir. Sir, here is one specific question I would like to ask. Lakhipur in Assam, which is also Fular Toll, upstream up to Tipaimuk and further on up to Tolbung, this is part of the river Barak. Whether there is any proposal specifically to develop these waterways, and because waterways in this area has been there since the British time, and post-independence, I think it has in some ways been stopped. And so I would further request that if this can be restored again. Thank you, sir. Respected Speaker, sir, the Honorable Member Parliament has mentioned about the 16 national waterways, Barak. And after going through techno-economic feasibility report, we have come to know that it is not feasible because of the rocky surface and rocky kind of existence of in this particular river towards Tipkai. So I believe it is Honorable Member Parliament will very understand that instead of going through the river, which is not being feasible, but we have decided to set up 5 jetties between Jiribam to Tamenglong district of Manipur. This particular jetty will definitely help to have the access of cross like river, trade, and also passengers movement. And in this regard, my ministry is very much sincerely working with the help of the government of Manipur. And I believe this will definitely benefit the people living on both sides of the river. Honorable Member Supplementary. Small supplementary, sir. This, as I was just talking, that during the British time, this waterway was already there. And so, yes, we also know that the rivers are shallow. However, with dredging, it can be smaller vessels can go upstream further. So one thing is that the road systems are also very poor. And that is why people, especially living across the border along this Barak River, they face a lot of communication problems. And so if only the waterways can be developed, right now roadways are also being developed, but it is taking so much time. And from time to time, landslide and other things also hamper transportation. And so the riverways, waterways definitely will act as a boon to the people living across the states, especially in Mizoram and also in Manipur up to Tamenglong. And then, of course, beyond this place called Tolbung,
I think it is rocky, and so it is going to be a little problem. So if up to here, you can at least consider, sir. Thank you, sir. Respected Chairman, sir, as mentioned by Honorable Member Parliament, I think it would be like more better for the commoners' use, the access of the draft depth in the different location of the river, instead of going through this dredging, because dredging is nowhere feasible. It is totally rocky towards the upstream. And I believe that is why we have requested the Honorable, state government of Manipur to prepare their proposals and send to us. And once we receive the proposal, as per the feasibility of those like cross a river kind of jetty to be constructed, and as per their proposal, definitely will take it up. श्री माननीय मेंबर अब्दुल खलीक। अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री महोदय ने बताया जोगी घोपा, मेरा क्षेत्र के जोगी घोपा भी एक टर्मिनल होगा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के जरिए, ये टर्मिनल का काम का कितना प्रोग्रेस हुआ, काम शुरू हुआ या नहीं हुआ? अगर शुरू हुआ, शुरू होने के वक्त लोकल एमपी होने के नाते मुझे भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ये एक बात है। दूसरा बात है, ये मंत्री जी ने बताया ये 55 घाट 55 घाट असम में फ्लोटिंग टर्मिनल होगा। मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, वो भी असम से आते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं दिया। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ, मुझे नहीं पता बहरी, जहां पे महापुरुष श्री श्री दामोदर देव के सत्र भी है, और मंत्री महोदय हमेशा जाते हैं कृष्ण गुरु आश्रम, जहां से नजदीक होगा, वो बहरी घाट है या नहीं, या बागबर घाट है या नहीं है तो इंक्लूड करना चाहिए। और ताराबारी, ब्रिटिश टाइम में ताराबारी बोल के घाट था, वो घाट का डेवलपमेंट का एजेंडा लेगा या नहीं, या बहरी घाट को ही ताराबारी नामकरण करेगा, ये भी मंत्री जी जानना चाहता हूँ। और एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, जो बेकी रिवर, बेकी बेसिन जो नेशनल वाटरवेज में आते हैं, ये बेकी बेसिन का डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? मेरे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है कुछ नहीं किया अभी तक। मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ ये कुछ करने के लिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद जी ने जो कही है, मैं इतना ही कहूंगा कि वो आसाम से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ माननीय संसद जी डिटेल में चर्चा करें, और हमको हमारा पास जो भी सूची है, जहां जहां हम लोग ने जो कदम उठाए हैं, इसके बारे में मैं संसद जी को निश्चित रूप से अवगत करूंगा। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव। Thank you, sir. At the outset, I'd like to compliment the Honorable Minister on her Honorable outstanding member, work. क्वेश्चन नंबर 47। Question number 47, sir. माननीय मंत्री जी। पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। Thank you, sir. I'd like to compliment the Honorable Minister for her outstanding work for the welfare of women and children. Odisha, sir, is still lagging behind in terms of various parameters of malnutrition, especially in the rural areas with huge populations of the scheduled castes and tribes. Mine is an aspirational district. My question is whether the government is considering a special intervention with a focused approach in aspirational districts to achieve targets under Poshan Abhiyan and Sustainable Development Goals. Thank you. Sir, I would like to, through you, inform the honorable member that aspirational districts are priority areas for the government, not only from the perspective of Ministry of Women and Child Development, but also it seeks a partnership and convergence between 18 ministries, which include ministries such as Jal Shakti, so that issues of sanitation and safe drinking water can be addressed. Ministry of Health, which assists us, especially in aspirational district, from the perspective of the health of pregnant mothers and lactating mothers and small children and the medical challenges they may so face. I would like to, sir, through you, draw the attention of the honorable member that to ensure that there is a convergence at the district level and at the state level,
we in the ministry had issued guidelines so that at the state level, the state chief secretary, at the district level, the district administrator being the collector can converge these very ministries, and a robust system technologically and otherwise can be made available. The Prime Minister has prioritized especially nutritional delivery systems in aspirational district through a project also called Saksham Anganwadi. It is the endeavor of the government to ensure that over 2 lakh Anganwadis across the country are also enhanced in terms of services, and substantial infrastructure also is increased there so that the needs nutritional of women and children can be met through this. क्वेश्चन और माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री अजय भट्ट। Respected sir, with your kind permission, on behalf of the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, I rise to lay on the table of the House a copy each of the papers mentioned against his name at serial number 2 in today's revised list of business. Item number 3, Sri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, on behalf of my colleague, Sripad Yeso Naik, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against his name at serial number 3 of today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 4 श्री एसपी सिंह बघेल जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्य सूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित कागजात हिंदी और संस्कृत सदन पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री अजय भट्ट जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख अंकित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री भगवंत खुबा जी। महोदय, मैं आज के संशोधित कार्य सूची के क्रमांक 6 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आइटम नंबर 7 डॉक्टर भारती पवार जी। Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 8 श्री मुंजुपाड़ा महेंद्र भाई। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 9 डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 17वीं लोकसभा का 9वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 10 श्रीमती लॉकेट चटर्जी। Honorable Speaker, sir, I beg to present the 22nd and 23rd reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution as listed against my name is today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 11 श्रीमती स्मृति ईरानी जी। Sir, with your permission and pursuant of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Loksabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 316th report of the Department-related Standing Committee on Human Resource Development on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Sir, in pursuance of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Lok Sabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on action taken by the government on the observations
recommendations contained in the 326th report of the Committee on Demand for Grants 2021-22 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. So with your permission, in pursuance of the provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Loksabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 334th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on issues related to safety of women pertaining to the Ministry of Women and Child Development. And lastly, sir, with your permission, in pursuance of provisions of Direction 73A of Directions by Honorable Speaker Loksabha, I wish to inform the House the status of implementation of recommendations contained in the 338th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports on demand for grants 2022-23 pertaining to the Ministry of Women and Child Development. Thank you. Item number 12, Shri Arjun Ram Meghwal ji. With your permission, sir, I rise to announce that government business during the week commencing Monday, the 12th December 2022 will consist of consideration of any items of the government business carried over from today's order papers. It contains, number 1, further consideration and passing of the Anti-Maritime Piracy Bill 2090. Second, consideration and passing of the Multi-State Cooperative Society Amendment Bill 2022. Consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Constitution Scheduled Tribe Order Second Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribe Order Third Amendment Bill 2022, the Constitution Scheduled Tribe Order Fourth Amendment Bill 2022, and the Constitution Scheduled Tribes Order Fifth Amendment Bill 2022. Discussion and voting on first batch of supplementary demands for grants for the year 2022-23 and introductions, consideration and passing of the related appropriation bill after their presentation. Discussion and voting on actions demands for grants for the year 2019-20 and introductions, consideration and passing of the related appropriation bill after their presentation. Thank you. Item number 13, Dr. Mansukh Mandaviya ji. Sir, I rise to move that in pursuance of clause F of subclause 2 of section 7, read with clause A of subsection 1 of section 8 of the preconception and prenatal diagnostic technique Prohibition of Sex Selection Act 1994, the members of this House to proceed to elect in such a manner as the Speaker may direct 2 women members from amongst themselves to serve as the members of the Central Supervisory Board subject to the provision of Section 15 of the said Act and rules made thereunder. प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 14, श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 15, श्री पंकज चौधरी जी। महोदय, अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं वर्ष 19-20 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 16, श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं तमिलनाडु राज्य से संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 17, श्री अर्जुन मुंडा जी।
महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। आइटम नंबर 18 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं कर्नाटका राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। एंड नाउ आइटम नंबर 19 श्री अर्जुन मुंडा जी। महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 को इस सदन में पुनर्स्थापित किया जाए। प्रश्नकाल वो शून्यकाल। एक सेकंड। श्री हसनैन मसूदी जी। बुलाएंगे लास्ट में। बच्चे बाद में दे देंगे, अवसर देंगे। आप बैठिए तो प्रारंभ होने दीजिए। प्रारंभ होने दीजिए। बैठिए। योर लीडर इज ऑन लेग, देयर वाई आर स्टैंडिंग। तो प्लीज बैठ जाइए। आपके लीडर ही इज कॉम्पिटेंट एनफ टू प्लीड हिज केस। आप बैठ तो जाइए। ओके, आई विल। चेयरमैन साहब, हसनैन मसूदी जी प्लीज बोलने दीजिए। ओके, बैठिए तो सही। मसूदी साहब, एक बड़ा ही अर्जेंट मामला उठाने के लिए इजाजत देने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। मेवा सनद जो है, जो सेब है, वो कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कश्मीर में कोई 30 लाख मीट्रिक टन के करीब मेवे की पैदावार होती है, जिसमें खासकर सेब की पैदावार होती है। और ये सारा का सारा दरामद किया जाता है क्योंकि वहां पर कमर्शियल प्रोसेसिंग की बहुत कम व्यवस्था है। होना चाहिए था कि इंक्रीज हो जाती कमर्शियल प्रोसेसिंग और कम लेना पड़ता। और इस साल ये सारे का सारा 5 करोड़ पेटियां दरामद होती है। इस साल जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से पहले ही बहुत अरसे तक बंद होने की वजह से पहले ही बड़ा नुकसान हुआ। सारा मेवा सड़ गया। अब नया ये मामला हुआ है, जो दरपेश है, जो परेशानी है, वो है कि सेब की गिरती हुई कीमतें बाजार में हमारे किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना है। और वजह क्या है? तो एक ये है कि उनको जो पैकेजिंग का है और ट्रांसपोर्टेशन का जो इस पर लागत आती है सेब पर, वो तक नहीं हासिल होती है मार्केट से। और सारा के सारा जो कश्मीर है, जिसकी मीशत यही है, सारी के कश्मीर को नुकसान का सामना है जो हमारे मेवे उगाने वाले हैं। तो एक जरूरत है जिसकी, एक तो ये कमर्शियल प्रोसेसिंग का इंक्रीज किया जाए, वो तो लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन है। लेकिन इमीडिएटली एक देखा जाए कि क्या ये इंपोर्ट की वजह से हो रहा है। जनाब, ये बड़ा जरूरी है ये देखने की और एक स्टडी करने की, क्या ये सारा मामला इंपोर्ट की वजह से, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं। और इंपोर्ट से क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर को या तो ये दीदेदाने से पहले सड़क बंद की गई और ये नेग्लिजेंस बड़ी की गई सड़क बंद रखने में, और मेवा सारा सड़ ही गया। एक मिनट, तो उसके बाद अब जो ये नई चुनौती हो गई है,
ये और जीएसटी जो है 15% जीएसटी पैकेजिंग पर लगाया गया है। एक तो आप ये देख लीजिए क्या इंपोर्ट की वजह से ये हुआ है जिससे कश्मीर या दीदानी से ये कोशिश की जा रही है कश्मीर को मीशत खत्म करने की, वरना आप इसकी एक स्टडी करके एक डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए जनाब आप देख लीजिए और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाइए। अगर हिमाचल में कश्मीर में एक हाई क्वालिटी सेब अवेलेबल है, जो आपने भी देखा, श्रीनगर में भी देखा, बाकी जो भी यहाँ से आए हमारे जो साथी हैं तो वहां भी देखो और यहाँ भी देख रहे हैं, तो क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की, और इससे जबकि नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात है पैकेजिंग पर जो आप जीएसटी लगा रहे हैं उसमें एग्जम्पशन दीजिए ताकि किसने, और तीसरी बात यह है कि कोई ना कोई व्यवस्था कीजिए रिलीफ देने के लिए ग्रोवर्स की। श्री कनकमल कटारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। होगा ना, होगा, आप बैठिए तो सही, ये लिस्ट थोड़ा लिस्ट को चलने दीजिए, आप बैठिए तो सही। माननीय सभापति जी बैठिए बैठिए, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे प्लीज शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात कहने का मौका दिया। प्लीज बैठिए, तो आप बैठिए। माननीय सभापति जी हमेशा मिलता है, प्लीज माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्य कालांश में अपने क्षेत्र की बात करने का मौका दिया। बैठिए ना प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जो कि एक जनजाति बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े मुकदमे होते रहते हैं। उदयपुर संभाग में कोई भी न्यायालय न होने के कारण यहाँ के लोगों को अपने मुकदमे लड़ने के लिए 500 किलोमीटर दूर जोधपुर जाना आना पड़ता है। इस कारण क्षेत्र की गरीब जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। क्षेत्र की जनता व यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा काफी लंबे समय से उदयपुर संभाग में न्यायालय की स्थापना के लिए मांग की जाती रही है, किंतु अभी तक इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय विधि मंत्री, न्याय मंत्री जी से आग्रह है कि उदयपुर संभाग व विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए जोधपुर न्यायालय के एक बेंच उदयपुर में स्थापित कराने का कष्ट करें। इसके लिए क्षेत्र की समस्त जनता आपकी सदा आभारी रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोल दिया। श्री रितेश पांडे जी। अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में एम्स पर हुए साइबर हमला और डेटा सेंधमारी बेहद चिंताजनक। कई दिनों के बाद भी सर्वरों पर नियंत्रण नहीं पाया गया है और ना ही कायदे से हैकरों की पहचान हो पाई है। एम्स के बाद 30 नवंबर को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यानी कि ICMR पर सर्वर पर एक ही दिन में 6000 बार सेंधमारी की डेटा हैकिंग की कोशिशें हुई, जो कि बेहद चिंताजनक है। जैसे जैसे डिजिटल तकनीकें बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे देश के तमाम सिस्टम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ये डेटा सेंधमारी और डेटा हैकिंग बहुत ही चिंताजनक होता चला जा रहा है। इसका परिणाम हमने ये भी देखा था सर कि अभी कुछ दिन पहले नेशनल ग्रिड पर भी जो है सेंधमारी हुई थी, उसको कैप्चर कर लिया गया था, जिससे यूपी में भी हर जगह पे बिजली की व्यवस्था में कटौतियां आने का काम हुआ था। ये बेहद चिंताजनक है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेकर के एक व्यवस्था देनी चाहिए और सदन में आकर के इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देनी चाहिए। और हमारा देश आगे चल करके जैसे जैसे और विकसित हो रहा है, ये ऐसे हमले बढ़ते चले जाएंगे। सरकार यदि इसको संज्ञान में नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी भारतीय सुरक्षा को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर पूरी क्लैरिटी देने का काम करे और ऐसी सेंधमारी आगे न हो पाए, उस पर जो है रोकथाम के लिए क्या करने जा रहे हैं उस पर स्पष्टीकरण देने का काम करें। श्री पवन राजे निंबालकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या मतदारसंघातल्या लोकसभा क्षेत्रातल्या अतिशय महत्वपूर्ण विषय मला या लोकसभेत मांडण्याची संधी दिली त्याच्याबद्दल आपला आभार व्यक्त करतो। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही नेमकी शेतकऱ्यासाठी आहे का कंपन्यासाठी आहे असा प्रश्न मला वाटतंय उपस्थित व्हावा, इथपर्यंत या योजनेची वाईट अवस्था होत चालली। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याला सांगायचंय की आता 2022 मध्ये जवळपास
धाराशिव जिल्हा, बार्शी विधानसभा, औसा आणि निलंगा विधानसभा ह्या तिन्ही माझ्या लोकसभा मतदारसंघातल्या जवळपास 10,26,000 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला. मला वाटतं ज्या भरलेला प्रीमियम आहे त्याच्या हिशोबानं जी संरक्षित रक्कम होती ती 53,600 रुपये इतकी होती. 80% नुकसान झालंय असं जर गृहीत धरलं तरी साधारणतः 17,700 साधारणतः जवळपास 34,500 प्रति हेक्टरी इतका विमा मिळणं गरजेचं होतं. असं असताना ही ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी, आता आम्ही प्रायव्हेट विमा कंपनीच्या बाबतीत बोलत होतो, पण आता केंद्र सरकारच्याच विमा कंपनीनं त्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी एकाच गटात शेत असणाऱ्या एका भावाला 500 रुपयानं विमा दिलाय, क्लेम दिलाय आणि दुसऱ्या भावाला 15,000 दिलाय. मला वाटतं ही अतिशय मोठ्या प्रमाणावरची तफावत आहे, शेतकऱ्यावर अन्याय आहे आणि शुद्ध नफेखोरी आहे. मला वाटतंय प्रायव्हेट विमा कंपन्याच्या बाबतीत मी ह्याच्या पूर्वीही संसदेत वारंवार आवाज उठवलाय, ह्याच्या बाबतीत बोललोय, पण आता माझी विनंती आहे की ही केंद्र सरकारची विमा कंपनी आहे, त्या कंपनीनं पोर्टलवर दिलं होतं की पेस्ट कंट्रोल, आणि पेस्ट कंट्रोलचं ऑप्शन त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी क्लिक केलं, पेस्ट कंट्रोलचा पर्याय दिला म्हणून ते रिजेक्ट केलेत, म्हणजे ते मान्य केले नाहीत. जर त्या ऑप्शननं तुम्हाला विमा मिळणारच नाही असं असेल तर तो ऑप्शन नेमका वेबसाईटवर दिला कशासाठी होता? मला वाटतं हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. माझी विनंती आहे केंद्र सरकारला की शेतकऱ्याच्या हितासाठी ही पीक विमा योजना आणलेली आहे आणि अशा पद्धतीनं शेतकऱ्यावर जो अन्याय होतोय तो दूर करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं आणि जो विमा शेजारच्या भावाला दिलाय म्हणजे 50,000 रुपये प्रति हेक्टरी, त्या ठिकाणी 1 हेक्टरला जर त्याला मिळाला असेल, 2 हेक्टरला, 3 हेक्टरला मिळाला तर तेवढाच विमा शेजारच्या भावाला सुद्धा मिळणं गरजेचं आहे. माझी आपल्या माध्यमातून ही विनंती आहे. अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्याच्या हिताचं सरकार म्हणून या ठिकाणी केंद्र सरकारनं याच्या तातडीनं लक्ष घालून सगळ्या शेतकऱ्यांना सर्वसमान पीक विमा मिळावा ह्याच्या बाबतीत सुनिश्चिती करावी ही माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे. Sir, the ESI hospital at Kottayam, Vadabadur, is facing grave problems for the last so many years. Sir, it has got a registered patients, more than 1,05,000 patients, out of which more than 57 are women patients or registered patients. To cater the needs of these 57,000 patients, there is not even a single permanent gynecologist. Since 2017, there is only one special duty officer doctor coming from Yenath, which is more than 60 kilometers from Kottayam, for only twice in a week. Sir, this is a very big problem, and I would request the minister to interfere in this one. One more thing, sir. Say there are 14 quarters for this staff. Not even a single quarter is sufficient fit for resident accommodation. So nobody is staying there. So it is very difficult for the patient, for the registered beneficiaries to have the service of the staff. I would request the minister again to interfere in this. One ICU was opened in 2021, June, in the month of June 2021. It has not functioned. It is not functioning to the full extent even now. Sir, it doesn't have sufficient nurses. It doesn't have sufficient operation technicians. It doesn't have the grade 2 attendants. It doesn't have the grade 2, grade 1 attendants. Sir, through the medium of your office, I would request the Honorable Labour Minister to intervene into this matter and settle the issues at the earliest. सभापति जी, मैं आज क्योंकि बहुत बार दस चुके कि मैं उस कंस्टिट्यूएंसी तो होना श्री फतेहगढ़ साहब जिदे साढ़े 10वें गुरु दी छोटे साहिबजादे नूं शहीद किया गया सी औरंगजेब दे कार्यकाल च। उत्थे बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस हैगियां ने, सिख श्राइन्स बहुत ज्यादा ने,
ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ, ਸਟੇਟ ਰੋਡਸ ਵੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਔਰ CRF 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਲੀਗ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰੋਪੜ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਫੰਡ 'ਚ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਏ ਸਨ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ CRF 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਦੇਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ CRF 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। श्री अजय निषाद जी ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। आजादी के बाद सभी सरकारों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे, जिस कारण मध्य वर्गीय गरीब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने में काफी खर्च उठाना पड़ता है, जिस कारण लोग रोडवेज की गाड़ियों से यात्रा करने से परहेज करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में लोकल ट्रेनों की संख्या काफी कम कर दी गई है, जिस कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर से हाजीपुर आने जाने वाले दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, साथ साथ काफी खर्च भी उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि इन रूटों में सुबह और शाम के समय में लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए एवं छोटे छोटे स्टेशन पर भी उन लोकल ट्रेनों की ठहराव सुनिश्चित कराया जाए, ताकि दैनिक यात्रियों को, जिसमें स्कूली बच्चे, सरकारी नौकरी करने वाले एवं रोजमर्रा के व्यापार करने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके। धन्यवाद। श्री सुशील कुमार सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मैं लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने जा रहा हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहूंगा बात पूरी होने तक। महोदय, बिहार झारखंड की एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना है। महोदय, ये परियोजना 1975 में स्वीकृत हुई और कार्यारंभ हुआ। इसकी प्रारंभिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, उससे बढ़कर ये 80 करोड़ रुपए हुआ। आज 45 साल बीत गए लेकिन ये परियोजना अधूरी है। अभी तक इस पे 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं। महोदय, ये बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि 45 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये परियोजना अधूरी है। हालांकि पूर्व की सरकारों ने इसे एक तरह से दफन ही कर दिया था, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 के बाद इस परियोजना को पुनर्जीवित किया, इसका दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने सारी बाधाओं को दूर करते हुए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 1722 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। उसके बाद 5 जनवरी 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों, उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ जी। परियोजना को पूरी करने के लिए समयावधि जो थी वो 30 महीने की थी, 2.5 साल की थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया और इसकी जो लाइनिंग का वर्क महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूंगा। इसका कंक्रीट लाइनिंग जो करना था नहर का, उसमें बिहार सरकार ने अनावश्यक देर की। लगभग दो वर्ष बीते जो बेकार गए। अब लेकिन वो भी स्वीकृति मिल गई है, वो सहमति मिल गई है।
तो अब अभी तक की स्थिति यह है कि इसके डैम में, जिसको कुटकू डैम भी कहते हैं या मंडल डैम भी कहते हैं, फाटक नहीं लगा और लाइनिंग का जो काम चल रहा है वो भी काफी धीमी गति से चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से ये अनुरोध होगा कि कम से कम समयावधि में, यानी जितनी जल्दी हो सके, जितना शीघ्र हो सके, कुटकू डैम में फाटक लगाने का काम, साथ साथ लाइनिंग का काम जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा कराया जाए। धन्यवाद। डॉक्टर सत्यवती। श्री सुरेश कोटिकुनिल जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, the central government's decision to revoke the pre-metric scholarship for scheduled caste, scheduled tribe, minority and OBC students of classes 1 to 8 is an assault on the students' right to education and right to access on education. Sir, the decision to implement pre-metric scholarship was committed in 2008 by the UPA government, as it was committed to deliver ease of education to all students, irrespective of their financial status, which helped lack of students in attaining education by not worrying about the lack of resources. And it also enhanced their self-esteem in many ways. Sir, the Ministry of Social Justice and Empowerment, by issuing order to stop payment of the pre-metric scholarship for students of class 1 to 8 and add remaining benefits of students of class 9 and 10 is discriminatory, and it is denying lack of students financial support at the most crucial years of their education. Sir, the Ministry of Minority Affairs has attempted to manipulate the intent and content of the Right to Education Act and cleverly tried to exclude the poor and marginalized students. And the decision, in fact, makes the child's right to education non-existent. Sir, Honorable Chairman, sir, numerous surveys over the years has shown that minorities, especially Muslims, are lagging in education along with the poor, underprivileged, and highly marginalized students, including girls who have existence difficulty in accessing quality education, and government has fallen deaf to reason and blind to justice for students who are the failure, who are the future of this country. And I urge upon the government to immediately reinstate the free metric scholarship of students, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, backward, class 1 to 8. This is very important matter, sir. So the government of India, Ministry of Minority Shri Affairs, Rahul and also, Shewale ji. Social Justice immediately reconsider their Shri decision Rahul to Shewale revoke the Shri scholarship, Manickam pre-metric Tagore ji. scholarship, sir. Thank you. வணக்கம் வணக்கம் தலைவர் அவர்களே. மதுரை மாவட்டத்தில் திருமங்கலம் கப்பலூர் டோல் பிளாசா அமைந்துள்ளது. இதை இடமாற்றம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது. மோடி அரசு அமைந்த பின் 8 ஆண்டுகளாக டோல் பிளாசா திருமங்கலம் நகரின் வாழ்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக அமைந்துள்ளது. இந்த டோல் பிளாசாவை திருமங்கலம் நகரில் அருகில் அமைந்துள்ளதால் அங்கு கப்பலூர் சிட்கோ தொழிற்பேட்டையிலே தொழில் செய்பவர்களுக்கும் அங்கு இருக்கின்ற வாகன உரிமையாளர்களுக்கும் தினமும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக முடிகிறது. கப்பலூர் டோல் பிளாசாவை மாற்ற கோரி திருமங்கலம் நகரில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையிலே கூட்டமும் நடைபெற்றது. திருமங்கலம் கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மாற்ற கோரி போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையிலே கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை உங்கள் முன்னாலே வைக்கிறேன். மக்களின் ரத்தத்தை தொடர்ந்து உறிஞ்சுகின்ற செயலை செய்யக்கூடாது. ரவுடிகளை வைத்துக்கொண்டு கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியிலே நடக்கின்ற அட்டூழியங்கள் தாங்க முடியவில்லை. எனவே மாண்புமிகு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு நிதின் கட்கரி அவர்கள் இதிலே தலையிட்டு இந்த டோல் பிளாசாவை 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கின்ற மேலக்கோட்டைக்கு மாற்ற வேண்டும். மோடி அரசு தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளாக ஏமாற்றி வருகின்ற செயலை நிறுத்த வேண்டும். கப்பலூர் சுங்கச்சாவடியை மேலக்கோட்டைக்கு மாற்றுகின்ற முடிவை மத்திய அரசு எடுக்க வேண்டும். நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र करीमगंज, वहाँ पे 2 रेलवे का लेवल क्रॉसिंग है। एक है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 BS एट करीमगंज 2/9 303/9 नियर बदरपुर घाट, और एक लेवल क्रॉसिंग है लेवल क्रॉसिंग नंबर 1 किलोमीटर 189/78 एट कानी साइड करीमगंज शहर के पास। ये दोनों सर रेलवे क्रॉसिंग पे आरओबी और आरओबी नहीं होने के कारण 24 घंटे में प्राय 8 से 10 घंटा बंद रहता है। एक रेलवे क्रॉस करने के बाद कम से कम उसको क्लियर होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, तब तक फिर दूसरा ट्रेन आ जाती है तो फिर ब्लॉक हो जाता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट रास्ता है सर, नेशनल हाईवे, जो मेरे करीमगंज, हैलाकंडी और सिलचर को कनेक्ट करती है, और उसी रास्ते से एयरपोर्ट जाना पड़ता है। करीमगंज से हैलाकंडी से भी जाना पड़ता है, और बदरपुर रेलवे स्टेशन वहीं पे है, वहां पे जाने में भी वही रास्ता है जी, और मेडिकल कॉलेज जाने को वही रास्ता है। तो आरईबी और आरओबी या आरईबी नहीं होने के कारण इतना प्रॉब्लम है सर, वहाँ रोज झंझट शुरू होता है। मैं खुद उस प्रॉब्लम में मैं भी फंसता हूँ। तो मैं 1/12/21 को रेलवे मंत्री के पास में एक क्वेश्चन किया था स्टार्ट, उन्होंने बोले थे कि ये हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दिए वो लोग बनाएंगे, एक मेमोरेंडम साइन भी हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री नेशनल हाईवे से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पे आरओबी या आरईबी बनाया जाए, ये दोनों लेवल क्रॉसिंग से जो हमारे झंझट खत्म हो। धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं, और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है, और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं, भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर। सर, खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्म पत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर, एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही हैं। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर, अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर, आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। श्री मुकेश राजपूत जी, स्लिप भेज दीजिए, कर दीजिए। धन्यवाद। स्लिप भेज करके संबद्ध कर दीजिए। मुकेश राजपूत जी। धन्यवाद सभापति महोदय, स्लिप भेज आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। महोदय, देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उसे अपनी छोटी छोटी बचत के लिए राष्ट्रीय अल्प बचत की योजनाएं ही आकर्षित करती हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं में अधिकतर देश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग ही अपने भविष्य को सुखमय बनाने के लिए निवेश करते हैं। परंतु महोदय, जहां देश में म्यूचुअल फंड अधिकतम रिटर्न दे रहे हैं और उसमें रिस्क भी बहुत
अधिक होता है। ये रिस्क देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता नहीं ले सकती है। इन्हें देश की राष्ट्रीय बचत योजनाओं में निवेश करने में विश्वास नहीं होता है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं, देश की गरीब एवं मध्य वर्ग जनता के लिए अल्प बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आकर्षक ब्याज दरों की योजनाओं को लाना चाहिए, जो बैंक से ज्यादा रिटर्न देने में सक्षम हो। महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि सुकन्या योजना के अंतर्गत जो लोग अभिभावक अपनी बेटियों का खाता खुलवाते हैं और अचानक में वो अभिभावक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सुकन्या योजना के अंतर्गत मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें बीमा जोड़ दिया जाए, तो बीमा के माध्यम से उस बेटी की शादी हो सकेगी। ये मेरा और निवेदन है। धन्यवाद महोदय। श्री के प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है? प्रभाकर रेड्डी जी नहीं है? अच्छा। श्री सुनील कुमार मंडल जी, श्री मनोज कोटक जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक विशिष्ट परिस्थिति में महाराष्ट्र और मुंबई के विभिन्न इलाकों में, महाराष्ट्र सहित मुंबई के विभिन्न इलाकों में मीजल्स यानी खसरे का प्रकोप, स्थानिक भाषा में गोवर का प्रकोप बढ़ रहा है। और मेरे संसदीय क्षेत्र में गोवंडी, शिवाजी नगर, मानकुर्द, इस सभी क्षेत्रों के अंदर खसरे के प्रकोप के कारण पिछले 1 महीने में 13 छोटे बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी आशंका है। 1 से लेकर 10 साल के बच्चों में ये संक्रामक परिस्थिति में भयजन्य परिस्थिति को क्रॉस कर चुका है। स्थानिक निकाय यानी मुंबई महानगर पालिका, स्थानिक राज्य सरकार, ताकि ये हेल्थ का विषय है, उसके ऊपर काम तो कर रहे। वैक्सीनेशन की कमी, मेल न्यूट्रिशन की कमी, कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। केंद्र से एक टीम ने आके जांच भी की है। मेरी आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से और सरकार से ये अनुरोध है कि इस परिस्थिति को काबू में लेने के लिए जल्द से जल्द उपाय योजना की जाए। मुंबई महापालिका और राज्य सरकार को हर संभव मदद प्रदान की जाए, जिसके कारण ये मीजल्स, गोवर यानी खसरे का प्रकोप रोकथाम करने में बहुत अहम भूमिका केंद्र सरकार ने निभानी चाहिए। वैक्सीनेशन को गति देनी चाहिए और मेल न्यूट्रिशन के भी केसेस के ऊपर इसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, I would like to submit the major issues concerning of Kozhikode International Airport. The airport is making highly profit, which has been facing various issues frequently. The major issues are following, sir. Sir, unnecessarily delay in procedures in RASA lengthening would largely discourage NRIs, who are the backbone of our economy, and others from availing service of this airport. Sir, I urge upon the government to expedite the RASA lengthening without curtailing runway in coordination with the state government as early as possible. Sir, secondly, recarpeting of 2,860-meter runway is expected to take a time of 11 months at Calicut. So when airports like Ahmedabad has taken only 2.5 months for the same, Cochin has taken less than 4 months' time. So kindly take necessary steps to bring down the time limit of recarpeting and bring it down to less than 4 months. Thirdly, airlines are charging exorbitant rates in comparison with the neighboring airports for cargo export to Calicut. It has caused a reduction of the exports considerably, affecting our economy and agriculture. Kindly intervene for reducing skyrocketed airline fare rising every day. I request you to set up a regulatory mechanism for the same. Sir, I urge upon the Civilization Ministry to support us in acquiring the necessary land for the expansion and extension of the runway and to make it one of the largest international airport of our country, and consider the above mentioned concerns with immediate attention. Thank you, sir. श्री अधीर रंजन चौधरी जी। सर धन्यवाद सर।
सर ये कहने के लिए यहाँ आए हैं और आपके और सारे देशवासियों की दृष्टि आकर्षित करना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं, इसके लिए सबसे मुख्य कारण ये था कि बेवजह बिना सोचे समझे जो कदम उठाया गया जिसका नाम है नोटबंदी। सर जिस मकसद को सामने रखकर ये नोटबंदी किया गया था, आज ये साबित हो रहे हैं एक भी मकसद, एक ही उद्देश्य सफल नहीं हुई, सारे नाकाम हो चुके हैं। और साथ साथ हिंदुस्तान की आर्थिक हालत जर्जर हो चुके हैं। मैं सर अपने आंकड़ों के मुताबिक ये कहना चाहते हैं कि ये कहे गए थे कि काले धन सब वापस आएगी, ये कहे गए थे फर्जी नोट नहीं बचेगी, ये कहे गए थे सर आतंकवाद खत्म होगी। सर आज ये हिंदुस्तान के, मैं आंकड़े के पास आंकड़े पेश करना चाहते हैं कि 2016 साल में कैश इन सर्कुलेशन था लगभग 18 लाख करोड़। अभी हिंदुस्तान में लगभग कैश इन सर्कुलेशन है 31 लाख करोड़ लगभग। इसका मतलब बस 72% इजाफा हुए हैं ये सर कैश इन सर्कुलेशन में। सर जब तक सर स्विस बैंक की सवाल होते हैं कि काले धन जो रखते हैं उसको गोली खा के, रात को नींद की गोली खा के सोने पड़ गए, जो कहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। आज स्विस बैंक में सर पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा 30,500 करोड़ आज स्विस बैंक के पड़ा हुआ है। सर भ्रष्टाचार की मुद्दा में आज ये हिंदुस्तान की यह हालत हुई है कि 2016 में हमारे सर रैंक था 79, आज आ गया 85। सर फर्जी नोट 102% बढ़ चुके हैं 500 रुपया की नोट पे, और 55% बढ़ चुके हैं 2000 रुपया की नोट पे। सर इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं धन्यवाद सभापति महोदय। ये कांग्रेस की जो घड़ी है सर 1950 में रुक गई है। जिस वक्त ये 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी सर, उस वक्त भारत की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन की थी, आज 3 ट्रिलियन की है, जो कि 5 ट्रिलियन होने वाली है। दूसरा नोटबंदी जो है सर, जो आरबीआई ने कहा कि हमारे कारण ये नोटबंदी हुआ और ये वेल थॉट प्रोसेस था। उसका कारण था कि इस देश में कांग्रेस के कारण टेरर मनी, आर्म्स मनी, ड्रग्स मनी, ब्लैक मनी और फेक करेंसी का पूरा बोलबाला था, और उसको खत्म करने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और यही बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार हो रहा है। और कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचारियों के साथ है, ये बांग्लादेशियों के साथ है, ये पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है, और इस देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ है। इसीलिए ये नोटबंदी का विरोध करती है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला है उसको उठाने का इसको कोई अधिकार नहीं। Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. This issue is regarding aqua industry and commerce ministry, sir. It is well-known fact that aqua exports from India. Speak. Sir, it is very well-known fact, sir. 70% of the aqua exports from India happens from Andhra Pradesh, sir. To the tune of 25,000 crores per year, it happens from Andhra Pradesh, sir. There are lakhs of farmers that are involved in aqua industry, and all these farmers are taxpayers, sir. They all pay the tax, sir. But for the last 2 months, the prices have crashed, sir. The price have crashed for the 2 reasons, sir. The one reason being that exports that are happening from Andhra Pradesh to USA has been discontinued, and most of these exports are happening from Ecuador to USA because of the proximity and the freight cost, sir. This is market dynamics. Of course, we cannot do anything, sir. But the second reason being the exports that are happening from Andhra Pradesh to China, sir. This has been stopped, sir, because of some audit that has happened from Chinese government, sir. So most of these processing plants has been closed, sir. But not only from India, sir, but from Indonesia and Vietnam also it has happened. But the governments of Vietnam and Indonesia has been pursuing with the Chinese and making sure they're opening. Sir. Just 1 minute, sir. But somehow we have made a lot of representations, sir, from Andhra Pradesh government as well made a lot of representations, sir, to make sure that these processing plants are open, sir, and speak to the concerned people in China from Chinese government, sir. But nothing has been happening for the last 2 months, sir. So many farmers are involved in this, sir. So please take it. I request the Commerce Ministry to take it, sir. श्रीमती रंजीता कोहली जी 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सभी मान्य सदस्यों से अनुरोध है 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, मैं उसका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आपका ध्यान लोहागढ़ के संरक्षक महाराजा सूरजमल जी के विषय पर की गई टिप्पणी की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, सोनी टीवी पर प्रसारित अहिल्याबाई धारावाहिक
मैं दिनांक 17 नवंबर 2022 को महाराजा सूरजमल के संबंध में अत्यंत निंदनीय टिप्पणी की गई। धारावाहिक में महाराजा सूरजमल जी को कायर बताया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल जी को लोहागढ़ भरतपुर के हिंदू धर्म रक्षक कहा जाता है। महाराजा सूरजमल जी के व्यक्तित्व पर की गई ऐसी टिप्पणी के लिए भरतपुर के लोगों के साथ साथ पूरे भारत के विभिन्न जगहों पर तथा महाराजा सूरजमल जी में आस्था रखने वाले लोगों में भी काफी रोष व्यक्त है। पूर्व में भी वर्ष 2019 में बॉलीवुड फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल जी को लेकर के गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे, जिसका लोगों द्वारा भारी विरोध किया गया था। उसके बाद उस चित्रण को हटाया गया, परंतु अब पुनः महाराजा सूरजमल जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद माफी मांग लेते हैं। मैं आपसे सदन के माध्यम से अनुरोध करती हूं कि इस तरह के वीर योद्धाओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ ओनली 1 मिनट वालों जी। ओके, आपकी बात आ गई जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. I'd just like to point out that just like diabetes is an epidemic of sorts in India, so is dental caries, the disease that causes cavities in our mouth and is a cause of progressive tooth decay. This is a huge health burden on India. It's a national burden. Now, the international consensus says that to prevent dental caries and cavities in adults, the minimum amount of fluoride in toothpaste should be 5,000 parts per million, ppm. Due to some outdated laws of the health ministry, currently there is no toothpaste in India that has fluoride content more than 1450 ppm. I would really request the health ministry to bring us in line with international standards and to change the standard practice in this, because dental caries and cavities is really causing a lot of problems. Thank you. श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी जी 1 मिनट। स्पीकर महोदय, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में गरीब के लिए पिछले 8 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। 2014-16 में जब नरेंद्र मोदी जी क्षमता में आया, उस टाइम में उन्होंने शपथ लिया था कि उनका जो काम होगा वो गरीब के लिए समर्पित होगा, महिला के लिए समर्पित होगा। जैसा उनका बात ऐसा उनका कर्म। कल कांग्रेस ने 70 साल में और तृणमूल कांग्रेस ने 12 साल में सिर्फ गरीबी का नारा उठाया और गरीबी हटाओ ऐसा ही बोला, लेकिन नारा अभी चालू है, लेकिन गरीबी अभी तक कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सारे योजना केंद्रीय सरकार का बंगाल में गए हैं, लेकिन बंगाल में जाके उनका चेंज हो जाता है। जो केंद्रीय सरकार का जो योजना होता है उसका चेंज हो जाता है। जैसा स्वच्छ भारत है वो निर्मल बांग्ला हो जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना बांग्ला आवास योजना हो जाते हैं। अगर आप लोग सुनेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा करप्शन है। हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो करप्शन हो रहा है इसको जांच होना चाहिए, इसका विचार होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का जो योजना है वो सबके घर घर में बांटना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. I would like to call the attention of the government to price hike of rice items in the market. In the past 3 months, the price of rice in the market increased by around ₹13 in Kerala in private market. The wholesale price of white rice now stands at ₹53 per kg, while brown rice is at ₹50 per kg due to fluctuations in the market. It is unbearable to households. The government must intervene in this matter immediately. In ration shop where most of the common people depends, cut short subsidy and quantity of rice. I humbly request here to allocate more rice with subsidy in ration shop for people irrespective of different categories. The government should ensure food grains to people in a moderate amount and must take necessary steps to restrain rice price. Thank you, sir. बात संक्षेप में कहिए प्लीज। जी सर, धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के हथुआन मंडल स्थित बंद पड़े सबिया एयरपोर्ट का अतिक्रमण हटाने एवं बिडिंग कराने के लिए आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय उड्डयन मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। सबिया एयरपोर्ट रक्षा मंत्रालय का है जो उड़ान योजना में शामिल है महोदय। इसे 1011 लोगों द्वारा 338.66 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके अतिक्रमण को हटाने के लिए रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर द्वारा अब तक जमीन से जुड़े सभी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जा सके, जिसके चलते जिला प्रशासन को
अतिक्रमण हटाने के लिए कानूनी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है। मैंने भी कई बार दूरभाष पर एवं लिखित रूप से उनको दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है, लेकिन अभी तक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय उड्डयन मंत्री जी से ये आग्रह करता हूं कि सबिया एयरपोर्ट पर कमर्शियल फिजिबिलिटी को देखते हुए और उड़ान योजना के तहत बोली की प्रक्रिया, परिचालन विधि और अतिक्रमण हटाने के लिए मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। महोदय, धन्यवाद। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झंझोड़ दिया था। और पंजाब के एक सूरवीर सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर उस नरसंहार का बदला लिया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि हाल ही में जलियांवाला बाग का पुनर्निर्माण हुआ था, रेनोवेशन हुआ था, और उस रेनोवेशन में कुछ ऐसी खामियां हैं जिसके कारण जो पंजाबियों की अंतरात्मा है वो पूरी तरह से प्रताड़ित है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे जो साइन बोर्ड लगे हैं, वो साइन बोर्ड भी सही पंजाबी में नहीं लिखे गए। एक वहां पे कोड़ों वाली गली है कि लोगों को वहां पे कोड़े मार के निकाला गया था, उसका नाम कोड़ों वाली गली रखने की जगह कोड़ियों वाली गली रख दिया है, जो कोड़ से पीड़ित लोग रहते हैं। इसी तरह से वहां पे म्यूरल्स लगे हुए हैं जो उस समय की जो पंजाबी पॉपुलेशन है उसको ठीक से दर्शाती नहीं है। जहां पे जनरल डायर ने आदेश दिया था गोली मारने का, वो भी स्पॉट ठीक तरीके से चिन्हित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भेज के या केंद्र सरकार की टीम भेज के, क्योंकि प्रधानमंत्री चेयरमैन है जलियांवाला बाग ट्रस्ट के, ये जो सारी खामियां हैं इनको सुधारा जाए। श्री धैर्यशील माने जी। अध्यक्ष महोदय, एक सेकंड। Abide with it. It was not General Dyer who was shot by Udham Singh. It was Governor O'Dyer who was shot. Okay. yes. ठीक है. ओके. धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपण मला शून्य काळामध्ये बोलण्याची संधी दिली। अत्यंत एक महत्वपूर्ण आणि गंभीर विषयावर मी सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो। देश हा सर्व नागरिकांच्यामुळे, सर्व प्रांतांच्यामुळे आणि सर्व बंधुभावानं राहणारा, देशातला प्रत्येक नागरिक आपला बंधू आहे आपण असं या ठिकाणी प्रिॲम्बल मध्ये सांगतो। आणि ह्याच भारतीय नागरिकांच्या मध्ये सीमावादाच्या निमित्तानं प्रत्येक गावागावांमध्ये आता वाद होतोय की काय, आणि देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण होतोय की काय, अशी परिस्थिती सीमा भागामध्ये तयार झाली। मी ज्या भागामधनं या ठिकाणी येतो साहेब, तो कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचा सीमेचा भाग आहे। आम्ही असा असतो की बंधुभाव जपला जावा, सीमावासियांच्या मध्ये फार दहशतीचं वातावरण खऱ्या अर्थानं आहे। तिथला असणारा मराठी माणूस पिचला गेलाय, त्या माणसाला कुठंतरी न्यायाची अपेक्षा आहे, न्याय व्यवस्थेकडनं, न्याय देवतेकडनं। पण आता त्याच्या बरोबरच राज्य शासन, तिथलं मुख्यमंत्री काही अशी स्टेटमेंट्स करतायत की ज्याच्यामुळं तिथल्या माणसाला हवालदिल होत आहे की काय, अशा परिस्थिती निर्माण होते। सीमेवर टेन्शन तयार झालेलं आहे, लॉ अँड ऑर्डरची परिस्थिती त्या ठिकाणी तयार झाली आणि भागाभागामध्ये मोर्चे आणि आंदोलन त्यामध्ये त्या ठिकाणी होत आहेत। पोलीस इतक्या मोठ्या प्रमाणात दडपशाही करतायत। वेदिका, कन्नड वेदिका नावाची एक या ठिकाणी समिती आहे जी मराठी लोकांच्यावर अन्याय त्या ठिकाणी करते आणि शासन पुरस्कृत अन्याय होतोय की काय, अशी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होते। मी स्वतः तज्ञ समितीचा अध्यक्ष म्हणून त्या ठिकाणी या दोन्ही राज्यांचं काम करतोय। माझी विनंती केंद्र शासनाला आहे की आता ह्या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्र बसवावं, ह्या दोघांच्या मध्ये समन्वय घडवून आणावा आणि त्यामध्ये दोन्ही राज्यांमध्ये चांगलं वातावरण राहील याची आश्वस्तता केंद्र शासनाने करण्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान आणि त्याचबरोबर आदरणीय अमित शाह या दोघांनी मध्यस्थी करावी आणि हे शांततेनं विषय जाण्यासाठी या ठिकाणी केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा। थैंक यू चेयरमैन सर, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, हमारे देश का आबादी करीब 33 करोड़ था और उस समय एक आंकड़ा आ गया था हमारे सामने और आज भी वो आंकड़ा बार बार चर्चा में है। वो ये है कि कितने फ्रीडम फाइटर्स हमारे जेल गए और कितने आर्म स्ट्रगल में शामिल हुए,
कितने आईएनए में नेताजी के नेतृत्व में हमारे मणिपुर तक कूच किया था। करीब 10 लाख ही थे, 10 लाख ही थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे। जब हमारे देश 1972 में इंदिरा जी के जमाने में सिल्वर जुबली मना रहा था, उस समय ये सारे स्वतंत्रता सेनानी को एक कॉपर प्लेक दिया गया था। ये स्मृति चिन्ह हर एक परिवार के पास है जो जेल गए थे, जो स्ट्रगल में शामिल हुए थे। आज हम अमृत काल मना रहे हैं। मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है कि ये अमृत काल में जितने स्वतंत्रता सेनानी अभी भी जीवित है, उनको तो सम्मान करे, पर उसके साथ सारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को फैमिली ऑफ पेट्रियट्स इस हिसाब से एक आइडेंटिटी भी मिलना चाहिए। मेरा मांग ये है कि जैसे अमेरिका में जो आज से करीब 200 कुछ साल पहले वहां फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, हर एक परिवार को चिन्हित करके उनको फैमिली ऑफ पेट्रियट्स के हिसाब से सनद मिला है। मेरा मांग ये है सरकार से कि ये अमृत काल के समय सारे परिवार को जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, उन सबको इस तरह का एक फैमिली ऑफ पेट्रियट्स आइडेंटिटी कार्ड मिलनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने हमें शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ से कई सौ गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। यहाँ पर लोगों को अपनी छतों पर, सड़कों पर रहने को मजबूर थे। भीषण बाढ़ की वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। किसान, गरीब, मजदूरों, जानवरों को बाढ़ से फसल, मकान, जान माल का काफी नुकसान हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के लिए और इन दोनों जनपदों में बाढ़ से हुए नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से इस आपदा से राहत मिल सके। धन्यवाद। सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है सर, नौजवान जो है, सूखे नशे के आदी हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है। सर, वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है। सर, वहां पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की चीज आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है। बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने क्या सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए, और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, माँ और बहन की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday I was answered in Loksabha by the Ministry of Minority Affairs with a statement that government has
decided to stop Maulana Asad's National Fellowship. It is really shocking, and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. Honorable Ministry says that the Maulana Asad National Fellowship is overlapping with other scholarship. If there is such overlapping issues, the government shall systematically solve that issue. Cancelling the entire scheme is not a wise idea. If there is no Maulana Asad Fellowship, the students from minority sections who are not coming under other reservation criteria like OBC, SC and ST will be pushed away from all fellowship schemes. The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Asad, who is India's first education minister, is an insult of his legacy. I kindly request Honorable Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop Maulana Asad National Fellowship immediately. दोपहर 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है। आजादी के बाद देश की पहली लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। मराठी परिवार से संबंध रखने वाले जीवी मावलंकर का अधिकांश जीवन अहमदाबाद में गुजरा। दादा साहेब के नाम से मशहूर मावलंकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ऐसे मानदंड स्थापित किए जिनकी मिसाल आज दुनिया देती है। मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जीवी मावलंकर ने न सिर्फ संसद भवन में नियम और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि कई संशोधन भी वो लेकर के आए थे। इसमें प्रश्नकाल को नियमित जीवी मावलंकर ने किया, जिसके बाद जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई। काफी कड़ाई के साथ वो संसद भवन में मान मर्यादा का पालन करते थे और सांसदों से भी करवाते थे। सांसदों को शपथ दिलवाने की शुरुआत जीवी मावलंकर ने की थी। एक बार उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ कर देना। गुजरात में उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिस दौरान 6 साल उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के अलावा उनकी पहचान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी है। उनके योगदान को देश कभी भी नहीं भूल सकता।
स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। जीवन अहमदाबाद में गुजरा। दादा साहब
Honorable members, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. अभी हम नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे. श्री सुनील तत्कड़े, नॉट प्रेजेंट. श्री अधीर रंजन चौधरी. Thank you, Chairman, sir. Sir, already the issue of sports has been widely discussed inside the House, and a large number of our esteemed colleagues have already participated in these discussions and ventilated their views and opinions in an elaborated manner. And all of us are being enlightened by the contribution of each of those esteemed members. Sir, the issue is that there is no doubt of sports potentialities, including talent in our country. But in spite of all our talents and potentialities, there is no denying the fact that we have been also lagging behind in respect of sports in the globe. Sir, every day we are watching the World Cup football. A country consisting of 30 lakhs population, they have got the guts and gumption to organize the World Cup. And as a host country, they have also played in the World Cup. Sir, even in the 1930, Uruguay organized the World Cup when their total population was 19 to 20 lakhs, more or less 19 to 20 lakhs. Even a constituency of our country consists of more populations than the entire population of Uruguay, Lithuania, etc., etc. Even day before yesterday or 2 days before yesterday, I was watching the performance of Uruguay in the World Cup. It clearly vindicates that the talent does not depend upon the population, because India is a country of second largest population in the world. However, we have been lagging behind. So first of all, I think that across the party, irrespective of our color, creed, religion, party, etc., etc., we should have a threadbare introspection into this aspect and try to find out, to explore the ways and means so as to strengthen our sports sector in the country. Sir, as we know that sports is an identity of a nation. Brazil is very much identified with the football. When we come across the name of Pele, immediately the country that is visualized upon us is that name, Brazil. When we talk about Messi, immediately it visualizes that the country name is Argentina. That is, a country is identified with sports. Even Dhyan Chand Singh of our country, who had earned the laurels in the world of hockey, India still can boast of him. So certainly there is no dearth of talent in our country, but I think we have been failing to exploit that potentiality and talents available in this country.
Sir, now the legendary footballer Pele has been languishing under various ailments. So on behalf of me, I must extend my great wishes so as to he may get well as immediately as possible. Sir, both of our ministers are very younger in age. I would like to draw their attention to some of the aspects which may further facilitate their performance. First of all, sir, the budget that has been allocated for the sports sector, I think it's too meager to do anything substantial. The total budgetary allocation toward the ministry in 2022 to 23 is 3,063 crore. Sir, if we go by the allocation of the funds to various sector of our sports related department, we can easily come to the conclusion that the budget that is supposed to have been allocated is really abysmally poor. That does not mean that I am going to compare the budget allocation of this government or that government, because initially I have categorically stated that we need to have an introspection into those areas for which we have been lagging behind. Sir, insofar as budget allocation for the Ministry of Youth Affairs and Sports is concerned, here it is observed that Nehru Yuva Kendra Sangathan, where allocation has been reduced. So far as Khelo India program is concerned, it's a program which was initiated with a great euphoria in our country. I can draw the attention of the Honorable Ministry that Khelo India is certainly an umbrella program implemented in 2016-17. After the merger of Rajiv Gandhi Khelo Vision, assistance for creation of urban sports infrastructure, and the National Sports Talent Scheme, it aims to infuse sporting culture and achieve sporting excellence in the country. But the fact is that year after year, the actual which has been observed vis-a-vis the allocation, it is found that actual has been declining. 2016-17 actual was 74% vis-a-vis the budget. 2021 the actual was 43%. It clearly demonstrates that even the allocated money is not being spent. That is why I am drawing the attention of this concerned ministry. Just so far as sports infrastructure is concerned, existing sports infrastructure is to be utilized through a committee containing sports person and local stakeholders. Gaps in availability of sporting infrastructure are to be identified and filled with support through the scheme. So already our esteemed colleagues have made a plethora of suggestions, and I do not want to afford more because already ministry has been having a plentiful of suggestions. Insofar as playfield development is concerned, sir, a national inventory of playfields and sports infrastructure is to be prepared. State and district playfield associations are to be created to put in place a strong institutionalized mechanism for preserving and developing playfield. Sir, it is interesting to note that
according to the survey, half of the primary school in many states in our country do not possess the playfield. How the country will be nurturing our future talents, that is a moot point. That is a moot question. Sir, in so far as National Sports Policy 2001 is concerned, there all the valuable suggestions were given, were put in place. But the fact is that it is not being implemented. Sir, popularizing sports was advised in the National Sports Policy 2001. Infrastructure development was highlighted. Excellence in sports was stated in the policy. Now the ministry will set up centers of excellence that will identify and train outstanding sports persons to achieve better performance in international sports. What is the present status of the centers of excellence? I would like to know. Sir, again, Sports Policy 2001 envisaged that sports will be made a compulsory subject of learning up to the secondary school level and incorporated into student evaluation. I do not know whether it is being implemented or not. Government may cite the issue that it is a step. I just don't want to disturb your wavelength. But there are few more members also to speak. Sir, if you may say what is the time, I can. Listen to me. And as is expected that the minister will be replying to the discussion today at 2:45. Sir, I came to learn that today minister will not tomorrow, on Sunday, Monday, I think. Today. Minister is going to. No problem. So I am cutting it short. No problem. I am cutting it short. No problem, sir. So 3-4 issues I would like to mention over here. That sustained efforts should be made to break the perception of the sport as a recreational activity. So there is a popular saying that खेलोगे, कूदोगे, होंगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, होंगे नवाब. ये बदलना चाहिए. खेलोगे, कूदोगे, होंगे लाजवाब, लिखोगे, पढ़ोगे, फिर भी बनेगा नवाब. ये सोच बदलना चाहिए. So the proposal to transfer sports to the concurrent list of the Constitution could be examined, provided it is beneficial to this sector. Sir, again, there is a need of an independent regulator for sports as a sports regulatory authority. Sir, even Mr. Rathore, he has been proposing to delete the name of authority. I do not know what is the reaction of this government. Sir, lack of adequate coaches is another area of concern. In March 2017, the SAI had 948 coaches across 25 disciplines against a sanctioned state of 1524 coaches. What is the present status of the number of coaches, the share of indigenous coaches and hired coaches available in our country? Because government, Modi government himself has been pleading for local. So what is the status of the indigenous coaches who are available in our country for our future talent, to nurture our future talent? Sir, again, India was famous for hockey. Hockey was identified with our country. But now, again in that field also, we have been lagging behind. Out of 86 existing astroturfs, only 50 were in good condition. The committee, standing committee, was informed by Hockey India that 500 additional astroturfs were required in the country. What is the reaction of this government? Again, there is a proposal being pending over here that India should have an anti-doping legislation, whether the government has been pondering over it
that also needs to be elaborated over here. Sir, para athletic sports persons, sir, who are para-athletic, their classification should not be neglected and proper system may be evolved for the identification, education and training of a classifier. Yes. Sir, 15 मिनट हो गया. Sir, हो गया. सर, मैं और दो मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि जो साई है, साई के खिलाफ सेक्सुअल एम्बैरेसमेंट की शिकायत दर्ज होते हैं. ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्ची अगर जाए ट्रेनिंग में और उनके साथ अगर कोई बुरा बर्ताव हो तो इसका बुरा असर भी हो सकता है. 45 कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, 29 against 29 coaches. Kiran Raju ji, for your convenience, I am referring this data. An Indian cyclist recently, what happened? An Indian cyclist recently filed a complaint with Sai accusing against coach for sexual harassment in Slovenia. Your point has cyclist thrown back Your to point India. It's, So you are encroaching into Mr. Suresh's time. again, I am also highlighting the issue Yes. of those poor plight of Indian sportsmen who have retired from the scene. See, those are being totally neglected in our society. Even Bimala Munda, ये नेशनल कैडेट चैंपियन, इस क्या करती है? दारू बेचती है, क्योंकि उनको अपना पेट चलाने की साधन नहीं है. तो स्पोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए. हमारे देश में क्या होते हैं? हमारे देश में प्री सक्सेस कोई इंसेंटिवाइजेशन नहीं है. हमारे देश में पोस्ट सक्सेस इंसेंटिवाइजेशन है. मतलब नीरज शर्मा जब मेहनत करते थे, कुछ पैसा नहीं मिले, सक्सेस होने के बाद तुरंत उनको पैसे की कोई कमी नहीं निकली. तो इसलिए हनुमान बेनीवाल, सर नीरज चोपड़ा, एक वर्ड खत्म करने देंगे सर? सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को मैं जिक्र करना चाहते हैं. सर स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को मैं जिक्र करना चाहता हूँ इसलिए कि हम सबको इस बारे में जानकारी होना चाहिए. सर द वर्ल्ड रिनाउंड बास्केटबॉल कोच, सर फॉर लेजेंडरी बास्केटबॉल कोच मिस्टर जिमी भलभाना, legendary basketball coach delivered a speech while receiving Arthur S.A. Courage Award. Sir, when everybody knows that he was going to die within a few weeks because of cancer, he retorted that cancer can take away all my physical abilities, but it cannot touch my mind, it cannot touch my heart, it cannot touch my soul. And the three things are going to carry forever. Sports is a friendship, sports is a health, sports is a education, sports is a life, and sports bring the world together. So we must promote the sports in our country by employing all our resources. Thank you. Hanuman Beniwal, you have 5 minutes. जल्दी सभापति महोदय, आज सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 193 पे जो चर्चा चल रही खेलों पे उस पर मुझे बोलने का मौका दिया. भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तरफ युवा कार्यक्रमों और खेल मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा. सदन के अंदर इस चर्चा के अंदर मेरे से पहले कई वरिष्ठ साथियों ने अपनी अपनी राय दी थी. भारत में खेल प्राचीन काल से आधुनिक काल तक परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरे. कबड्डी, शतरंज, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा, तीरंदाजी आदि परंपरागत खेलों के अलावा विभिन्न देशों के संपर्क में आने भारत में क्रिकेट, जूडो, टेनिस, बैडमिंटन आदि खेलों का भी खूब प्रचलन हुआ. साउथ में भारत सरकार की वेबसाइट पर खेलों के संबंध में दिए गए व्यक्तियों को पढ़ना चाहूंगा. उसमें लिखा है कि मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही. खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों का अच्छा बनने में भी सहायता करते हैं. इंटरनेशनल स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया. ये बात तो सही है महोदय, लेकिन मैं मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ हमें ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा. किस तरह बढ़ाना, किस प्रकार हम गांव के अंतिम छोर पर बैठे उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को आगे ला सकें जिसके पास वित्तीय संसाधन नहीं है. इस हेतु हमें सोचना होगा. सौद महोदय, आज जब जनसंख्या की बात आती है तो समूचे विश्व में दूसरे नंबर पर भारत का नंबर है
ओलंपिक मेडलों की बात आती है तो हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि जो देश ओलंपिक मेडल लाने में अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं, चाहे वो चीन हो जिसकी जनसंख्या हमसे अधिक है, या और उन देशों में एक तय स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्कूलों का मॉडल है, जिसके जरिए उसका पैसा ट्रेनिंग पर ही खर्च होता है। इस वर्ष के बजट में खेल मंत्रालय को 3062.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 21-22 के बजट अनुमान की तुलना में 11.08% अधिक है। ये बात सही है कि अपने खेलो इंडिया सहित कई योजनाओं के माध्यम से खेल क्षेत्र में व्यापक सुधार की कोशिश की है, लेकिन ओलंपिक मेडल लाने में हम पीछे क्यों हैं, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। हमें सरकार के स्तर से बिना किसी भेदभाव के उन प्रतिभाओं को आर्थिक संबल देना होगा जो योग्य, और तब जाकर भारत का नाम भी ओलंपिक मेडल लाने वाले देशों में अग्रणी पंक्तियां पहले, दूसरे, तीसरे स्थान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में भी खेलों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। हमारी संस्कृति ने हमें बहुत कुछ सिखाया। बस जरूरत है सरकार गांव के अंतिम छोर पर बैठे प्रतिभा को पहचान कर उसकी मदद करे। और इसी क्रम में मैं मांग करूंगा कि केंद्र के स्तर से खेलों को बढ़ावा देने, प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बजट जारी किया जाए। सबसे हमें खिलाड़ियों की भावनाओं को समझना होगा। अगर किसी के साथ कहीं अन्याय होगा तो उसे हमें समझना होगा, लेकिन शासन प्रशासन के स्तर से कई बार अंदर की किसी खिलाड़ी की जान तक ले लेती है। कुछ ऐसा ही मामला मैंने लोकसभा में उठाया था कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनने की इच्छा दिल में लेकर बैठी और इसके लिए मेहनत करने वाली 17 वर्षीय पहलवान रितिका कुमारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे विजेता होने के बावजूद भरतपुर में आयोजित प्रतियोगिता में उप विजेता घोषित कर दिया गया। मैंने विस्तार से सदन में मामले को रखकर केंद्रीय जांच एजेंसी जांच की मांग की, और आपने इस राज्य का विषय बताकर ड्रॉप कर दिया। लेकिन ऐसे संवेदनशील मामले के अंदर केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरी खेल मंत्री जी से मांग है, इस मामले को भी दिखवाकर इसको आप मंगवा के दिखवाएं। इसमें मेरी मांग है, मेरी आपके माध्यम से मांग है, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के अहम हिस्सों में खिलाड़ियों पर उत्पन्न होने वाली मानसिक दबाव से निपटने के तरीकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। समझ महोदय, आज खेलों के क्षेत्र में जो चयन करता है उनमें से कई संकीर्ण मानसिकता के लोग बैठे हैं। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी नवंबर 2021 में मंत्री जी मैंने आपको बताया था, आपने उसके अंदर मदद भी करी थी। 2021 में बहरीन में एशियाई यूथ पैरा गेम्स आयोजित हुए। उसमें मेरे राजस्थान की सीकर जिले की एक दृष्टिबाधित बेटी थी शालिनी चौधरी, और पैरा ओलंपिक कमेटी में बैठे कुछ लोगों ने उसके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी गलत भेज दी, जो वीजा में गलत अंकित हो गई थी। मैंने आपसे बात करी, आपने करवाया, लेकिन तब तक उसका एक मैच हो चुका था वहां पे। ये अपने यहाँ की जो गलतियां थी आपके डिपार्टमेंट की, ऐसे मामलों में आप जांच करा के जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई, ताकि आइंदा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो देश के अंदर। बहुत बड़ी बात है सर। मैंने पत्र लिखा, आपने मदद भी करी। ऐसी इरादतन त्रुटि के कारण कैसे हम प्रतिभाओं का नुकसान होने दे रहे हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी प्रमुख मांगे रहेगी सभा महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर जहाँ से मैं आता हूँ, सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जाए और वहाँ यूथ हॉस्टल के लिए जमीन उपलब्ध है, 4 दीवारें भी बनाई। आप यूथ हॉस्टल की भवन निर्माण का बजट जारी करें। मैंने आपसे व्यक्तिगत निवेदन भी किया था, और आप क्योंकि खुद नौजवान हैं, नौजवानों की राजनीति करें, हमारा ध्यान भी पूरा रखता है, तो नागौर को आप विशेष रूप से लिखें। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना चल रही है। इसमें आप आर्थिक तंगी में रहने वाले खिलाड़ी 5 लाख रुपए तक मदद करते हैं। इसमें राशि को 15 लाख रुपए बढ़ाकर एक मिनट प्लीज कोऑपरेट, एक मिनट 15 लाख करवाने का कराएं सर। पर्वतारोही मंत्री महोदय, पर्वतारोही बहुत ज्यादा गांवों के बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव में सरकारी उनको मदद नहीं मिलती। मेरी मांग रहेगी कि पर्वतारोही के लिए सरकार के स्तर से 10 लाख रुपए से अधिक आर्थिक मदद देने का प्रावधान बनाया जाए, क्योंकि इससे खर्च बहुत आता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर कदम उठाया जाए। एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, मैं कुछ डिमांड है मेरी सर। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रत्येक जिला में आधुनिक सुविधाओं युक्त मैदान विकसित किए जाए। कबड्डी को ओलंपिक में शामिल करने के लिए भारत पैरोकारी करें। गांव के परंपरागत खेलों को बचाने की दिशा में कार्य किया जाए। और लास्ट है मेरा, आर्थिक कमी के कारण तीरंदाजी क्षेत्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के पास धनुष नहीं है, शूटिंग के क्षेत्र की प्रतिभाओं के पास संसाधन नहीं है। वो MP MLA के पास आते हैं कि आप नया धनुष हमें दिलाओ, हमें पिस्टल दिलाओ, बंदूक दिलाओ। तो हम केंद्र को ऐसे मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रितेश पांडे जी, लास्ट है मेरा, 1 गोल्ड, इसमें हम मदद करेंगे, 2 रजत व 4 कांस्य पदक हमें प्राप्त हुए हैं। अमेरिका, जापान व चाइना की तुलना में हमारा मेडल लेने का आंकड़ा बहुत कम है। सब निवेदन इतना ही करूंगा, जितना बड़ा हमारा देश है, जब ओलंपिक एक मिनट समाप्त करूंगा, जब ओलंपिक एशियाड होते तो पूरा देश टेलीविजन पे लोग छुट्टी मनाते करते हैं, लेकिन जब पदक जीतते हैं और हम एक पदक से इतने खुश हो जाते हैं, और फिर आप लोग यहाँ दिल्ली से बयान जारी करते हो कि इंडिया बहुत आगे हो गया। किधर आगे हो गया?
सबसे ज्यादा आगे हुआ कोरोना में रितेश बूथों जी। में, हमारे 50 लाख मरे इंडिया के अंदर। शुरू करिए। मेरा खेल मंत्री जी से निवेदन है, आप नौजवान है, बहुत बहुत एक मिनट सर, समाप्त तो करने दीजिए। बात तो समाप्त, एक सेकंड, लास्ट सेकंड पंडित जी, माइक सभापति बंद हो महोदय, गया है। एक सेकंड समाप्त हो गया, एक सेकंड। मेरा मंत्री जी आपसे निवेदन है कि आप हमेशा नौजवानों की तरफ ध्यान रखते हैं और करा जी का टाइम ज्यादा। रितेश जी, आपका समय। आप बैठे हो सर, एक सेकंड तो कराओ आप, हम चलिए, के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। हो गया पांडे जी मानोगे नहीं आप, एक सेकंड मेरी बात तो पूरी करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता डिमांड कर महोदय। लेता सर, मैं तो आपके कहते बैठ जाता हूँ, वैसे आपकी भारत बात मानता हूँ। आपको 7 मिनट से ज्यादा समय दिया गया है, आप बोल नहीं रहे कुछ। डिमांड आप बोल नहीं रहे, कुछ डिमांड है नहीं। हाँ, एक लास्ट डिमांड, लास्ट बता दीजिए। तो चालू तो कराओ सर। हो गया सभापति महोदय, मेरी मंत्री जी और सरकार से अपील है कि खेलों हर नौकरी के अंदर, हम देख रहे हैं कि स्टेट के अंदर कई स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऐसे, दिल्ली के अंदर भी हो गया। खेल जो खिलाड़ी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के होते हैं, धन्यवाद। उनका नौकरियों के अंदर भी आरक्षण हो, ये हमारी मांग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खेल के विषय पर यहाँ पे 193 में बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। भारत हर एक क्षेत्र में विश्वगुरु बनने की चेष्टा रखने का काम कर रहा है, चाहे वो आर्थिक स्थितियां हो, चाहे वो देश में सामाजिक स्थिति हो, चाहे विश्व स्तर पर अपने नाम को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने की एक चेष्टा रखने का काम वो भारत रखता है। स्पोर्ट्स इन चेष्टाओं को हकीकत का रूप देने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी पड़ाव है, जिसमें हमें अपने आप को स्थापित करने की जरूरत है। लेकिन आज इसकी सच्चाई हमें इससे पता चलती है कि क्रिकेट को छोड़ करके कोई ऐसा दूसरा खेल नहीं है जिसमें भारत पहले तीसरे स्थान पे हो। यहां तक कि हॉकी और अन्य स्पोर्टों में भी अभी हम चौथे स्थानों पर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे शुरुआत में ही सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ओलंपिक, जिसमें सभी देशों को माना जाता है कि उनकी जहां प्रतिस्पर्धा होती है और जिसमें पता चलता है कौन सा क्षेत्र आगे है स्पोर्ट्स के इलाके में, तो उसमें यूएसए को 39 गोल्ड, चाइना को 38 गोल्ड, जापान जैसे देश को 27 गोल्ड मिलने का काम होता है। भारत 48वें स्थान पर 1 गोल्ड मात्र के साथ वहां पे खड़ा हुआ है। फुटबॉल, जो कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, आज भारत 104 स्थान पे खड़ा हुआ है और चाइना जैसा देश, जिससे हमें अपनी तुलना करनी चाहिए, वो 19वें स्थान पर है, 39 स्थान पर है। इससे यह स्थापित होता है कि हम कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत ही पीछे हैं। इसमें 3 प्रमुख कारण हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं इन 3 प्रमुख कारणों को यहां पे जरूर रखना चाहूंगा। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो भी फंड्स जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डालती है, उसका यूटिलाइजेशन भी ठीक से नहीं हो पाता। दूसरा, कोचेस का शॉर्टेजेस, और तीसरा टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले मैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे आऊंगा। अभी हमने जो है ये देखा हुआ है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने 3165 करोड़ रुपया 2022 से लेकर 2026 के साइकिल में खेलो इंडिया मिशन में दिया हुआ है। लेकिन इसमें भी अभी हमने देखा है पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक जो इसके अंदर फंड्स दिए हुए हैं, 500 करोड़ में सिर्फ 520 करोड़ में से मात्र 500 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है और 320 करोड़ में से मात्र 300 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है सन 2018-19 और सन 2019-20 के साइकिल के अंदर। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, हम लोग आ जाए कोचेस के शॉर्टेजेस पर। कोई भी खेल के अंदर यदि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की सोच रखना चाहते हैं, तो हमें उनको प्रशिक्षण देने के लिए अच्छे कोचेस की जरूरत रखनी पड़ती है। हमारे कोचेस ना, बहुत सारों के पास हाई लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं है, और यदि उनके पास आती है तो इतने सारे स्कूलों में और विद्यालयों में हम हाई लेवल के कोचेस नहीं रख पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स की जो जनरेशन आगे आने वाली है उसको कमजोर करने का काम करती है और ये बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। इसी के साथ साथ तमाम जो संघ बने हुए हैं अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर, अलग अलग स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स संघ बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं व्यापक भ्रष्टाचार के शिकार होने का काम करते हैं। उसके अंदर भेदभाव, हमको चाहे वो जातिगत भेदभाव, चाहे वो भाईवादी का भेदभाव, और चाहे वो पैसे की कमी के होने का, भ्रष्टाचार का भेदभाव, ये देखने को मिलता है।
इसके अंदर सरकार को कहीं ना कहीं एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी की स्थापना करनी चाहिए, जो कि इसको देखे कि किस तरह से इस भेदभाव को हम रोकने का काम करें। जातिगत भेदभाव का मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रखना चाहता हूं साहब, सिर्फ बोल करके मैं खत्म कर रहा हूं। अभी सजेशन, अभी आपके ही स्टेट से, उड़ीसा से मान्यवर जो वहां के चीफ मिनिस्टर है, उनके सहयोग से एक बहुत ही अच्छी हॉकी की टीम को भेजा गया था। वहां पे हरिद्वार की एक लड़की वंदना कटारिया खेलने का काम कर रही थी। जब हम फाइनल में हारने का काम किए तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके घर के बाहर पटाखे फोड़े गए और यहां तक कि उनको जाति सूचक गालियां देने का काम किया गया और यह कहा गया कि हॉकी टीम के अंदर बहुत ही ज्यादा दलित लोगों का को एकत्रित कर दिया गया और इसीलिए हम लोग हारने का काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की मानसिकता को दिखाने का काम करता है कि ये भेदभाव अभी भी हमारे देश में पनपने का काम कर रहा है। इसको स्पोर्ट्स से हटाने का कैसे हटाया जा सके, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें जात पात को दूर करके ही हम आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात को यहां खत्म कर रहा हूं लास्ट में। देखिए सर, सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों का चयनित करना और छोटे रूप से बच्चे से उसको चयनित करने का काम करना। हमारे देश में गरीबों के बीच में जो वहां पे ज्यादातर अनुसूचित जनजात और शेड्यूल कास्ट के लोग रहने का काम करते हैं, यहां पे अथाह टैलेंट पड़ा हुआ है। ये टैलेंट की एक खान है। इनके पास क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसको हमें कैश इन करने के लिए भेदभाव को हटाने की जरूरत है और स्पोर्ट्स में और मजबूती देने के लिए मेरा आपके माध्यम से स्पोर्ट्स मिनिस्टर से निवेदन है कि बिल्कुल आप सोचने का काम करिए कि किस तरह से ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं इसको स्पोर्ट्स में आगे आगे। धन्यवाद। Thank you, Honorable Chairman, to give me. Thank you, Honorable Chairman, to allow me to speak on this important 193 matter for sports promotion. Honorable Chairman, let me invite the attention of House to the importance of traditional sports from Kerala, the snake boat race, which attracts the attention of the world through its athletic excellence and true sportsman spirit. I'm only focusing the water sports. I'm not going to, because of the time constraint, I'm not going to. So there are numerous boat races that are held with global fanfare, including the world-famous Nehru Trophy boat race that was named by Pandit Jawaharlal Nehru, who himself took time to release the marvel of traditional snake boat race in Lake Punnamada, Alappi district, Kerala. Chairman sir, Kuttanad is the center point of the boat race competition. Sir, apart from this, Chambakulam Moolam boat race, Neeratupuram Maman Mapla boat, trophy boat race, Pulangundu Rajiv Gandhi trophy boat race, Kainagiri boat race, Paipad Chadayam boat race, and Pandanad boat race, Kayangulam boat race, Chanditala Vadakuttakadu boat race, and Taratangadi boat race, Kottayam, Kollam Present Trophy boat race, and Mandro Island boat race, and several other make Kerala, an important destination of the several acclaimed boat races. Sir, Kerala, an important destination of several acclaimed boat race. Kollam boat race was named Present Trophy boat race after Srimati Pratibha Devi Singh Party graced the occasion, and former PM Rajiv Gandhi had visited Kerala at that time. One boat race was there, Pulangun. Then that boat race, after that boat race is the Rajiv Gandhi Memorial Trophy boat race. So Prime Minister, President of India, Prime Minister of India, and also so many speakers of the Loksabha, Meera Kumarji, and so many other previous speakers and union ministers had attended several occasions for the boat race in Kerala. So, the famous snake boat that are described, famous snake boats that are described in Malayalam word Jala Raja Kanmar. That means emperors of the waters. Emperors of the waters. That
മലയാളം വേർഡ് ജലരാജാക്കന്മാർ. എംബറേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ, ചെറുതന ചുണ്ടൻ, ജബർ തായങ്കരി ചുണ്ടൻ, നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ, കാവാലൻ ചുണ്ടൻ, സെയിന്റ് ജോർജ് ചുണ്ടൻ, പാർത്ഥസാരഥി ചുണ്ടൻ, പായിപ്പാട് ചുണ്ടൻ, and also Sri Ganesh, Chambakulam, Kainagiri Boat Club. There are number of chundan boats are in Kerala, especially in Alapi district, my constituency, Kutana. Sir, let me come to the operational and allocation requirement of snake boat racing. Sir, so far the government of India, Ministry of Sports, are not given any attention of this boat racing competition in Kerala. That's why I would like to invite the attention of Honorable Sports Minister to intervene, to participate or to help this. Sir, the lack of permanent or semi-permanent pavilion for spectators of the snake boat race is important issue. Even though a small pavilion is erected Punnamada for Nehru Trophy, huge capital expenditures making organizers refrain from construction of pavilion, since snake boat race is known as cricket in the waters. Debate its popularity, the infrastructure deficiency must be addressed through the central government. The government must allocate necessary funds for the construction of permanent or foldable pavilion, as it will attract more tourists and spectators, as well as help address funding gap infrastructure. The lack of pavilion are also forcing the organizers of the boat races to do with a makeshift pavilion made adjoining Jangar boats that is expensive. The provision of the bonus for all boats, races and horsemen is a necessity, which also turning to be burden for organizers, and only handful race are given funds from the government and bonus payouts run into lakh. Sir, there are numerous type of boat races classes such as Iratugutti, Veppa, women exclusive races are also included in the competition. Sir, I'm concluding, sir. This is very important. Please conclude. Sir, these items, these water sports, nobody was touching here. That's why Your point is already well taken. 2-3 minutes. I'm concluding. Well taken. The training for races begin about 6 months prior to competition, and huge amount of required the payout. The annual maintenance and routine repairs of also not backed to any state fund, and they run huge amount in liability. Honorable Chairman, sir, despite the financial liabilities, the organizers continue to arrange the boat race due to the enthusiasm of public and tourists alike. Boat race is also symbol of national integration, as people gather and encourage and congregate of the large numbers of living behind race, religion, gender, and class to experience the spirit of boat race. I conclude, sir. Last para. Therefore, by assessing the huge public demand possibility, the development boat racing, the sporting even international standard, I would request the government to constitute an expert team to study the boat race competition in Kerala, and also sufficient fund should be given from government of Kerala. Sir, Thank you. Sir, finally, sir, whenever the boat race is going there is a people are raising the slogan "Arpo Irro, Arpo Irro, Arpo Irro." This is the enthusiasm of the whenever the competition, boat race competition is going. At that time, the jubilant people are raising this slogan "Arpo Irro, Irro." So I would like to request Honorable Minister through you, sir. Yeah, please. You would like to invite I would like to invite Honorable Sports Minister. Are you inviting the minister? Are you inviting the minister? Yes. Lastly, I would like to invite Honorable Sports Minister to next year. You come to Kerala. Yes. Attend Nehru Trophy competition. Anyone boat race competition. All is well. And also, Thank you. I would like to invite all the honorable members. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। स्पोर्ट्स पे गंभीर चर्चा, और ये चर्चा ऐसी कि 135 करोड़ देशवासी जिसके दिलो दिमाग पर खेल कैसे बढ़े, ओलंपिक में हम कैसे पदक जीते, और भारतीय लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ
का देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो जीते हुए खिलाड़ी हो, चाहे वो हारे हुए खिलाड़ी हो, खेल के दौरान सबसे बात करना, उनको मनोबल बढ़ाना। ये पहला प्रधानमंत्री देश में हुआ। जब हम खेलने जाते हैं, प्रधानमंत्री अपने घर में बुलाते हैं खिलाड़ियों को, उनको शाबाशी देते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। जब खेल के दौरान जीतते हैं, हारते हैं, तो भी प्रधानमंत्री बात करते हैं। जब खेल के आते हैं तो प्रधानमंत्री उनको शाबाशी देते हैं, उनको चाय नाश्ता कराते हैं। यह है मनोबल बढ़ाना खिलाड़ियों को। सभापति महोदय, मैं झारखंड से आता हूं और झारखंड में बहुत बड़ी पौध है, जहां क्रिकेट, जहां हॉकी, जहां फुटबॉल, जहां कबड्डी, जहां कुश्ती, बड़ी बड़ी पौध है। और हमने कॉमनवेल्थ गेम में हॉकी में जो ब्रॉन्ज जीता, उसमें 3 ट्राइबल बेटियां थी हमारी, वो भी 20 साल के नीचे, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और निक्की प्रधान। हमने वो करके दिखाया, हमारे बच्चों ने करके दिखाया। हमारे यहाँ लॉन बॉल में लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की गोल्ड लेके आई, सिल्वर में दिनेश कुमार आए, आर्चरी में गोल्डी मिश्रा आए, और अभी जो 17th वर्ल्ड कप अंडर फुटबॉल हुआ, उसका जो कप्तान था अस्तम उराव। ये हमारी पौधशाला। हम 2 हमारे खेल मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी जो आर्चरी का बहुत बड़ा एक कैंप चलाते हैं, और ये कैंप चलाते हैं, उससे बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खिलाड़ी निकले। 2011 में हमने राष्ट्रीय खेल खिलाया, बहुत बड़ा खेल गांव हमने स्थापित किया। लेकिन दुख का विषय है कि खेल गांव का उपयोग नहीं हो रहा है। मेरे माननीय दोनों मंत्री यहाँ बैठे हैं, अनुराग जी बैठे हैं, मेरा आग्रह है एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी रांची के अंदर, क्योंकि सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर वह खेल गांव बना, खेल के लिए, खेल के प्रशिक्षण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। मैं जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हमारे युवा खेल मंत्री प्रश्रय दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो झारखंड की सरकार है, अभी गुजरात के अंदर नेशनल गेम हुए, मेरे को दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हमारे खिलाड़ी गुजरात गए खेलने अक्टूबर में, उनके लिए ड्रेस कोड जो था, न उनको ट्रैक सूट मिला, न जूते मिले, न कोई सुविधा मिली, सेरेमोनियल किट तक नहीं मिला, और 13 मेडल हमारे झारखंड के खिलाड़ी जीत के आए। यह हमारा हौसला है, हमारे बच्चों का हौसला है। इसलिए हम ये मांग करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को झारखंड सरकार आश्वासन नहीं दे, अब तो सीधे भारत सरकार इसको देखे। और मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खेलने वाले खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार हो, भारत सरकार तैयार करे, उसकी मॉनिटरिंग करे और समय समय पर उनका हौसला अफजाई करे। ठीक है, मेरा ये आग्रह है। रमा देवी जी, अभी हाल ही में हमारे यहाँ क्रिकेटर सुजीत मुंडा की प्रतिभा सामने आई। वो क्रिकेट का विश्व कप खेलने वाले क्रिकेटर हैं। संसाधनों के अभाव में कई बार इनको सामना करना और दिक्कत का, हम सब उसको खेलने को भेजे। मेरा यह आग्रह है खेल मंत्री जी से, ऐसे होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। और अंत में मैं फिर पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा बोले आप। रमा देवी जी। जी। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, ये लोग खाका डाका के साथ बोला है। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि खेलो इंडिया में खेल मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो प्रत्येक आदमी के हृदय में वो स्थान रखता है। बच्चे को जो जैसे जन्म लेता है वो हाथ पैर भाज कर खेल खेल लेता है, बड़ा होता है तो जो खेल खेलना होता है उससे आदमी को बुद्धि, शक्ति, हिम्मत, इशारे का विकास होता है। खेल ऐसा नहीं है कि वो किसी के लिए नहीं होने की बात है। प्रत्येक आदमी अपने लाइफ को अगर सोचे कि हम कैसे खेल खेल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं जीवन का खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि एक जनता के खेल के बीच में जनता के स्थान देने के लिए। वो खेल सबसे प्रमुख होता है कि लाइफ में उसको याद किया जाता है। हम लोग भी देखते रहते हैं कि कोई आदमी यहाँ आकर कुछ उल्टा खेल खेल देता है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो खेल खेले हैं वो जनता के बीच का जो उसका हक हिस्सा है
उसके साथ उसका आस्थान इतना मजबूत कर दिए है कि जब तक ये दुनिया रहेगा उनका नाम लोग हृदय से लेगा। और ऐसे नेता की जरूरत है जो राजनीति में हो या हृदय को अपना साफ सुथरा ढंग से खेल खेले। हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोग बहुत नाम चर्चा किया है खेल में, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, खो खो, कबड्डी, ये सब छोटा छोटा खेल हम लोग बच्चे पे बहुत खेलते थे। और खेलने के दरम्यान में स्कूल लेट जाते थे तो पिटाई भी होती थी। आजकल तो एक छड़ी लगेगा तो उसके बाद गार्जियन पहुंच जाएगा। हम लोगों को ये सब चीज को अनुभव होता था कि कैसे हम लोग जीवन को अपने ढंग से डाले हैं। और उससे बहुत बड़ी है कि खेल से दिमाग भी तेज होता है, शक्ति भी बढ़ती है, हिम्मत भी बढ़ती है, और हम अपने स्थान को कभी न कभी अच्छे काम के लिए लगाने में तत्पर रहते हैं। और ईमानदारी इसमें सबसे बड़ी चीज है। और आदिवासी लोग, जाति, इस अनुसूचित जाति, इन लोगों को ज्यादा स्थान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग जीवन का जो इस स्थान है वो बहुत संघर्षपूर्ण होता है। और वो जो खेल खेलता है बड़ी मजबूती से खेलता है और दिमाग के जो बुद्धि तेज होती है उसका स्थान देता है। आप बोलने का टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौशलेंद्र कुमार। सभापति महोदय, आपने 193 के तहत आपने 3 बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज खेल पर लगभग पिछले कई चर्चाएं हुई है, काफी लोगों ने समय दिया है और अच्छी बात रखा है। खेल के लिए जो बजट हो रहा है माननीय सभापति महोदय, वह भी खर्च नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, हम तो कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद जितने हैं हर के क्षेत्र में अगर एक एक का स्टेडियम का इंतजाम करा दें माननीय सांसदों को, तो वह भी एक बहुत बड़ा काम होगा कि सभी संसदीय क्षेत्र में माननीय मंत्री के द्वारा एक एक का स्टेडियम का निर्माण हो जाए इनके टाइम में। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज मंत्री जी अपने भाषण बहुत धन्यवाद जरूर बोलेंगे कि माननीय सांसदों को दिया जाए। धन्यवाद। सभापति महोदय, अभी शुरू किए हैं, हो गया ना प्रश्न? मेरा अनुरोध है, कुछ और अनुरोध है। आज पूरे देश में खेलो इंडिया लगभग 15-16 से शुरू हुआ और आज भी खेलो इंडिया के तहत हर क्षेत्र में हम लोग भी देख रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र में काफी उसका लोगों ने इंतजाम किया है और काफी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। और देश दुनिया में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे को भी उसमें मौका मिल रहा है खेलो इंडिया के तहत। उसमें मेरा एक अनुरोध है कि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, इसमें कहीं खेलने के इंतजाम, फील्ड का इंतजाम नहीं है। हाई स्कूल है तो पंचायत लेवल पर हर जगह कम से कम एक स्टेडियम का इंतजाम होना चाहिए। प्रखंड लेवल पर 2-2, 3-3 स्टेडियम का इंतजाम होना चाहिए, कोचेज का इंतजाम होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे खेल खेल सके। श्री मुनीस्वामी, लास्ट स्पीकर। अध्यक्ष जी, मुझे 193 खेल के ऊपर बात करने का मौका दिया, बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारा देश में 135 करोड़ जनता है। हम एक करोड़ को एक मेडल लाए तो 135 मेडल हो जाता। हमारा अपोजिशन पार्टी वाले कल से बात कर लेके बाद में उठ के चला गया है। ये 70 साल में उन्होंने इधर क्या चलाया, सत्ता चला के कैसा कैसा हमको मालूम है। सुरेश कलमड़ी का भ्रष्टाचार भी हमको मालूम है। पहले कौन कौन खेलता था, खेलने खिलाड़ी आए तो उनका ऊपर कोई भी जाके मिलने का, उनका भरोसा देने का, उनको ये करने का, स्फूर्तिदायक बात करने को कुछ भी नहीं करता था। आज हमारा खेल मंत्रालय में अनुराग ठाकुर जी, हमारा प्रधानमंत्री जी, सब लोग मिलके ये देश में अच्छा खिलाड़ियों को करके कैसा ओलंपिक मेडल आया, ये सभी हम देख रहे हैं। इसके साथ क्या हम ये पॉलिटिक्स एक खेल में नहीं रहना चाहिए। पहले क्या चलता था, कौन कौन खेलना वो टीम में हमारे पॉलिटिशियन ने, मंत्रियों ने उनका नाम चुना करता था, मगर खेलने वाले उधर खिलाड़ी ये मंत्री जाके नहीं खेलता था, इन्फ्लुएंस चलता था। अब तो
इधर इन्फ्लुएंस नहीं चलता, कौन अच्छा खिलाड़ी खेलता उनको ही टीम में ज्वाइन करता। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी, हमारा खेल मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ मेरा केजीएफ में ब्रिटिश साल के कम से कम 100 साल से पुराना एक वाटरप्रूफ का एक जिमखाना, एक स्टेडियम है, उसको ठीक करवाना। सभी हमारा कर्नाटका, आंध्र, तमिलनाडु का हमारा तीनों स्टेट का जगह है, वो उधर हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसमें स्पोर्ट्स हॉस्टल चलाए तो अच्छा रहता है। लास्ट स्पीकर धन्यवाद। मोहम्मद फैसल, लास्ट स्पीकर 1 minute. Thank you so much, Chairman sir. I will just conclude into my concern part of it. Sir, from Lakshadweep, our honorable minister must have aware, a lady, a +2 candidate, she had participated in the 4th athletic championship in Kuwait, and she bagged silver medal in 2 items. One is heptathlon and the other one is long jump. And I'm sure that our minister have appreciated that also. I'm just going to narrate the issues here, sir. She, a lady, a girl Remember from... about the time. So, yeah. That lady has trained in grass. There is no synthetic track. There is no other infrastructure available. And from such a remote place, she has been reached to an international level where our India's name, she was holding the flag of India. We all should be proud that, our talent, real talent is in the rural areas. My submission is that, sir, in 2018, after, not many efforts, by the grace, support of the government, this government only, we got sanctioned a Sports Authority of India's training center in my own native island, Andhra. Sir, we have made land available there, Sardar Vallabhbhai Patel Stadium. And in that, I have given 2 proposals to the Director General of Sports Authority of India for developing infrastructure, which we are very happy to give it to the SAI for exclusive SAI training center, sir. Sir, I learned that on 23rd of December, the Director General is going to visit Lakshadweep. I request Honorable Minister to go and visit these islands, including Amini Island, where we have another chunk of land which is already available with Honorable the Minister government. and his team will be very happy to visit. Please, yeah, that's what I'm saying, sir. And I've been inviting the minister also to see that real answer. Then, sir, the second part is the coaches, the training people. The SAI center where we have 3 disciplines like volleyball, football, and athletics. Now it is left with the volleyball only, sir. So Now, we need to have the coaches of 2 sectors, and if you can give that. Thank you. सर धन्यवाद। सर आज खेल पर जो चर्चा पूरे सदन में जो चल रही है, आज से लगभग 125 वर्ष पहले 1896 में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ओलंपिक के रूप में यूनान में प्रारंभ हुआ था। और उसी कालखंड में पश्चिमी देशों में धर्म संसद में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा का गहन चिंतन चल रहा था। उसी समय हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी पूरे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा और धर्म के ऊपर पूरे देश दुनिया में जो उपदेश दे रहे थे, मैं उसी समय से हमारे देश में निरंतर रूप से खेल के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। और हमारा भारतीय दर्शन है उसमें भी शरीरम खलु धर्म साधनम का उद्घोष था, जो यह बताता है कि धर्म और अध्यात्म की प्राप्ति का साधन यह शरीर ही है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब 2014 में जब आई और वर्तमान में हमारे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जब से खेल मंत्री बने, क्योंकि वो खुद एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के तौर पर और एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर उन्होंने पूरे देश का, दुनिया का दौरा किया और देश के कोने कोने में जाकर के उन्होंने लंबे समय संगठन के रूप में जब युवा मोर्चा के नाते काम करते हुए जहां भी पार्टी के कार्यक्रम में जाते थे, खेल के मैदान में भी जाते थे। मैं, क्योंकि समय का अभाव है, समय की मर्यादा है सभापति महोदय, मैं अपनी आधे मिनट में अपनी छोटी सी एक बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा भारत सरकार से, माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसा कुछ एक भारत सरकार एक एडवाइजरी जारी करे कि जो भी विद्यालय जो चाहे जूनियर हाई स्कूल हो या डिग्री कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर जो कम से कम जो जिला मुख्यालय पर विद्यालय हैं उनको जो मान्यता मिलती है, जिसके पास प्लेग्राउंड ना हो उनको स्कूल की मान्यता ना मिले। और जो बड़े बड़े जो कॉलोनाइजर्स हैं जो प्लॉट काटते हैं कॉलोनियों में, उनको वहां पर जिसकी भी कॉलोनी में अप्रूव ना हो और उसमें बड़े प्लेग्राउंड ना हो, उनको प्लॉट काटने की परमिशन ना दी जाए। क्योंकि देश का बहुत सा जो हमारा जो निर्धन तबका है, निर्धन वर्ग है, गांव में तो लोगों को जमीन मिल जाती है, शहरों में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं और जो छोटी जो गरीब बस्ती है
उनके बच्चे छोटे छोटे घरों में रहने को मजबूर होते हैं। हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी में इतनी प्रतिभा छुपी हुई है। अगर हमें माननीय मंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि कम से कम हमारी इसके लिए एक इस पर विशेष रूप से इस पर ध्यान देते हुए इसको देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्टर साहब। आदरणीय, एक बार आप बोल चुके थे इसी विषय पर, तो दोबारा नहीं बोलते। नो, एक बार जब कोई चेयर से अनाउंस हो जाए माननीय मंत्री जी, तो फिर आप पहले बोल चुके थे इसलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने कॉलिंग अटेंशन के विषय को रूल 193 के अंतर्गत एक विस्तार में खेल पे चर्चा करने की ये शुरुआत की, और इससे अनुभव भी हुआ कि माननीय सांसद जो सदन के सदस्य हैं, ना केवल वह एक अच्छे राजनेता के रूप में बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में और खेलों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से सकारात्मक चर्चा ये हुई है, सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको और सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। बीच में एक विषय आया कि सुनीता दुग्गल जी ने कहा कि हमारे यहाँ से फोगाट सिस्टर्स हैं, नीरज चोपड़ा हैं, बाकी रवि दहिया, ऐसे खिलाड़ी, बाकियों ने अपने अपने क्षेत्र की बात भी की। मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आप कोई भी भाषा बोलते हों, इन सब से ऊपर बढ़कर हम टीम इंडिया हैं और ये भावना हमें समाज और हर क्षेत्र में लेकर जानी है। और इसी भावना के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के सभी खिलाड़ियों से बात करते हैं, किसी बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले भी, टूर्नामेंट के बीच में भी अगर मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तब भी उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके बातचीत की, और जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी आए। और जब हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करके वापस आई, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कीमती समय देकर सभी खिलाड़ियों को अपने निवास स्थान पर बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। शायद इस तरह के अनुभव पूर्व में कभी रहे हों, बहुत कम मौके थे जब खिलाड़ियों को इस तरह के अवसर मिलते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों से बातचीत करते समय एक बात जो बार बार कही कि आप सभी देश के लिए सिर्फ एक मेडल नहीं जीतते, बल्कि एक ऐसा अवसर देते हैं जिस पर हम सबको गर्व भी होता है और हम जश्न भी मनाने का, सेलिब्रेट करने का अवसर भी देते हैं, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त करने का काम भी करते हैं। जहां खिलाड़ी इस काम को करते हैं, वहीं पर सदन में भी वो भावना देखने को मिली कि सबने अपने सुझाव खेलों को बढ़ावा देने के लिए किए, ना कि राजनीति करने के लिए किए। इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार इसलिए प्रकट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ बातें यहां पर आई कि बजट कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 2013-14 में जब हम सत्ता में आए, भारत सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अवसर मिला, तब कुल मिलाकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का बजट 1219 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 2022-23 में 1219 करोड़ से बढ़कर 3062 करोड़ रुपया हुआ है, जो लगभग 3 गुना ज्यादा है। और जो अगर मैं सिर्फ खेल विभाग की बात करूं तो ये 874 करोड़ रुपया था, जो बढ़कर 2254 करोड़ रुपया हुआ है। इसमें भी भारी सुधार हुआ है। एक विषय बीच में आया कि शायद खर्चा कम हुआ, ऐसा नहीं है। केवल एक वर्ष जब हम कोविड की महामारी देश और दुनिया झेल रहा था, अगर आप देखेंगे 2019-20 में 1945 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन खर्चा जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ वो 2341 करोड़ रुपया हुआ, उससे बड़ा ही है। और 20-21 में कम हुआ क्योंकि कोविड की महामारी थी, लेकिन 21-22 में भी 2365 करोड़ की बजाय ये 2446 करोड़ रुपया हुआ। इसमें भी बढ़ोतरी ही हुई है, कम नहीं हुआ है। तो मैं माननीय सांसदों को यही इससे अवगत करवाना चाहता था। एक बात और बीच में आई कि आखिरकार खेल संघों में क्या हो, खेल की हमारी अचीवमेंट्स कैसे ज्यादा बढ़े। तो मैं कह सकता हूं कि
चाहे पैरालंपिक्स हो, डेफ ओलंपिक्स हो या ओलंपिक्स हो, समर ओलंपिक्स की बात करूं, इन सभी में ही आज तक के सबसे ज्यादा मेडल माननीय अध्यक्ष जी, टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल हमने जीते और टोक्यो पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते। पिछली बार तो हमारे कंटिंजेंट ही 19 लोगों का था, इस बार पैरालंपिक्स में 19 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने जीतने का काम किया और डेफ ओलंपिक्स में भी 16 मेडल जीतने का काम किया। ऊबर कप हम पहले नहीं जीते, हमने वो भी जीता। थॉमस कप 73 साल में पहली बार बैडमिंटन में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, ये भी भारत के खिलाड़ियों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से ही निखित जरीन हो, उन्होंने गोल्ड मेडल IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता और हमारी बाकी खिलाड़ियों ने, प्रवीण ने भी, मनीषा मौन ने भी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम यहां पर किया। तो जहां बेटियों की बात कर रहे थे आप, तो बेटियों ने भी कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी, बेटियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हम सबका हौसला बढ़ाया है। रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे माननीय दुष्यंत आदरणीय ब्रिजभूषण सिंह जी बहुत वरिष्ठ सांसद भी हैं और जिस तरह से रेसलिंग को आगे बढ़ाने का काम आपने या बाकी खेल संघों के भी यहाँ पे कुछ और लोग बैठे हैं, आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है सर कि जैसे अभी टेबल टेनिस फेडरेशन के चुनाव हुए तो कमलेश मेहता एक बड़े खिलाड़ी रहे, वो उसके सेक्रेटरी जनरल बने हैं। कल ओलंपिक्स के, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव हैं, इससे पहले मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जितनी रिपोर्ट अब तक आई उसमें बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ी उसमें आगे बढ़कर, उनको प्रेमचंद्रन जी ने कहा, PT उषा जी का नाम लिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को हमने लागू करने का जो प्रयास किया है और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट को चुनने का जो काम किया है, ये उससे देखने को मिलेगा कि इनकी भूमिका खेल संघों में भी पहले से ज्यादा बहुत बढ़ेगी। और अगर 2-2 वोटर हैं तो उसमें से अब आपको देखने को लग रहा हो कि एक मेल और एक फीमेल, एक पुरुष तो एक महिला, इसको भी मौका दिया गया है। लगभग 50% वोटिंग राइट अब महिलाओं के पास भी देखने को मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़े सकारात्मक कदम उस दिशा में आपको देखने को मिलेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले जब मेडल जीतकर सभी हमारे बड़े खिलाड़ी आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही खिलाड़ियों से कहा था कि मीट द चैंपियन एक प्रोग्राम करके आप बच्चों को भी जागरूक करें, खेलों के प्रति भी, न्यूट्रिशन के प्रति भी और नशों से दूर रहने के लिए भी, और जो बाकी भी हम पोषण अभियान चला रहे हैं उसके लिए भी जागरूकता अभियान हो। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारे एथलीट्स ने, जिन्होंने मेडल जीते, उन्होंने स्कूलों में जाकर खेलों को और बढ़ावा देने का और हमारे पोषण अभियान के बारे में भी जागरूकता देने का काम किया है। अब कुछ बातें खेलो इंडिया की आई तो मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये खेलो इंडिया अभियान जब शुरू किया गया था उससे पहले जो एक चर्चा अभी हमारे विपक्ष के कुछ मित्रों ने कहा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो एक अगली बात जोड़ी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो लाजवाब परफॉर्मेंस भी रही, सोच को बदलने का काम भी किया। और मैं तो कहना चाहता हूं, मुझसे पहले के भी मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी हो, कर्नल राज्यवर्धन राठौर हो, उससे विजय गोयल जी हो, सबने ही अपनी ओर से उस समय भी प्रयास किए कि किस तरह से खेलों को बढ़ावा देना है और सबके समय में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाने का इसमें हमने काम किया है। और एक बात जो प्रधानमंत्री जी बार बार खिलाड़ियों से कहते हैं कि मेडल जीतो या ना जीतो, आपको अपना 100% परफॉर्मेंस देना चाहिए, अपना हर संभव प्रयास करना चाहिए और कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ी अब उम्मीद छोड़ते भी नहीं। और जिनके साथ उन्होंने ओलंपिक्स में बात कही थी कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कॉमनवेल्थ खेलों में भी अगर रिकॉर्ड मेडल जीतने का काम किया तो उन खिलाड़ियों ने जो शायद ओलंपिक्स में नहीं कर पाए लेकिन कॉमनवेल्थ खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन करने का काम किया है। तो कुछ बातें यहां पर और आई हैं जिसका मैं एक एक करके, जो माननीय सांसदों ने अपनी बात कही कि कितने ऐसे सेंटर्स हैं खेलो इंडिया। क्या सर, खेलो इंडिया में 2 तरह के हमने प्रोग्राम शुरू किए, एक तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये ऐसी शानदार कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है
जिसमें ग्रास रूट के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अब तक 4 एडिशन हुए, यूनिवर्सिटी गेम्स के 2 एडिशन हुए, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 27,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें अपना प्रतिभागिता की है। और माननीय अध्यक्ष जी, इस बार के जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और उनमें 11 नेशनल रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। और उस राज्य में ये हुए हरियाणा में, जहां पर लगभग आधे मेडल हरियाणा से आते हैं, तो अपने आप में भी देखने को मिलता है कि वहां पर भी भारत की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हम अलग अलग क्षेत्रों में माननीय बृजभूषण जी ने जो माननीय अध्यक्ष जी कहा, ये एक कल्पना खेल महाकुंभ जो गुजरात ने शुरू किया, इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा इस पे आ जाता हूं कि गुजरात में खेल महाकुंभ जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तब शुरू की थी अपने राज्य में, और उसको भव्य रूप दिया कि ग्रामीण स्तर के खिलाड़ी उसमें खेलें। और आज उसका लाभ ये मिला कि गुजरात जहां खेलों में कहीं नहीं होता था, उसने शानदार प्रदर्शन वहां से खिलाड़ी निकालने का भी किया। और जो 2015 से 22 तक राष्ट्रीय खेल नहीं हो पाए थे, मात्र 3 महीने के अंदर नेशनल गेम्स का 36 गेम का और 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन मात्र 3 महीने में गुजरात ने बहुत सफल तरीके से किया है। इसके लिए भी मैं गुजरात को उसके लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक राज्य ने इतने कम समय में किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जिसकी चर्चा खेल महाकुंभ की, अब ये सांसद भी अपने अपने क्षेत्रों में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा, सांसद खेल महाकुंभ इस तरह के आयोजन करवा रहे हैं, और लगभग 70 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें अब तक भाग लिया है ग्रामीण अंचल में, दूर दराज के क्षेत्रों में। तो मेरा सभी माननीय सांसदों से अनुरोध रहेगा कि अगर आप भी अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा या खेल महाकुंभ, कोई भी नाम आप देना चाहें, वो कराएंगे, सांसद ट्रॉफी कह सकते हैं, कुछ भी, तो ये आपके साथ भी युवाओं को एक जुड़ने का अवसर मिलेगा, खेलों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, और इससे बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। मैं भी अपने संसदीय क्षेत्र में कराता हूं, जहां पर लगभग 60-65 हजार युवा हर साल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, अगर खेल के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने की बात करें तो इसमें 298 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं पूरे देश भर में, और लगभग 2736 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, जबकि पहले इसके ऊपर मात्र 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा था। तो ये भी लगभग 4.5 गुना ज्यादा है पहले से। तो हमने खेलों का आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हॉकी की टर्फ, एथलेटिक ट्रैक्स, इंडोर स्टेडियम, ये सब भी बनाने का काम हमने इसमें किया है। शूटिंग रेंज से लेके फुटबॉल के ग्राउंड से लेके अर्बन और रूरल एरिया सब में काम करने का काम किया है, और ये शहरों से लेके दूर दूर के क्षेत्रों तक किया है। सर, अभी आज के समय खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हम चला रहे हैं, वो भी एक अपने आप में प्रयास है कि हर राज्य में इसको चलाया जाए। इसको अपग्रेड करके हमने स्पोर्ट्स सेंटर को बनाया है, इसको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, और इसमें 29 सेंटर हमने 28 राज्यों में अब तक इसको शुरुआत के लिए अपनी ओर से अनुमति भी दे दी है, और 3 जो है उसका असेसमेंट भी अभी चल रहा है। कुल मिलाकर 266 स्पोर्ट्स अकेडमीज, जिसमें से 190 नॉन साई है, नॉन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, लेकिन 74 जो हैं वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साई के सेंटर्स हम चला रहे हैं, ये भी देश भर में चला रहे हैं। इसके अलावा सर, जो अभी एक चर्चा यहाँ पर आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में जाकर आपको खेलो इंडिया के सेंटर खोलने चाहिए, तो हमने 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की शुरुआत की है, जिनमें से 733 खेलो इंडिया सेंटर्स हमने देश भर में खोलने की शुरुआत कर दी है, उसको सैंक्शन भी कर दिया, और उसको खोलने की, और अगले साल 15 अगस्त तक हम 1000 खेलो इंडिया सेंटर पूरे करने का काम भी पूरा कर लेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खिलाड़ियों को कहां कहां अवसर मिले,
टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है कि आपको चयन भी किया जाए, प्रशिक्षण भी दिया जाए और आपको प्रशिक्षण देश और विदेश में दोनों का ही देने का खर्चा भारत सरकार पूरी तरह से उठाती है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने टॉप स्कीम के अंतर्गत ना केवल खिलाड़ियों को रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का देश और विदेश में खर्चा उठाया, बल्कि खिलाड़ियों को 6 लाख रुपया साल का आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि जेब खर्च देने का काम भी भारत सरकार कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा हमने 2841 खिलाड़ियों को देश भर से चुना जिनमें प्रतिभा दिखती है और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इनको 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में चुना गया है। इनमें पैरा एथलीट्स भी हैं। और जो एक बात बीच में आई कि क्या पैरा एथलीट्स के साथ भेदभाव किया जाता है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पैरा एथलीट्स के साथ कोई भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार ने करने का काम किया है। सर, जितने सुविधाएं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में दी जाती हैं, आम खिलाड़ी को उसी तरह से पैरा खिलाड़ी को दी जाती है। और हमारा ये प्रयास इसमें रहेगा कि जो 2028 और 2032 के लिए भविष्य के जो पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी होंगे, हम उनका भी चयन कर लेंगे डेवलपमेंट वाले कोटे में, जिनको अगले 8 साल तक चयन करना है। हम उनको भी टॉप स्कीम के अंतर्गत भविष्य में चयन करेंगे ताकि भविष्य के लिए और मेडल से जीत कर ला सकें। ये भी मैं माननीय सभी सांसदों को बताना चाहता हूं। हमने ना केवल ट्रेनिंग में बल्कि जो विनर्स हैं, जो उनको रिवॉर्ड मिलते हैं, उसमें भी हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है, उसको भी एक समान किया है। तो भारत सरकार ने ये भी किया है, ये कभी कहीं पहले नहीं हुआ, ये भी हमने करने का काम किया है। इसके अलावा जो 2841 खिलाड़ी हमने 21 डिसिप्लिन से चुने हैं, इनके ऊपर लगभग 6,28,000 रुपया प्रति एथलीट हम लोग खर्च करते हैं और इनको लगभग 1,20,000 रुपया जेब खर्च भी यानी कि 10,000 रुपया महीने को जेब खर्च अलग से भी दिया जाता है। ये भी काम हमने करने का किया है। सर, जो 2014 के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही, पहले केवल 16 साल में 86 करोड़ रुपया कुल मिला के असिस्टेंस दी गई थी। हमने उसको बढ़ाकर पिछले 8 वर्षों में खिलाड़ियों को 300 करोड़ रुपया 8 वर्ष में कर दिया है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जो अलग अलग कॉर्पोरेट्स के माध्यम से हमने करने का काम किया है। इसके अलावा जो 2014 से पहले इकट्ठा हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में, वो मात्र 27 करोड़ था, जो अब हमने 300 करोड़ किया है। और असिस्टेंस को बढ़ाकर भी 52 करोड़ रुपया खिलाड़ियों के लिए कर दिया है पिछले 8 वर्षों में, जो अब तक की अभूतपूर्व है। और 88 करोड़ रुपया हमने टॉप्स के लिए भी इसके माध्यम से दिया है, साई के लिए। और 158 करोड़ रुपया पूर्व चैंपियनों को भी हमने अलग अलग तरीके से मदद करने का काम किया है। और 30 करोड़ रुपया डिस्पर्स किया है टॉप्स के खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के रूप में, जो जेब खर्च के रूप में मैंने बात की पिछले कुछ वर्षों में 2015 के बाद। और हम यंग एथलीट्स की अगर बात करें तो इसके लिए भी 125 करोड़ रुपया 2014 के बाद भारत सरकार ने खर्च किया है, जो आज तक का सबसे ज्यादा खर्चा किया गया है। इसी तरह से ही कैश इंसेंटिव्स भी पहले से ज्यादा दिए गए हैं। डाइटरी सप्लीमेंट्स ये भी देने का काम हमने किया है। और असिस्टेंस भी जो खिलाड़ियों को चाहिए उसमें भी कोई कमी कहीं पर नहीं रखी गई है। और पेंडेमिक के टाइम पर भी सर अगर जरूरत पड़ी तो हमने उसमें भी लगभग 5 करोड़ रुपया वेलफेयर फंड से खिलाड़ियों को देने का काम किया है। इसमें भी भारत सरकार कहीं पीछे नहीं रही, ये भी माननीय सांसदों को यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जहां तक बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के आयोजन करने का बात है, 2014 में जहां ट्रैक एशिया कप करवाया गया, वहीं पर अन्य अलग टूर्नामेंट थॉमस उबर कप से लेके बाकी सब दिल्ली में करवाए गए। टाटा का ओपन इंटरनेशनल चैलेंज कप करवाया गया बैडमिंटन का। इसी तरह से ही अलग अलग टूर्नामेंट्स चाहे शूटिंग के हो अन्य हो, इसकी लंबी लिस्ट है। अगर आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड पे रख के ये भी माननीय सांसदों को दे दूंगा कि एक लंबी लिस्ट हमने इस पे रखी है क्या क्या किया है। माननीय अध्यक्ष जी,
चेस ओलंपियाड, चेस का जन्म तो भारत से हुआ, शतरंज का, लेकिन कभी भारत में विश्व कप नहीं हुआ था। विश्व स्तरीय खिलाड़ी तो भारत ने बहुत दिए, लेकिन आयोजन करने का अवसर नहीं मिला। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि चेस में आज तक कभी टॉर्च रिले भी नहीं हुई थी। ना केवल हम भारत में चेस ओलंपियाड करवाने के लिए लाए, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से चेस टॉर्च रिले की शुरुआत भी की, जो देश भर के राज्यों में चलकर तमिलनाडु पहुंची और इसमें लाखों खिलाड़ियों को जोड़ने का हमने अवसर भी दिया और चेस को जागरूकता भी करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन पर भी वहां पर रहे और दुनिया भर के खिलाड़ियों ने इसमें शामिल होकर इसको बहुत सफल हमने इसका आयोजन देश भर में किया है। इसी तरह से ही नाडा में भी नया कानून लगाने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो हमारी बनी है, नाडा बिल लाकर भी एक नया कानून बनाने का इसी सदन और राज्यसभा में इसको सर्वसम्मति से पास किया गया। बड़ी यहाँ पर सिंपोजियम का आयोजन भी भारत में हमने किया। यही नहीं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी केवड़िया में की गई। एकता नगर में सभी राज्यों के खेल मंत्री और अधिकारियों को वहां पर बुलाकर उनके भी सुझाव लिए गए ताकि खेलों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी काम किया गया। हमारा प्रयास है कि 1 अप्रैल 2023 से जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको हम ऑनलाइन पोर्टल पर ही उनके सुझाव लेंगे और उसको भी पेपरलेस करेंगे और पारदर्शिता भी इसमें लाने का काम करने वाले हैं। जहां तक अवार्ड्स की बात है, इसकी एप्लीकेशन पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाती थी, भारत सरकार के पास आती थी, खेल संघों के पास जाती थी, खिलाड़ियों को घूमना पड़ता था एक से दूसरी जगह पर। यह भी हमने ऑनलाइन कर दिया अध्यक्ष जी, इस बार किसी को कहीं नहीं जाना पड़ा, ऑनलाइन एप्लीकेशन दी और इस बार के अवार्ड भी सारे ही ऑनलाइन एप्लीकेशंस लेने के बाद हमने कर दिए हैं। एक ये भी ईज ऑफ लिविंग में एक हमने आगे बढ़कर काम किया है। जहां तक नेशनल इन्वेंट्री ऑन स्पोर्ट्स में और स्पोर्ट्स फील्ड की आपने बात कही है, इस पर भी 16,000 से ज्यादा ऐसी खेलकूद के जो इंडोर स्टेडियम्स हों, ओपन ग्राउंड्स हों या शूटिंग रेंज हो, एथलेटिक ट्रैक हो, हॉकी की ग्राउंड हो, ये सारी की इन्वेंट्री भी हमने इकट्ठी कर ली है। बहुत लंबा समय लगा, अभी तक भी कुछ राज्यों ने इसमें अपनी जानकारी नहीं दी है, लेकिन उसके बावजूद भी 16,000 से ज्यादा ऐसे स्थानों की हमने इकट्ठी कर ली है और उसको भी हम करने वाले हैं। एक जो और काम यहां पर किया गया है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स का, और इसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी को हम इसमें रिसर्च करने के लिए लगाएंगे कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो खिलाड़ियों को ऐसे मिलें जिसमें उनको कभी प्रतिबंध ना किया जाए। उस दिशा में इसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, एनालिटिक कंपोजिशन भी होगा, क्वालिटी भी अश्योर करेंगे और खिलाड़ियों को सेफ और डोप फ्री हम सप्लीमेंट भी देने का प्रयास करेंगे। इससे खिलाड़ियों की सेहत और न्यूट्रिशनल नीड्स इसको भी पूरा किया जाएगा। ये भी हमने एग्रीमेंट कर लिया है, एमओयू साइन कर लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो 15 अक्टूबर को भी अभी हमने किया है, इस दिशा में बहुत सारी रिसर्च भी होगी और हमारे खिलाड़ियों को ऐसे सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो बाजार में उपलब्ध कई ऐसे रहते हैं जिसकी जानकारी भी नहीं रहती, उससे भी छुट्टी मिलेगी और उस पर कड़ाई करने का काम भी हमें मिलेगा और रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग का भी इसमें हमें बल मिलेगा। इसके अलावा जो फिट इंडिया मूवमेंट माननीय अध्यक्ष जी शुरू की गई है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको शुरू किया ताकि हम इसको अपना इंटीग्रल पार्ट बनाएं अपने जीवन का, फिटनेस को, और लोग सोच में भी बदलाव हो, अपनी दिनचर्या में भी बदलाव हो और फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी सबकी बढ़ सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने जहां एक और फिट इंडिया के सर्टिफिकेशन करने का काम किया, फिट इंडिया क्विज किया, फिट इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत फिट इंडिया स्कूल वीक मनाया। अध्यक्ष जी, जब कोविड था उस समय भी 4,30,000 स्कूलों ने इसमें भाग लिया और इस साल लगभग
4.5 लाख से ज्यादा स्कूलों ने इसमें भाग लिया। फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन भी किया गया 3 स्टार 5 स्टार, और उसमें भी 4.5 लाख से ज्यादा स्कूलों को फिट इंडिया फ्लैग दिया गया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है 43,001 और 13,000 अलग स्कूलों को, 43,000 को 3 स्टार तो 13,000 से ज्यादा स्कूलों को 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है। और फिट इंडिया क्विज के अंतर्गत प्राइज मनी हमने 3 करोड़ 25 लाख रखी, जिसमें 36,239 स्टूडेंट्स ने देश भर में भाग लिया। 36,299 स्टूडेंट्स ने भाग लिया 13,502 स्कूलों में से। और फिट इंडिया प्लॉग रन जब किया गया तो इसमें भी 30 लाख हमारे देश भर के लोगों ने इसमें भाग लिया 2019 में। तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने इस साल जो 2021-22 में पार्टिसिपेट किया। और फिट इंडिया फ्रीडम रन में हमारे यहाँ पर 9 करोड़ लोगों ने इस साल पार्टिसिपेट किया, और पिछले साल 7 करोड़ लोगों ने देश भर में पार्टिसिपेट किया है। तो कुल मिलाकर फिटनेस को लेकर भी देश भर में बहुत जागरूकता बढ़ी है। इसमें भी हमारे सांसदों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो मैं सभी माननीय सांसदों का, देश के विधायकों का, चुने हुए प्रतिनिधियों का, मेयर का और सबका बहुत बहुत आभार इसके लिए भी प्रकट करना आपके माध्यम से चाहता हूं। कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि ट्रेडिशनल गेम्स को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और उनके जो सोच है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने 5 ऐसी खेलों को जो ट्रेडिशनल गेम्स हमारी मानी जाती हैं उनको हमने खेलो इंडिया का भाग बनाया है। और मलखंब हो, कलारीपट्टू हो, थंगटा हो, या हमारे गटका हो, या फिर योगासना हो, इन 5 को ही हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भाग बनाया है। और सैकड़ों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया भी और शानदार प्रदर्शन करने का काम किया। अब ये रीजनल नहीं, नेशनल हो गई है, और हम भविष्य में इसको इंटरनेशनल गेम्स बनाने का काम भी करने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमारे देश का नाम बढ़ाया है। मीराबाई चानू ने, अगर मैं कहूं कि अगर टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल भारत को जिताने का काम किया तो मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, यदि इस सभा की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब पूरे होने तक और कुछ माननीय सदस्यों के क्लियरिफिकेशन तक प्राइवेट बिल का समय बढ़ाया जाए। मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं धन्यवादी हूं आपका भी और माननीय सांसदों का भी समय बढ़ाने के लिए। तो जैसे मीराबाई चानू ने पहला मेडल भी टोक्यो ओलंपिक्स में दिलाया, तो कॉमनवेल्थ गेम में पहला मेडल जिताने का काम किया। पूर्वोत्तर से लवलीना से लेके बाकी सब ने, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम आ सकते हैं। पीवी सिंधु ने अगर रियो ओलंपिक से लेके टोक्यो ओलंपिक्स तक मेडल जीतने का काम किया, तो 121 साल में एथलेटिक्स में जो मेडल नहीं जीत पाए थे, तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जिताने का काम भी भारत को किया। ये ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। निखत जरीन ने हमें IBF वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जिताया, तो थॉमस कप में भी हम जीते। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ सवाल माननीय सांसदों ने पूछे, अगर आपकी अनुमति तो सीधा उसी पे जवाब देने पे मैं आ जाता हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने एक पॉलिसी में जो बदलाव लाए, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऐसी थी जिसको मैंने सरेंडर कर दिया आते ही, और कोचेस की नियुक्ति करने का काम किया कि खिलाड़ियों को कोच मिल सके। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने 21 डिसिप्लिन में 398 कोचेस को इसी साल नियुक्त किया है, और इसको कुल मिलाकर अब शायद 992 हमारे कोचेस हो गए हैं। और इसमें से हमने PSUs में जो हमारे पूर्व खिलाड़ी जो सरकारी नौकरी करते हैं, अगर वो कोच बनना चाहते हैं, तो हमने उनको भी डेपुटेशन पर लाने का काम किया है। और 101 हमने ऐसे खिलाड़ियों को भी कोच के रूप में यहाँ पर लाने का काम किया, जिनमें से 4 अर्जुना अवार्डी हैं, एक ध्यानचंद अवार्ड विजेता है और एक द्रोणाचार्य अवार्डी भी है। एक अच्छा सुझाव पुष्पेंद्र जी ने दिया है कि स्कूलों में स्कूल फील्ड हो या आवश्यक हो, जहां कॉलोनियां काटी जाती है वहां पर खेल के मैदान हो, जहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है वहां पर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो। अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा माननीय अध्यक्ष जी, तो इससे खेलों का एक आधारभूत ढांचा भी बढ़ेगा और खेलों के लिए प्रति जागरूकता और फिटनेस की मुहिम को भी बल मिलेगा। लेकिन एक मूल विषय यहां पर मैं कहना चाहता हूं, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
खेल राज्य का विषय है और राज्यों को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। मैं तो ये कहूंगा खेल संघों में और पारदर्शिता आए, खेल संघों में पारदर्शिता आए। काफी सांसदों ने यहां पर बात कही और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है, हमारी सरकार ने इसको सुनिश्चित करने के लिए हर वो कदम उठाया कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को सख्ती के साथ लागू करवाया जाए। और आपने देखा होगा खिलाड़ी भी खेल संघों में अध्यक्ष से लेके महासचिव से लेके बाकी प्रमुख पोस्टों पे आ रहे हैं। ये अपने आप में एक सुखद अनुभव आपको देखने को मिल रहा होगा। जो क्लीन करने का काम है वो हमारी सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दिया है और उसमें खेल संघों ने भी बड़ी अच्छी आगे बढ़कर भूमिका निभाई है। चाहे महिलाओं को वोट देने की बात हो या फिर स्पोर्ट्समैन ऑफ मेरिट, उनको भी वोटिंग राइट के माध्यम से चुनकर माननीय अध्यक्ष जी अब उनको खेल संघों में भूमिका लाई जा रही है। उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, गवर्निंग बॉडी हो या जनरल बॉडी हो, उसमें भी अब अहम भूमिका पे, जैसे गगन नारंग या बाकी सब जो खिलाड़ियों का, या फुटबॉल के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने, या जैसे मैं टेबल टेनिस फेडरेशन की बात कही, या हॉकी का देखिए दिलीप तिर्की जी के, तो सारे ही बहुत बड़े खिलाड़ी रहे पूर्व में। इनको आगे आने का अवसर भी हमारी सरकार यहाँ पर दे रही है। माननीय प्रसून बनर्जी जी ने कहा कि कितने खिलाड़ी खेलो इंडिया में चुनेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ 2841 खिलाड़ियों में 98 एथलीट वेस्ट बंगाल के हैं, 55 लड़के हैं तो 43 लड़कियां हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि कितने नए प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 34 राज्यों में 298 नए प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 2736 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, जो आज तक का सबसे ज्यादा पैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन आपने एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो नेशनल गेम्स हर फेडरेशन अपनी करती है, उसमें आप पैसा क्यों नहीं बढ़ाते? तो मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं, हमने इसमें भी पैसा कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले जहां 17 लाख और 22 लाख खर्च किया जाता था, अब हमने इसको बढ़ाकर 51 लाख रुपया कर दिया, 3 गुना सीधा ही बढ़ाया है। और जो खिलाड़ियों के लिए आपने किट्स देने की बात कही माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसको भी बढ़ाकर 20,000 रुपया प्रति खिलाड़ी कर दिया है, ताकि उसका ट्रैक सूट, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, वार्म शॉर्ट्स और जूते, ये सब खिलाड़ियों को साल में एक बार देने का काम हम कर रहे हैं। और जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कराने में मात्र 30 लाख रुपया मिलता था, इसको भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया है, ताकि और ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो सके। 80,000 रुपया हमारे स्पोर्ट्स डॉक्टर को मिलता था, जिसको बढ़ाकर 2 लाख रुपया अब कर दिया है। एक और फिजियोथेरेपिस्ट को भी 1 लाख रुपया कर दिया है, जो दोनों का, किसी को पहले 1 लाख मिलता था तो 2 लाख कर दिया, 80,000 मिलता तो 1.5 लाख रुपया कर दिया है। यही नहीं, जो मुकदमे थे, जैसे खेल संघों की आपसी लड़ाइयों के कारण भी मुकदमे चलते हैं, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, जहां कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट के द्वारा बिठाई गई थी, अधिकतर खेल संघों में हमने उसको खत्म करवा दिया है, चुनाव भी करवा दिए। लेकिन अभी भी 4 वर्षों से, जो आपने पूछा किस किस में रह गया है, तो एक शायद जूडो और एक कबड्डी में, वहां पर 4 साल से कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बैठी। हमारा प्रयास रहेगा कि वहां पे भी जल्दी चुनाव हो, लेकिन ये खेल संघों को और कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को कराने कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई वो कमेटी है। लेकिन जैसे फीफा ने प्रतिबंध लगाया था, देखिए एक छोटी सी बात बतानी जरूरी है, सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को। अब उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को ही, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त थी, उसको ही चुनाव कराने थे 4 साल पहले, लेकिन वो हो नहीं पाए थे। हमारी सरकार ने तो कोर्ट में जाकर कहा कि चुनाव जल्दी होने चाहिए, तब जाकर वो चुनाव जल्दी हुए। और मैं कह सकता हूं, आज तक किसी फेडरेशन का 7 दिन में सस्पेंशन खत्म नहीं हुआ। हमने फुटबॉल का सस्पेंशन 7 दिन में खत्म कराकर, चुनाव करवाकर, और वहां पर भी खिलाड़ी चुने गए। और अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप, बहुत शानदार आयोजन भारत सरकार ने पहले 2017 में किया था। अब अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल का बहुत शानदार हमने भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई में कराने का काम किया है। इसके लिए भी AIF को भी और भारत सरकार के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि फीफा ने भी इसकी बहुत प्रसन्नता, अपनी खुशी इसके प्रति प्रकट की और धन्यवाद भी किया है।
इसके अलावा जो कहा गया कि कुछ टूर्नामेंट्स साल भर में खेल संघों को करने होते हैं, वो कोविड के टाइम पे नहीं हो पाए, वो हमने उसी साल के लिए रिलैक्सेशन दी है। उसके अलावा हम उनको ये कहते हैं कि हर साल उनको टूर्नामेंट करना ही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, एनुअल कैलेंडर एक इनका बनता है जिसके अंतर्गत इनको साल भर में पैसे दिए जाते हैं। हमने ये भी प्रक्रिया ऑनलाइन ही की है। 290 करोड़ रुपए से ज्यादा हम खेल संघों को देते हैं अपने एनुअल कैलेंडर के अनुसार, टूर्नामेंट नेशनल स्तर के कराने के भी और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने का भी। ये भी इतना पारदर्शी है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देनी और सारा पैसा भी हम आपको देते हैं। NIS पटियाला में बहुत सारी एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात की, ग्रास रूट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी हम करते हैं, 2 कैटेगरी में करते हैं, एलिट लेवल का भी करते हैं और इनको फिर प्रशिक्षण देने का काम भी लगातार किया जाता है। इसी तरह से ही इंडिजिनियस गेम्स को भी बढ़ावा दिया, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत भी अलग अलग राज्यों में इनको चुनने का काम किया गया और ऐसे खेल संघों को भी जो मलखम, कलारीपट्टू, थंगटा और गटका जैसी खेल का काम करते हैं, उनको भी करोड़ों रुपए भारत सरकार के द्वारा मदद की गई ताकि अपने खिलाड़ियों को वो आगे बढ़ने का अवसर दें। और ऐसे चुने हुए सैकड़ों खिलाड़ियों को भी प्रतिवर्ष हर महीने 10-10 हजार रुपये हम देने का काम करते हैं ताकि वो खिलाड़ी भी जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं हमारी, उनको भी आगे बढ़ाया जा सके, उसमें भी हम लगातार मदद कर रहे हैं। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी, 8,968 टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन हमारे 34 अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल एकेडमीज में रखे गए हैं, जो हमारे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, साइट ट्रेनिंग सेंटर है, एक्सटेंशन सेंटर है या फिर NSTC के अंतर्गत जिनको चुना गया है। कबड्डी और खो खो की आपने बात कही कि उनको मदद नहीं करते, मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि उनको मदद हम करते हैं। बॉडी बिल्डिंग उसमें नहीं आता है, उसको मदद नहीं मिलती है। यहां कहा गया कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप मदद नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि मीराबाई चानू जब टोक्यो ओलंपिक से पहले इंजर्ड हो गई थी, तो भारत सरकार ने रातों रात उनका वीजा भी लगवाया, उनके ट्रेन जो स्टाफ है, जो असिस्टेंट कोच है, ट्रेनर है, उसको भी सर अमेरिका तक भेजा, पूरा खर्चा भी उठाया, वहां की ट्रेनिंग का भी, और पूरा सरकार ने खर्चा उठाया उनका भी, और बाकी जो खिलाड़ी विदेश में खेल रहे थे। और तब जाके टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के बावजूद शानदार प्रदर्शन मीराबाई चानू ने और बाकी खिलाड़ियों ने किया और मेडल जीतने का काम भी किया है। अंत में कुछ बातें बहुत सारी और भी हैं जिनको मैं जरूर यहाँ पे करना चाहता हूँ। यहाँ कहा गया कि शूटिंग में मेडल नहीं जीत पाए, दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जितने मेडल जीतने चाहिए थे हमें, उतने शूटिंग में नहीं जीत पाए। कुछ उसके लेकर बहुत सारे सुझाव और बहुत सारे सवाल भी यहाँ पर खड़े किए गए, हमने उसको एक सुझाव के रूप में लिया है और उसको भी आगे हम कार्रवाई जो करनी होगी वो भी करने का काम करेंगे। 335 ऐसे एथलीट जिनकी मैं अभी बात की कि ट्रेडिशनल गेम्स मलखम, कलारीपट्टू, गटका और थंगटा के, इनको हम 10-10 हजार रुपया पर महीना, इनके 1,20,000 रुपया साल का प्रतिवर्ष देते हैं। यही नहीं सर, जो कहा गया कि एक बात यहाँ पे बड़ी गंभीर, किसी ने कही, मुझे नाम नहीं याद किस माननीय सांसद ने कहा कि जो डिंको सिंह थे हमारे फॉर्मर बॉक्सर, कि उनको 1 लाख रुपए की मदद तो हमारे पूर्व बॉक्सर्स ने की, भारत सरकार ने नहीं की। बिल्कुल गलत है। भारत सरकार ने सर 36,37,000 रुपया की मदद की है, जिसमें से मेडिकल एक्सपेंसेस का 29,50,000 और 6,87,000 पेंशन उनके परिवार को देने का काम भारत सरकार ने किया है। तो भारत सरकार कहीं पीछे नहीं रही पूर्व खिलाड़ियों की मदद करने के लिए भी। इसी तरह से ही जो हमारी 33 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, सन 2022-23 में 259 करोड़ रुपया हमने उनको ACTC के अंतर्गत, एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन के अंतर्गत मदद करने का काम किया है और आगे भी इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। जहां तक पर्सनल मांगे सबकी स्टेडियम्स की, जो कौशलेंद्र जी कह रहे हैं, वो सब मैंने नोट किया है। एक सुझाव माननीय अध्यक्ष जी इसमें आया है, किसी माननीय सांसद ने इसमें कहा कि आप पूरा बड़ा इंडोर स्टेडियम मत बनाइए, क्योंकि वेदर कंडीशंस अलग अलग हैं। मान लीजिए कोस्टल एरिया में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, तो अंदर एयर कंडीशन भी चाहिए। तो कईयों ने सुझाव ये भी दिया कि
आप एक बड़ा शेड डालकर दीजिए और नीचे छोटी वॉल कीजिए ताकि अंदर कोई और ना आ सके, और उस लो कॉस्ट भी होगा और ग्रामीण अंचल के लिए खिलाड़ियों को उसकी एक सुविधा मिल पाएगी। साथ में शौचालय बना कर दीजिए। मैं इस पर काम कर लूंगा और प्रयास करेंगे कि जितने कुछ पायलट के तौर पर कुछ ऐसे अगर शुरू कर सकें तो कुछ सांसदों के यहाँ पर उसकी शुरुआत करके देखते हैं कि कैसा चलता है, कैसा अनुभव रहता है, ताकि आगे उसको फिर आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से ही माननीय निशिकांत दुबे जी ने भी बहुत अच्छे सुझाव इसमें दिए, बाकी लोगों के भी सुझाव आए हैं। अध्यक्ष जी, मुझे पता है समय की थोड़ा अभाव है, लेकिन कुछ सांसदों की अगर बाकी बातें रह गई हो तो अपने प्रश्न में वो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा। हाँ, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर और इंजरी सेंटर की आपने माननीय राजेंद्र जी ने याद करवाया। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं, हमने माननीय अध्यक्ष जी, हमने जहां एक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला में, नई पटियाला में सुविधाएं दी हैं, वहीं पर जो हमारे देश भर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां पर हम स्पोर्ट्स साइंस की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन एक 80 करोड़ रुपए की लागत से हम जल्द ही सोनीपत में एक और सेंटर खोलने जा रहे हैं, और इसी तरह की सुविधाएं हम दक्षिण भारत में भी और अलग अलग क्षेत्रों में भी और बड़ी सुविधाएं खोलने जा रहे हैं, जिससे रिहैबिलिटेशन का भी, स्पोर्ट्स साइंस का भी और रिसर्च का काम भी हो सके। ये भी अपने आप में एक बड़ी पहल इस दिशा में हम लोग करने वाले हैं। धन्यवाद, आपने इसके लिए याद करवाया। ये भी भारत सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। मास पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, इसके लिए खेलो इंडिया से लेके हमने बाकी सारी स्कीमें चलाई हैं। चलो बेटे बेटे मत, जो खेल, जो राज्य की सर कुछ बातें आई कि कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। मैं किसी राज्य की सरकार का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो गलत दिशा में जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारा पैसा दिया है सर, वो 3-3 साल से कई जगह प्रोजेक्ट ही नहीं शुरू हो पाए, तो उसके कारण पैसा भी फंसा रहता। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आपके अपने अपने क्षेत्र में आपको एक सूची भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ रुके पड़े हैं, ताकि उन प्रोजेक्ट्स को भी अगर गति देंगे तो उसका फायदा मिल पाएगा। सर, जो खिलाड़ियों को मदद देने की इन्होंने बात कही, उसमें भी हमने लगातार इसमें, जैसे 2013-14 में सिर्फ 8,10,000 रुपए की मदद हुई थी, लेकिन सर हमने वेलफेयर फंड से पिछले साल ही 1,56,52,810 रुपए, सर कहां 1 लाख, कहां 8 लाख, कहां 1,52,00,000, ये मदद करने का काम किया। उसकी सूची भी मेरे पास है अलग अलग राज्यों की, वो भी दे सकते हैं। सर कोचेस बढ़ाने की बात थी, हमने वो भी रेगुलर कोच 595 और 347 कॉन्ट्रैक्ट कोच भी लगा दिए, ये भी आज तक के सबसे ज्यादा है। सर सेक्सुअल हरासमेंट की बात की गई, मैं इस पे कहूंगा स्पेशलाइज्ड कमेटी बनाई है, ऑनलाइन भी इनको अपनी रिपोर्ट करने की बात कही है, और वहां के लोकल एनजीओ का एक सदस्य भी हम उसके ऊपर रखते हैं, और जितने केसेस ऐसे आते हैं हम इसको इमीडिएटली इसके ऊपर कार्रवाई कमेटी गठित करके करते हैं। और ये हमारा सर लगातार प्रयास है कि किसी की भी बेटी हो या बेटा हो, किसी के खिलाफ भी अगर ऐसा कोई काम होता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम भारत सरकार ने किया है, और जांच बैठाने का काम भी हमने किया है, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई काम ना हो। जहां तक हॉकी टीम के एक दलित खिलाड़ी के बारे में आपने चर्चा की, उसी समय उत्तराखंड की सरकार ने कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की। देखिए, एक तरफ तो चर्चा की, कनिमोझी जी ने कहा कि शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे कम आ रहे हैं, महिलाएं कम आ रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं महिलाओं ने जितने अवार्ड जीते हैं, भारत के लिए मेडल जीत कर लाए हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि बेटियों ने बराबरी का काम किया। बेटियां भारत की कहीं पीछे खेलों में पीछे नहीं रही, इसलिए हमें भी वातावरण वैसा ही खड़ा करना चाहिए, कहीं पे कुछ कमी ना रहे। दूसरी बात सर, जहां भारत में आज तो ना केवल एक महिला एक दूर दराज के क्षेत्र से, शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली, अपनी क्षमता के आधार पर आज देश की राष्ट्रपति भी है, भी बड़ा गर्व की बात हम सबके लिए है। तो खेलों में भी इस तरह का कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। आज आर्चरी हो, हॉकी हो, बाकी सब हो, निशिकांत जी के झारखंड राज्य से लेके, उड़ीसा राज्य से लेके बाकी राज्यों से आ रहे हैं। राज्यवर्धन जी यहाँ पर बैठे, हमारे पूर्व ओलंपियन है, मेडलिस्ट हैं, पूर्व खेल मंत्री हैं। अच्छा सर, मैं बस 2 मिनट में सर खत्म करता हूँ, विद इन 2 मिनट्स। तो सर मैं इसमें केवल इतना ही कहूंगा
पारदर्शिता हमने अपने काम में भी, खेल संघों में भी लाए हैं। खिलाड़ियों की भूमिका खेल संघों में भी बढ़ रही है। और जो हमने टॉप स्कीम शुरू की है, इस टॉप के अंदर जो मिशन ओलंपिक सेल है सर, उसमें पूर्व खिलाड़ियों को ही सदस्य रखा गया है। वो ही पूरा उसको देखते हैं और वही उसमें अपने सुझाव देते हैं। इसकी रेगुलर मीटिंग हर दूसरे महीने होती है और इस पे लगातार वर्चुअल और फिजिकल 6-7 तारीख को दिल्ली में फिजिकल मीटिंग थी। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूं, भारत सरकार अपनी ओर से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही। भारत सरकार ने हर संभव प्रयास किए कि खेलों को आगे बढ़ाएं और प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को कहा बगैर दबाव के खेलें, खुलकर खेलें और देश के युवाओं को कहा है फिट रहें। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। जहां खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं तो देश का युवा फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भाग ले रहा है और आप सब ने भी बहुत पॉजिटिव इसमें भाग लिया चर्चा में। मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी आपका विशेष तौर पर आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इसको सीमित चर्चा की बजाय इसको व्यापक चर्चा, सबका भागीदारी इसमें की। इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सिमरन सिंह जी मान। Thank you, Mr. Speaker, sir. This is not a criticism of the government, but I want to ask the Honorable Minister why we have not been able to send an Indian team to the football matches in the Gulf. Number two, why is the standard of hockey deteriorating? And there are 3 suggestions to the Honorable Minister that we must have a swimming pool, Olympic size, in every district, and skiing must be professionalized because it will help the military, as all the forces are now posted on the snow caps of the Himalayas. And if the minister could make ice skating rinks in all the capital states of India, we'll be very grateful. And this is not criticism, these are just suggestions. Thank you. ब्रजभूषण सिंह जी। मैं माननीय खेल मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आज दुनिया में 2 ही देश ऐसे हैं जिनके किसी भी टूर्नामेंट में पूरे के पूरे खिलाड़ी जाते हैं, मेडल को देख करके नहीं जाते हैं। वो एक भारत और दूसरा अमेरिका। इसके अलावा कोई तीसरा देश नहीं है जिसके पूरे खिलाड़ी जाते हों। मुझे अब जैसे मेरा भाषण नहीं करूंगा, छोटा छोटा, जैसे मेरा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात नहीं करना चाहिए, मैंने निंदा करने का नहीं है। अध्यक्ष जी, उसका कुश्ती का बजट है 10 लाख और मेरा 19 करोड़। मेरे कुश्ती का बजट है 19 करोड़। आज मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी देश हमारे मुकाबले सुविधा नहीं दे रहा है। मैं नाम सहित, अगर अनुमति केवल नाम पढ़ने का नहीं, ये तो स्पष्टीकरण। हाँ, क्लियरिफिकेशन ही है, बस थोड़ा नाम सहित। जैसे मिस्टर तात्सुहिरो जापान का पहलवान है। अध्यक्ष जी, ये मात्र क्लर्क बनाए जाते हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। जापान की यशोदा 3 गोल्ड मेडल है ओलंपिक का, वो मात्र क्लर्क है। ऐसे नाइजीरिया की पहलवान है, मतलब और कुछ नहीं मिलता है। और मैं भारत सरकार को, भारत खेल मंत्रालय को, देश को भी कि एक तरफ जहां क्लर्क बना करके मात्र 10-20 लाख रुपया डॉलर दे करके खिलाड़ियों को संतोष करना पड़ता है, वहां यहाँ हमारे यहाँ एक कांस्य पदक विजेता भी करोड़पति हो जाता है। और दूसरा, मैं जो मेरा सबसे बड़ा, चूंकि एक वन मिनट, इसके बावजूद सर, आज तक ये सुन लीजिए, सबको पसंद आएगा। आज
आज तक देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। आज तक देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम लोग सुनते थे कि हॉकी है, लेकिन इसी फोरम पर जवाब दिया गया है इस देश का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है। कुश्ती के पक्ष में मैं त्रेता से लेकर के, द्वापर से लेकर के, मुगल काल से लेकर के, अंग्रेजों के समय से लेकर के, और हम महाराष्ट्र में साहू जी महाराज से लेकर के मैं आज तक का उदाहरण दे सकता हूं। नहीं, और कुश्ती एक ऐसा खेल है, कुश्ती एक ऐसा खेल है जो जिसमें कोई खर्च नहीं है। कुश्ती, कबड्डी, खो खो, तैराकी, ये प्रकृति प्रदत्त खेल है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये जितने खेल निकले हैं इसी से निकले हैं। तो हमारी मांग है कि भारत का कोई राष्ट्रीय खेल होना चाहिए, उसमें कुश्ती नंबर 1 पर है। और इसमें कोई असहमत नहीं है। एक सेकंड जी, सिर्फ कांदिवली में, मुंबई शहर में 35 एकड़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जमीन है, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिया गया है। राज्य और केंद्र के कुछ तालमेल बैठता नहीं, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरा, वहां पर मैंने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग की है। मंत्री मुझे तालमेल बिठा लेना। यस सर। डीएम कातिल जी। Opportunity given to me. I heard the sports minister's reply. I am happy for all the information he has given us. Sir, I would like to only add to him that the chess competition which was held in Tamil Nadu, he made an effort to appreciate the steps taken. But the Tamil Nadu government has spent enough money and time and energy that the entire Tamil Nadu worked with the government of India to make this chess competition a grand success. I just want to register that. Now, second thing is that in the minister's reply, he talked a lot about other sports, but I want to mention about one particular sports, that is the equestrian sports. Sir, I'm concluding. Sir, one minute. I'm concluding. 1 minute. Sir, in a sports regarding horses, there are two things. One is for the horse to be trained, and another is the rider. But in India, we have got a lot of horse riders, enthusiastic horse riders, but we are lacking the horses and the horse trainers, as well as the sports, the rider trainers. So I want this honorable minister to act upon that also. Honorable member Manoj. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय खेल मंत्री जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं इनसे केवल इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि इनके पास आई&बी मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, तो ये सारे खेलों को क्रिकेट छोड़ के प्रोत्साहन देने के लिए चैनल्स के ऊपर सरकार की क्या उपाय योजना चल रही है? राजवर्धन जी। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं ब्रिजभूषण जी से बिल्कुल सहमत हूं कि, और एक खिलाड़ी के नाते में बात कह रहा हूं कि देश के अंदर पहली बार शानदार सुविधाएं और रिकॉग्निशन खिलाड़ियों को मिल रहा है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और खेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरे दो सुझाव हैं, छोटे से बड़े संक्षिप्त में देता हूं मैं। आपने कहा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर अभी तक पूरे नहीं हुए, उसमें राज्य सरकार की कमी की वजह से वो पूरे नहीं हो पा रहे। मेरा सुझाव है कि जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, उनकी आप सूची मंगवा लीजिए और उनको आप नियमित समय से पूरा करवा दीजिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि वैकेंसीज होती हैं हर डिपार्टमेंट पे खिलाड़ियों के लिए, मेरा उसमें बहुत सारी वैकेंसीज बिना भरे छूट जाती हैं। मेरा सुझाव है कि पूरे साल की जितनी भी वैकेंसीज है वो एक सेंट्रल एजेंसी उसको पूरा करे, ताकि कोई भी वैकेंसी खाली ना जाए। धन्यवाद मंत्री जी। रमेश जी। माने मंत्री से एक आग्रह निवेदन है कि जो माने प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेल स्पर्धा चलाई है, उसमें रूरल बेल्ट के अंदर गरीबों के बच्चे, उनके लिए कुछ मंत्रालय से सांसदों को हेल्प होनी चाहिए, उनको इनाम देने के लिए, टेंट लगाने के लिए। ये एक मेरी मांग है, संसदीय खेल प्रतिस्पर्धा के लिए कुछ व्यवस्था करे माननीय मंत्री जी। श्याम जी, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, उसमें से कुछ बातें सही नहीं हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहें तो बुरा लगेगा, कुछ झूठ है। धन्यवाद। झूठ है, और मैं चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दें, मैं दिखा दूंगा कि क्या झूठ है क्या सही है। आप सबका जवाब लिखित में दे देना। माननीय अध्यक्ष जी, जो मान साहब ने यहाँ पे बात कही कि फुटबॉल की अगर मैं बात करूं
तो फुटबॉल के लिए सर अगर सारी टीम्स कहीं सिलेक्शन करनी होती है और क्वालिफाई का भी उसका एक अपना तरीका रहता है, तो अलग अलग जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, चयन का अधिकार नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के पास है, देश की टीम को चुनने का और उनको विदेश में भेजने का। दुनिया भर में क्वालिफायर्स होते हैं जिसके अंतर्गत अगर रैंकिंग है तो आप लोग जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। दूसरी बात जो इक्वेस्टेरियन की बात आई, ये एक अच्छा सुझाव है कि इसके ऊपर क्या सेंट्रल पूल क्या घोड़ों का हो सकता है, हॉर्सेस का हो सकता है, ट्रेनर्स का हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको दिखवा सकते हैं इक्वेस्टेरियन एसोसिएशन के साथ मिलकर। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है सर, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही मणिपुर में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ने बहुत सारे मेडल विजेता भी दिए हैं, मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम हमने शुरू किया है और जल्दी वो भी मिलेगा। राज्यवर्धन जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि जो खाली वैकेंसीज हैं स्पोर्ट्स पर्संस की उनको भरा जाए, और दूसरा जो सुझाव दिया गया कि जो पैसा खर्च नहीं किया गया उसके लिए भी वो हमने पहले प्रक्रिया शुरू कर दी है कि जिन राज्य में नहीं हो पाया उनसे पैसा वापस लेके किसी और प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, नहीं तो जहां आधा बन गया उसको पूरा करके तैयार करके अगले वर्ष में देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। गैर सरकारी कार्य प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस। जिनकी फ्लाइट्स हैं पहले जी, आइटम नंबर 20 श्री के सुरेश जी। आइटम नंबर 54। अच्छा सॉरी 54, आइटम नंबर 54। जी सर, द रेलवे एक्ट amendment bill 2020. So I move this. हाँ, प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। आइटम नंबर 57। So the Juvenile Justice Care and Protection Child Act Amendment Bill 2020 I move. जी 57 है ना? जी जी जी। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce 58 श्री सुरेश। Information Technology Act Amendment Bill 2021. I introduce. So I move the bill. Move, हाँ यस। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को। So I introduce the bills. थैंक यू। आइटम नंबर 72 श्री आलोक कुमार सुमन। जस्ट नेक्स्ट। धन्यवाद सभापति महोदय। आई नो जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल की पटरियों के आसपास रहने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्संगत अथवा उसके अनुवंशिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 73 सुमन जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जल निकायों के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता का उपबंध कराने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ, हवालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। सर मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। 74 श्री सुमन जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि औषधियों की कीमतें निर्धारित करने के लिए समिति का गठन करने और उससे ससंगत विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
हाँ आप तो हाँ बोलिए। हाँ बोलो। हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। सर मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूँ। आइटम नंबर 75 श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का नए अनुच्छेद 44 को और 51 को का अंतस्थापन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 76 श्री निशिकांत जी। मैं माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 क और 379 ख का संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित मैं करें। विधेयक प्रस्तावित करता हूं। नाउ 77 श्री निशिकांत जी। माननीय सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। आइटम नंबर 80 श्री बेनी बहन जी। Like to move the need to introduce a bill providing for the protective measures with the need-based rehabilitation and welfare undertaken by the government for the distressed, infirm, neglected, and disowned widows by providing financial assistance, pension, medical care, housing, and other facilities through a welfare board to such widows for the matters conducted with incidental thereto. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। कीजिए कीजिए, प्रस्तावित तो कीजिए जी। ओके ओके। आइटम नंबर 87 श्री जयंत सिन्हा जी। 87 amendment to the constitution to repeal the 10th schedule of the constitution. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित I introduce the amendment, sir. थैंक यू। श्री 96 श्री हिबी इडन जी। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, the amendment of the Article 72, Constitution Amendment Bill 2022. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। So I'm introducing the bills. 97 श्री हिबी इडन जी। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India, a representation of the LGBT community in the House of the People, Constitution Amendment Bill, amendment of Article 81. प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ सर, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I am introducing the bills. थैंक यू। Thank you, sir. श्री 105 श्री मनीष तिवारी जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. I move for leave to introduce a bill to amend Article 324 of the Constitution of India pertaining to the process of appointment of the Chief Election Commissioner and the Election Commissioners. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Mr. Chairperson, with your permission, I introduce the bill. आइटम 106 श्री प्रद्युत बारदोलोई जी। Sir, I stand here to move for leave to introduce a bill to establish an appropriate policy framework for the protection and rehabilitation of internally displaced climate migrants and for all matters connected therewith and incidental thereto.
प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, with your permission, it's a pleasure to introduce this bill here. 107 एडवोकेट डीन कुरियोकोस जी। Thank you, sir. I cease to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य उसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce bill. 111 डीन कुरियोकोस। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Representation of the People Act 1950. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. 112 नाउ श्री कुरियोकोस जी। I seek to move for leave to introduce a bill to provide for the constitution of a board for the identification of loans to be waived as a one-time measure in national interest within the country and matters connected therewith. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके विरोध में वो हाँ कहें, तो पक्ष में है, सॉरी। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. Thank you, sir. 108 श्री संजीव कुमार सिंगारी जी। श्री संजीव कुमार जी। Thank you, sir. I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. Constitution Amendment Bill 2022, insertion of new Article 338C. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. 109 जी। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the National Commission for Indian System of Medicine Act 2022. National Commission for Indian System of Medicine Amendment Bill 2022, amendment of section 2. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. 110 अगेन श्री संजीव जी। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill to lay down judicial standards and provide for accountability of judges and for matters connected therewith. Judicial Standards and Accountability Bill 2022. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. 113 श्री वी के श्रीधरन जी। श्रीकंदन जी। Sir, I desire to move for leave to introduce a bill further to amendment the Environment Protection Act 1986. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. 140 श्री श्रीकंदन जी। Sir, I desire to move for leave to introduce a bill further to amend the Indian Penal Code 1860. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. 115 now श्री श्रीकंदन जी। Sir, I desire to move for leave to introduce a bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, I introduce the bill. 119 डॉक्टर टी सुमति। Thank you, Mr. Chairperson, sir. Rise to move the bill, the Housing Facility for Destitute Senior Citizens, Widows and Orphan Children Bill 2022. This bill seeks to provide for housing facilities
to destitute senior citizens, widows and orphan children, and for matters connected therewith. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I now introduce the bill. 120, Dr. Sumati. Thank you, Mr. Chairperson, sir. I rise to move the bill, the Special Financial Assistance to the State of Tamil Nadu Bill 2022. The bill seeks to provide for special financial assistance to the state of Tamil Nadu for the purpose of sustainable and balanced development of growth-oriented infrastructure such as housing, drinking water, roads, sanitation, creation of grain and fodder banks, skill development, cloud seeding, contour bunding, and welfare schemes for the women, children, senior citizens, and people living below poverty line in the state, and for encouraging traditional water conservation through lakes, ponds, wells, rainwater harvesting, and afforestation, and for matters connected therewith or incidental thereto. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Mr. Chairperson, sir, with your permission, I now introduce the 125, bill. again, Dr. Sumati. Thank you, Mr. Chairperson, sir. I rise to move the bill, the Prevention of Internet Shutdown Bill 2022. The bill seeks to provide for the establishment of an effective system to prevent internet shutdown, provide procedural safeguards to bring greater transparency and accountability for internet shutdown, and to provide for monitoring of shutdown and for matters connected therewith. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Thank you, Mr. Chairperson, sir. With your permission, I now introduce the bill. 129, Shri Thomas Chaji Kodan. Ji. Sir, I seek to move for leave to introduce the Wildlife Protection Amendment Bill 2022, further to amend the Wildlife Protection Act 1972. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Thank you, sir. With your permission, I introduce the bill. 26, श्री अशोक नेते जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए जाने के सिफारिश करने हेतु समिति के गठन का उपबंध करने के विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। विधेयक पुनर्स्थापित किया जाए। 44, श्री तीरथ सिंह रावत जी। थैंक यू स्वागत महोदय। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूं। 49, आदरणीय तीरथ सिंह जी। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण के शिकार व्यक्तियों को प्रतिकार का संदेह करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक को प्रस्तावित करता हूं। 102, श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाइक जी। Thank you, sir. So I beg to move for the leave the introduced bill, provide the protective measures for the agriculture and other rural workers
against the exploitation and ensuring the minimum wages, pension, provident funds, facilities, and the financial compensation with the paid leaves in case of accident, medical, maternity, and crèche facilities to women workers, educations, nutrition for the children, and for such other welfare measures to be ensured by the state to establishment of the welfare authority and welfare fund for the such workers of the rural areas. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. 103 अगेन जी। Sir, I beg to move to leave the introduce the bill to provide nationalization interstate rivers to purpose of equitable distribution of the river water among the states and the matter concerned with the therewith incidental thereto. है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Introduce the bill. 104 So I beg to move for the leave to introduce the bill for the provide farm works to enable the country for the achieve the goal and eliminate the single-use plastic by the year 2022 and the matters concerned with the therewith the incidental thereto. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तावित करें। So I introduce the bill. 118 डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chairman. I beg leave to introduce a bill to amend the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act of 2015 in order to make all offences under that act for which punishment is imprisonment of 3 years or above cognizable. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। So with your permission, I would like to introduce the bill. Thank you. 98 श्री M.K. राघवन जी। I wish to move for leave to introduce a bill to amend the Environment Protection Act 1986. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ आप तो हाँ कह दीजिए। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। वो संस्कृत में है कि सम्मति मौनम सम्मति लक्षणम। जो मौन है वो आपके साथ है, ऐसा माना जाता है जी। 99 again M.K. Raghavan sir. I wish to move for leave to introduce a bill to provide for economic, diplomatic and political sanctions against the countries which engage in forceful incursions into Indian territory and for matters connected therewith or incidental thereto. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. 101 again M.K. Raghavan ji. So I wish to move for leave to introduce a bill to amend the All India Institute of Medical Science Act 1956. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. 78 श्री D.M. कथीरानंद जी। कहाँ जाना है? Sir, I seek your permission to move for leave to introduce a bill to provide for the rehabilitation and financial assistance
to the victims of natural calamities and for matters concerned with it. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, I introduce a bill. 122 डॉक्टर कथीरानंद डीएम। 103 You nationalization go of on. interstate. He's not been allowed from the chair. You plus. Okay. Please, no, nothing is. Sir, going on I the board, seek sir. to move Please sit for down. leave. Let the honorable member introduce his bill. Yes, please. Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Food Safety and Standards Act of 2006. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Commission Chair, I introduce a bill. 123 श्री डीएम कथीरानंद जी। Please. Leave to introduce a bill to amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, sir, I introduce a bill. Thank you. 135 श्री कुंवर दानिश अली जी। Thank you, Mr. Chairperson, sir. I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Representation of People's Act 1951 regarding replacement of EVMs with ballots. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, sir, I also introduce the bill. 63 श्री जगदम्बिका पाल जी। I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution, Amendment Bill 2021, Amendment of 7th Schedule. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, I introduce the bill. 64 श्री जगदम्बिका पाल जी। I beg to move for leave to introduce a bill further to amend Sports Broadcasting Signals Mandatory Sharing with Prasar Bharati Act 2007, Amendment Bill 2021, Amendment of Section 3. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Your kind permission, I introduce the bill. 68 नाउ श्री जगदम्बिका पाल जी। I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution, Amendment Bill 2022, Amendment of Article 348. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, I introduce the bill. Thank you. 24 श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे जी। 28 श्री रवि किशन जी। मैं ये प्रस्ताव करता हूं महोदय कि कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उसे सशक्त या उसके संबंधित विषयों का उपवन करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। 29 श्री रवि किशन जी। मैं प्रस्ताव करता हूं केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमंदित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें,
जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूँ। नाउ 31 श्री रविकिशन जी। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने तथा उसे सशक्त या उसके संबंधित विषयों को उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं। 30 श्री जसवीर सिंह गिल जी नहीं है। श्री रवनीश सिंह जी 32। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for constitution of a commission to look into the welfare and entitlements of female farmers, including land rights. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके विरोध पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। With your kind permission, I introduce the bill. Now 53 श्री रवनीश सिंह जी। For leave to introduce a bill to provide for establishment of a bicycle promotion council, sir, for the promotion of cycling by giving incentives to the bicycle industry, providing subsidy on purchase of bicycle to the general public, mandating investment on non-motorized transport for objectives that seek to develop non-motorized and public transport infrastructure and for matters connected therewith. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तावित करें। Chairman Sahab, with your kind permission, I introduce the bill. 132 श्री E.T. मोहम्मद बशीर साहब। I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Aligarh Muslim University Act 1920. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। प्लीज हाँ तो बोलिए। लेट देयर बी ए या फ्रॉम यू सर। यू आर, आप हाँ तो बोले। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, with your kind permission, I introduce the bill. 133 श्री मोहम्मद बशीर साहब। I rise to move for leave to introduce a bill to prevent mob lynching and provide adequate punishment for persons committing mob lynching with a view to instill a sense of fear among the persons who involve themselves in such a kind of action and for rehabilitation of victims of lynching and their families and for matters connected with the incidents thereto. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, with your kind permission, I introduce the bill. 134 श्री मोहम्मद बशीर जी। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to prevent the custodial torture, ensure award on compensation to victims and making the erring of public official liable for punishment and for matters connected therewith. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Sir, with your kind permission, I introduce the bill. आइटम नंबर 33 श्री रामशंकर कठेरिया जी। 35 श्री हेमंत पाटिल जी। 36 श्री सुथिरुनवकर सर नहीं प्रेजेंट है। 38 प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी नॉट प्रेजेंट। श्रीमती लॉकेट चैटर्जी नो। श्रीमती पूनम महाजन नो।
एडवोकेट अदूर प्रकाश जी, श्री अशोक कुमार रावत जी, श्री अबू हसन खान चौधरी, श्री कुंभकुड़ी सुधाकरण नॉट प्रेजेंट, श्री असदुद्दीन ओवैसी जी नहीं है, डॉक्टर थोल थिरुमावलम नहीं है, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, श्री राजमोहन उन्नीथन जी, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे जी नहीं है, श्री जुगल किशोर शर्मा जी, श्री राममोहन नायडू जी, श्री गजानन कीर्तिकर, श्री विजय कुमार वसंत जी, डॉक्टर DNV सेंथिल कुमार, श्री श्रीनिवास केसीनेनी, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी, श्री TN पथप्पन जी, श्री अब्दुल खलीक जी, यस खलीक साहब जी, आइटम नंबर 86। Yes, sir. जी Chairman, sir, I rise to move to leave to introduce a bill to further the amend the Citizenship Act 1955 with a view to omit the provisions inserted by the Citizenship Amendment Act 2019, Act number 47 of 2019. Thank you, sir. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, हाँ बोलिए आप तो। जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I introduce the Citizenship Amendment Bill 2022. श्री कुलदीप राय शर्मा जी। Thank you, Speaker, sir. 88. Yes. I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 89 श्री कुलदीप राय शर्मा जी। I move for leave to introduce a bill further to amend the Central University Act 2009. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. 117 श्री कुलदीप राय शर्मा जी। The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill, sir. Thank you. श्री बालू भाऊ नारायण राव जी नॉट प्रेजेंट। श्री उत्तम कुमार नलमडा जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्रीमती पूनम बेन मादाम, श्री महेश साहू जी, श्री रितेश पांडे तो थे चले, श्री लवु श्री कृष्ण, श्री दिलेश्वर कामत जी, श्री गोपाल चिन्ना शेट्टी जी 130। Thank you, sir. I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Reserve Bank of India Act 1934. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें। I introduce the bill. 131 श्री गोपाल शेट्टी जी। I seek to move for further to leave for further to introduce a bill further to amend the Right of Person with Disabilities Act 2016. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करें।
I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 136 लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2022 धारा 58 का संशोधन आदि। श्री गोपाल शेट्टी जी, आपने प्रारंभ किया था पिछली बार, प्लीज नाउ कंटिन्यू। धन्यवाद सभापति महोदय। इस विषय को मैंने प्रारंभ किया था और कुछ बातें बताई थी, कुछ बातें मैं आपके सामने फिर एक बार रखना चाहूंगा। ये जो मेरा प्रस्ताव है, ये कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग पार्टी का गठन करते हैं, लोकशाही अधिकार है, होना भी चाहिए, लेकिन चुनाव में जो घोषणा करते हैं और फिर जीत कर आने के बाद में उसे पूरा नहीं करते। इसलिए मैंने मांग की है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी के लोगों का जो मान्यता प्राप्त है वो रद्द होना चाहिए। हमारे देश की व्यवस्था में, चुनावी प्रक्रिया में इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्था है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि अगर हमको सभागृह को चलाना है, उसका क्वोरम होना चाहिए, 1/6 ऑफ द मेजॉरिटी होना चाहिए। चुनाव जब हम लड़ते हैं तो हमको अगर 6% पोल्ड वोट के नहीं मिलते हैं तो फिर हमारा डिपॉजिट जब्त हो जाता है। गुजरात के चुनाव में हमने देखा, आम आदमी पार्टी को भी 13% वोट मिल गया, तो उसको उनको पूरे देश भर में उनको मान्यता प्राप्त हुई है। और चुनावी व्यवस्था में ये भी है सभापति महोदय, अब ये 13% का वोट अगर घट जाता है, उनके 3 राज्यों में सांसद और विधायकों की संख्या अगर घट जाती है तो उनका मान्यता रद्द भी होता है। इसलिए बहुत सारे हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन परसों तक तो सिर्फ 8 राजनीतिक पार्टियों को ही मान्यता प्राप्त है, जिसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया था। अब उसमें एक बढ़ोतरी हुई है। ये हमारी देश की लोकशाही है और यही हमारी लोकशाही की खूबसूरती है कि हमारा देश नियम पे चलता है, कायदे पे चलता है, और नियम और कायदे को सारे देश के 130 करोड़ सभापति महोदय जी, मैं अटल जी का जब भाषण इस सभागृह में होता था तो वो 100 करोड़ भारत देश के लोगों की आबादी की उल्लेख करते थे। 2014 में मोदी जी आ गए, वो 130 करोड़ लोगों की बात करने लगे। आज ही सभागृह में एक सदस्य भाषण में कह रहे थे कि 135 करोड़ का ये देश हो गया। आने वाले 10-20 साल में देश की लोक संख्या कितनी बढ़ेगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतने बड़े देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम पे हमारा ये देश चलता है, और फिर कल कोई भी उठकर लोक लुभावने घोषणा देकर लोगों को अपने इसमें लेकर अगर चुनाव जीत भी जाता है और उसको पूरा नहीं करता है तो लोगों का इतने बड़े लोकशाही के ऊपर जो विश्वास है वो उड़ जाएगा। हाल ही में जो गुजरात में चुनाव हुआ, हमने देखा किसी भी प्रकार का लोक लुभावना घोषणा और वादा न करते हुए देश के इतिहास में और गुजरात के इतिहास में इतनी बड़ी जीत हुई। अब मतदाता होशियार हो गया है, मतदाता समझने लग गया है, मतदाता को देश की चिंता है, मतदाता को राज्य की चिंता है। 5 साल हमारा नेतृत्व कौन सा एमएलए अच्छी तरह से कर सकता है, कौन से पार्टी का विश्वसनीयता इस देश में है, इन सारी बातों को अभी लोगों ने भांप लिया है और लोग बहुत होशियार हो गए। और ऐसे समय पर हमारी ये इतनी बड़ी जो लोकसभा है, ये लोकसभा में आने वाले दिनों में चुनावी प्रोसेस में जो बदलाव होने चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने चिंता करने की आवश्यकता है, नहीं तो जनता जो देश की है वो हमें माफ नहीं करेंगी। हमारे देश में एक बड़े वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े पीआईएल फाइल करते हैं जनहित के लिए, देश हित के लिए, और अश्विनी वैष्णव जी ने भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था, जिसके 4-6 दिन के पहले ही एक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भी चुनाव आयोग को कहा कि इसके बारे में आपने कोई ना कोई सोच विचार करना चाहिए, कोई गाइडलाइन बनाना चाहिए, कोई नियमावली बनाना चाहिए। सभापति महोदय जी, आपको मैं अगर कहूं तो मैंने पिछली बार भी इस बात को दोहराया था, आज आपके सामने फिर एक बार दोहराता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब देश में चुनाव होगा, और इन दिनों में चुनाव में अलायंस करके भी लोग चुनाव लड़ते हैं, बहुत बार लड़ा गया है, आज भी लड़ा जाता है, आने वाले दिनों में भी लड़ा जाएगा। 2019 के अगर चुनाव की आप बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अलायंस किया। अलायंस करके लोगों के सामने वोट मांगने गए। दोनों पार्टी के लोगों ने अपने घोषणा पत्र पब्लिक के सामने जारी किया
और इन सारी बातों को देखकर जनता ने वोट दिया। 160 के लगभग विधायक चुनकर आने के बाद में भी चुनाव के जब नतीजे आ गए तो शिवसेना ने क्या किया, ये पूरे देश के लोगों ने देखा है। मैं इस बात का यहाँ पर उल्लेख इसलिए करता हूं कि हमारी व्यवस्था में भी अभी कोई सी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई चुनाव अलायंस करके लड़ता है तो चुनाव आयोग के पास जाकर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए, ये व्यवस्था नहीं है। ये हमको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लोग कौन से आधार पर वोट करेंगे। एक पार्टी की विश्वसनीयता है इसलिए वोट करते हैं। मैं जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेताओं ने संघर्ष कर करके आजादी के 75 साल पार्टी को यहां तक पहुंचाया। हमारे पार्टी की एक विचारधारा है, कुछ बुनियादी मुद्दों को हम लेकर चले, उसमें से बहुत सारे मुद्दों का समाधान करने का देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है। और एक पार्टी की विश्वसनीयता बन जाती है तो उस पार्टी के विश्वसनीयता के ऊपर लोग मतदान के समय वोट देते हैं। मैं इस बात को यहाँ पर पूरी तरह से ये नहीं कहूंगा कि इस प्रकार के लोक लुभावने वादे नहीं करने चाहिए। चुनाव होता है तो चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे, और फिर सरकार आजादी के 75 साल इस तरह से चला भी। कांग्रेस ने जब सरकार चलाई बहुत साल लंबे समय तक, तो गरीब लोगों के लिए सब्सिडी दी, गरीब लोगों के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो की। वो आज कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने जो बजट होता है उस बजट में ही हम सबको करना है। इसलिए हमको आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के पास जाकर सरकार के तिजोरी में पैसा इतना आएगा और उसमें से हम यहाँ खर्चा करेंगे, और अगर हमको कोई मुफ्त में देना है